को लगा करके साझे के उपक्रम में कोई ऐसा सरकार का कोई प्रोविजन है जिससे पूरा गंगा जी जहां से निकलती है और आगे तक, और बिजनौर एकदम बिल्कुल उत्तराखंड के सीमा मेरी लोकसभा की मिली हुई है, क्या कोई प्रोविजन है, ऐसा है? धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत में विशाल देश होने के नाते भारत में दो तरह के विषय रहते हैं कि एक तो पानी जो बरसात से आता है, एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में 11,000 मिलीमीटर बरसात होती है, जिस क्षेत्र में से मैं आता हूँ वहाँ 100 मिलीमीटर बरसात भी नहीं होती है। दूसरा, बरसात के क्षेत्रीय इम्बैलेंस के साथ साथ में बरसात के समय को लेकर के भी अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ देश में हैं। ये सच है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और देश के बहुत बड़े हिस्से में कई साल तक सूखा देखने को मिलता है। इसीलिए स्वर्गीय अटल जी ने ये स्वप्न देखा था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफ़र किया जाए। उसी के चलते माननीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, उस कमेटी ने जो काम किया, बाद में पिछले 10 साल तक बीच में यूपीए के शासन में उसे शेल्फ कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 साल से वापस हमने उस पर काम किया है। 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए देश भर में जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और यदि वो सब धरातल पर उतर जाते हैं तो उससे लगभग 35 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकता है। हज़ारों मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की स्कीम्स को खड़ा किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से संबद्ध 2 प्रश्न आज सूचीबद्ध हैं, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। उन 30 लिंक्स जो आइडेंटिफाई किए गए उनकी सबकी पीएफआर बनी है, उसमें से 15 की डीपीआर भी जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। 5 प्रोजेक्ट को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में प्रायोरिटी से लिया गया और उनमें से मैं गर्व के साथ में, खुशी के साथ में कह सकता हूं कि लगातार बार बार बातचीत करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने एक नई शुरुआत इस देश में की। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने देश में ये नदियों के जोड़ने के प्रकल्प के लिए पहला समझौता भारत सरकार के साथ में किया। केन और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का बहुत बड़ा लाभ ऐसे क्षेत्र में होगा जहां पीने का पानी भी सब उपलब्ध नहीं था। बुंदेलखंड के उस सूखे रीजन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में, वहां के जीवन में निश्चित रूप से इससे परिवर्तन आएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए राज्यों को आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता है। जो लिंक्स हमने, जो डीपीआरस बनाई हैं वो राज्यों के साथ में शेयर किए हैं। राज्य अपने सहमति बनाएं और हम निरंतर राज्यों के साथ में बातचीत करके उस सहमति को बनाने का प्रयास करते हैं। केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी जब सहमति बनानी थी माननीय सभापति महोदय, मैं 3-4 बार खुद दोनों प्रदेशों में गया, दोनों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर के वो सहमति बनी। और बहुत छोटे विषय को लेकर के राज्यों के बीच में मतभेद रहता है। मुझे लगता है कि हम सब सदस्य जो बैठे हैं सभी किसी न किसी राज्य से आते हैं और लगभग सभी राज्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से प्रभावित होते हैं। हम अपने राज्यों के साथ में बैठ करके उन्हें किस तरह से लार्जर बेनिफिट्स ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स अगर हम करें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इससे लाभ होगा। क्वेश्चन ओवर है शॉर्ट में सर, बस हल्का सा, बस केवल हल्का सा दो पॉइंट में कि क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ध्यान में रख करके हर साल पानी बढ़ना है, क्या सरकार की कोई योजना उसके तहत भी है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपने तालमेल किया है जो वहां देरी हो रही है? बहुत बड़ी, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय अभिनंदन किया है कि जो लिंक उनका था उस लिंक को लेकर के उन्होंने पहल की है। आने वाले मैंने आप सभी राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि हम भी अपने राज्य में इस तरह के इनिशिएटिव्स को लें। सिर्फ जो खड़ा हो जाएगा ना उसको कभी सप्लीमेंट्री विवेक नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के अनेक जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। जहां एक और केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जल संकट की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पन्ना टाइगर रिजर्व व इसके प्रभाव की चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है।
टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों का घर भी है। इसके अलावा इस योजना के विकास से दोंदन बांध के तहत लगभग 6000 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा भी है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार इन मुद्दों से निपटने व पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, इस हेतु क्या उपाय योजना करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बांध की परियोजना को बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इन सब की अध्ययन भी होता है, उसका क्लियरेंस भी लिया जाता है। हमने जो केनर बेतवा परियोजना के लिए जो दौधन बांध बनाया जाना है, उसमें जो भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व की सबमर्ज होने वाली है, उसका कंपनसेशन जो तय मानक है उनके अनुरूप उससे भी अधिक कंपनसेशन देने का प्रोविजन ऑलरेडी इसमें किया और राज्य सरकार इस पर बहुत तेज गति के साथ काम कर रही है। श्री नामा नागेश्वर राव जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये ड्राउट का और फ्लड का ये दोनों इशू जो है ना कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने 3 पेजेस का फ्लड्स का बारे में जब क्वेश्चन पूछे तो 3 पेजेस का आंसर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट ऑफ द आंसर में जो कवर किया है उसमें रिवर लिंकिंग होने से ही ये इफेक्ट होगा बोल के बताया। पिछले 20 साल से जो है ना रिवर लिंकिंग का बारे में जो है ना हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ये जो है ना सब मेनली जो है ना हम लोगों का कंट्री में फार्मर्स जो है ना अभी भी जो है ना 60% 70% जो है ना गांव में लोग रहता है। ये फ्लड्स एंड ड्राउट का वजह से जो है ना कंट्री में काफी कुछ जो है ना लोग जो है ना सफर कर रहा है। और अभी जो क्वेश्चन में आप रिवर लिंकिंग का बारे में काफी कुछ बताया, मगर उसका कोई टारगेटेड ये साल में हम ये करेगा, ये साल में ये करेगा, कोई टारगेटेड डेटा जो है ना नहीं दे पाया। दूसरा, हम लोग को जो है ना तेलंगाना बनने का पहले यही सिचुएशन था, पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। एक गोदावरी को हम लोग जो है ना लिफ्ट करके एक 600 मीटर जो है ना वाटर को हम लोग लिफ्ट किया। अबो 600 मीटर मतलब अबो 1/2 किलोमीटर जो है ना सब पूरा एंटायर नहीं सब उसी कनेक्टेड सर। गोदावरी को जो है ना वेस्ट में जा रहा था, वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया। भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है, ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा, मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या, कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा रिवर लिंकिंग कब तक होगा? थैंक यू। मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें और मंत्री जी भी प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत जल्दी करना चाहिए, हम सभी की चिंता, और मैंने इस पर विस्तार से सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अधीर रंजन जी। Sir, in the reply statement, Minister has mentioned that to strengthen the structural measures of flood management, Minister implemented during 11 and 12 planned flood management program for providing central assistance to states for works related to flood control and erosion. सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने इससे, मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो मूल प्रश्न था उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आपने जवाब दिए? नहीं, मैं जवाब दिए, मूल से संबद्ध नहीं है, फिर भी जवाब दिए आपके प्रश्न का। और तब मुझे लगता है अधीर रंजन जी, अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर दो। आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, जो माननीय
माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। प्राथमिक रूप से बहुत राज्यों ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। यदि मैं उल्लेख करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के कालखंड में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में काम भी किया है। बहुत सारे जो है इस तरह के फ्लड इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य से भी यदि प्रतिवेदन आता है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद पे उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बहुत लंबी सूची है। अन्य नियम के तहत मैं कोशिश करूंगा, आप लिख के देंगे तो प्रयास कर पे इस पे चर्चा कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, लिख के दे देंगे तो कराएंगे। आप तो खड़े हो गए थे इसलिए आपको मौका दिया ही नहीं, मैंने आपको देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24, श्री के सुंदरम, आप लिख के दो, सरकार भी तैयार है, करा देंगे। सर, क्वेश्चन नंबर, अरे तैयार है ना सरकार ने, हाँ भरी है ना। आप विषय तो लिखते नहीं हो, फिर बताओ बस सदन में बोलते हैं। के सुंदरम 24, क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। ऑनरेबल मेंबर्स, Whether the government proposes to increase the number of international air services from Coimbatore International Airport, and if so, the details thereof. Sir, Coimbatore is a very, very important airport for all of us in Tamil Nadu. And let me place it on record that as far as the government is concerned, we have given 5 countries Coimbatore as a point of call: Sharjah, Dubai, Singapore, Sri Lanka, UK and USA, 6 countries. Along with that, sir, today we have connectivity to Sharjah of 10 frequencies per week and Singapore 14 frequencies per week. As we are all aware, civil aviation is an unregulated sector. Airlines make their own decision based on economic viability for connectivity to certain cities. It is our effort to make sure that all cities in India do get connected. Specifically, as far as Coimbatore Airport is concerned, there are a lot of works that are ongoing at the airport to improve the modernity of that airport. We are today looking at additional aprons, 7 aprons at a cost of 23 crores, the resurfacing of the runway at about 47 crores. We're also planning probably a new cargo terminal. All of these are keeping in mind our current air terminal capacity of 18,000 square meters and a total throughput of passengers of almost 3.6 million per year. Supplementary. Honorable Minister rightly told Coimbatore is an important city in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore district itself has more than 1 lakh MSME factories. Nearby Tirupur and Karur having more than 50,000 MSME factories. Coimbatore has more than 500 large-scale investment, and Karur and Tirupur also has more than 500 large-scale investment factories. These 3 districts itself, more than nearly 20 lakh employees are working. The daily footfall of Coimbatore Airport is nearly 10,000. Out of 10,000, more than 5% are international travelers. So the buyers coming to Coimbatore from different destinations are facing very difficult. So the growth of the Coimbatore depends upon the airport expansion. More than 20 years it is pending. Industries, political parties, we are representing continuously, but government is telling the reasons. I am not satisfied with these reasons, sir. If you compare other small airports, then footfall and international services, you compare Coimbatore Airport footfall and international services. Government take it seriously, give us an opportunity to run at least 5 international airports immediately. Thank you, sir. So the member has raised a very valid point.
airports require connectivity. That connectivity can only be granted to airports if we build maximum capacity in those airports. In my previous answer, I have detailed the current connectivity in Coimbatore, the current works that our government is undertaking to strengthen Coimbatore. But there is one big impediment to modernizing and expanding airports. And that impediment is the availability of land from state governments. Now, the honourable member is a representative of his state government in his state, in Tamil Nadu. I do hope and I do request him to take up with the same fervour that he has in this House, the same agenda with his state government in Tamil Nadu, because for many, many years, we have been asking for almost 627.89 acres of land for Coimbatore Airport to be able to ensure that today Coimbatore Airport, which can only avail of Code C planes to be able to land, which means 737s and Airbus 320s, we want to expand that facility to Code E aircraft so that wide-bodied aircraft can land in Coimbatore. But that is only possible if the state government gives us that land so that we can expand. And it is my commitment that if that land is made available to us by his state government in Tamil Nadu, then we will certainly expand that airport in the days to come. Honorable Balu Sir is a very senior member of this House, and please let me very respectfully respond to him. It is our effort to increase the runway length from the current 2,990 meters to 3,810 meters so that we can have Code E aircraft. We have represented to the state government many a time over many months and many years for this 627.89 acres of land to be handed over to us so that we are able to do that. If Balu Sahib uses it, sir, if I may kindly respond, sir, I have tried to, sir, if I, sir, if I may be given protection of the House. Thank you, Speaker, sir. Through you, I'd like to ask the Honorable. एक मिनट मणिकम जी के बाद Thank you, Speaker, sir. I'd like to ask through you, sir, the Honorable Minister regarding the Madurai Airport's international connectivity. Madurai is the temple city and the gateway to the south of Tamil Nadu. Madurai got its first international connectivity flight in 2012 in the Congress government. First to Colombo, then to Dubai. From 2014, Madurai got only a connectivity to Singapore. Will the Honorable Minister share the details whether there will be steps to connect Madurai with Kuala Lumpur, Muscat and UK? And will the Honorable Minister share the roadmap for the development of Madurai Airport? Thank you, sir. Sir, this question is on Coimbatore Airport. So first, please let me respond to Honorable Balu Sahib. नहीं, मैंने आपको बालू जी का जवाब देने के लिए नहीं कहा है क्योंकि बालू जी को मैंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है. Thank you, sir. Sir, I have to. ये व्यवस्था का प्रश्न है. Sir, through you. Sir, अलाउ करता बालू जी को. सर, आपके जरिए मुझे बालू जी को विनम्र पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे उत्तर देने का मौका आपने नहीं दिया. पर जरूर अगर अलग से जरूर मुझे मिले तो मैं उत्तर जरूर दूंगा. I will certainly answer you if we meet separately outside the House. To answer my young friend's question, Manik Tagore-ji, and I must say that he is always very pursuant with regard to connectivity for Madurai. He has rightly mentioned that we have today 4 connectivities from Madurai to Colombo, Dubai, Singapore through SpiceJet and Air India Express. As we are all aware that this is a deregulated sector, airlines take their decision based on economic viability. But on his pursuance, if he and I meet outside the House, we will together try and speak with airlines to see what can be done. P. Natarajan, thank you, Speaker. Lok Sabha hai. P. Natarajan Saab ki. Thank you, Speaker, sir. Through you, if there is any financial assistance from the central government to the land acquisition, the completion for the land acquisition at Coimbatore Airport. Can you hear me, sir?
Let me say this, that as far as development of airports are concerned, money for acquisition of land is not given by the central government. That has to be given by the state government to enable the central government to do the capital expenditure to build out those airports. As we are all aware today, airports no longer are very easy to build. They cost hundreds and thousands of crores, and that money is put in place from the central sector by Airports Authority of India and many private sector companies for the airports they're building out. Question number 25, Sri Arun Kumar Sagar. अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व के अलावा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सड़क के विकास पर निर्भर करती है। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,247 किलोमीटर जो अप्रैल 2024 में थी, वह 20 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई है। मान्यवर, निसंदेह देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति आई है और हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। यह उपलब्धि एक सेकंड हाईवे के निर्माण की गति हासिल की है। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। एक सेकंड सर। और दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इसकी समानता नहीं है। कोविड-19 के महामारी के चलते हुए पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सांसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है और ओके निर्माण कार्य मंत्री जी, नो धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है वो इनके क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल हाईवे 730C जो इनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है और ये प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, ईपीसी मोड पर है। इनका जो प्रश्न है शायद ये आगे पूछना चाह रहे थे कि इनमें कुछ गुणवत्ता को लेकर के कुछ इनको महसूस हुआ है कमी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़क निर्माण का कार्य है और सड़क निर्माण, सड़कों में गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक लैब स्थापित करने का भी निर्देश है, उन्होंने लैब भी स्थापित की है। अथॉरिटी इंजीनियर्स भी होता है जो भी स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वैसे भी पूछा है कि भाई इसमें जो कमी है, अगर कोई वर्क खराब पाया गया तो उसको हम दोबारा ठीक करेंगे और कोई भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं करती नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26, डाल सिंह बिसेन। 26। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हैं। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि
जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसके रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और मैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं। और दूसरा, इसके कारण से जो शासन को जो फ्री गैस देने की योजना थी और रिफिलिंग नहीं करने के कारण से जो पेट्रोलियम विभाग को पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उससे लगभग हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हर एक उसको कितना लॉस हुआ और क्या इस दृष्टि से इसको पूरा करने के लिए रिफिलिंग के लिए क्या कोई जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे या रेट कम करेंगे? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honourable member for asking this question and for allowing me the opportunity to place some basic facts before this House. मुझे लगता है इस विषय पे शायद हम में से कईयों को थोड़ी जानकारी में कुछ कमी है. So the first submission that I want to make before the House is that the number of LPG connections which stood at 14 crores in 2014 has gone up to 32.5 crores now. The Ujjwala scheme, which the honourable member is referring to, was introduced in 2016, and the intention was that by a stipulated date, we would have a total of 8 crores Ujjwala beneficiaries who would get, as per the scheme, the chula and 1 gas cylinder free, and then subsequently they would avail of purchases of Ujjwala cylinders. The scheme, which was introduced in 2016 for 8 crore beneficiaries, was completed many months in advance. If I remember correctly, 7 or 9 months before the stipulated date. We then took a decision subsequently, more recently, that to these 8 crore beneficiaries, we would add 1 crore additional beneficiaries. Now, that figure of 9 crores was also reached. In addition to that, we decided that maybe in order to meet the demand of those who felt that they needed it, and these are typically households of what is called below the poverty line. And then that below the poverty line, we added others who were also equally needy. And we added another 60 lakh. So today, 9 crores, 60 lakh beneficiaries of the Ujjwala scheme are there. Now, the honourable member suggests that some people did not take any cylinder after the first one. Yes, factually sahi nahi hai. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. The price of LPG, Mr. Speaker, sir, because we are 55% dependent on imports, is set in accordance with the international price, which in the domestic Indian context is dependent on what is called the Saudi CP, or the Saudi contract price. During the recent period, the Saudi contract price went up by 303% internationally. It went up from something like 250 to 960. But thanks to the measures taken by the government and the determined resolve of the Honourable Prime Minister, we were able to confine the price of domestic gas to as little as 28%, even though the international price had gone up to 303%. What is the present price now? I will, if you allow me to, if you allow me to complete that, I will give you all the answers. Even when the international price was going up, we maintained a lower price. Now the honourable member suggests that some people did not avail of. The consumption of Ujjwala beneficiaries on an average was 3 cylinders per household. And during this period, it has gone up to 3.69 cylinders per household. So the consumption is going up, not coming down. The consumption typically, Mr. Speaker, sir, depends on what a typical household needs.
And a typical household, let us say husband and wife and 2 children, on an average would need, in my assessment, but 3.5 or 4 cylinders at the most. Now we are in a situation of what we do with the international price. Now the honourable member, the leader of the opposition party? Congress party. Okay, Congress party. I have a basic submission to make. When during the course of the pandemic, when this government, led by the Honourable Prime Minister, was feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, when we produced 212 or 220 crores overall of doses of free vaccine, which was distributed to people free. I am. What has no? I will please sit down. I will enlighten it. I am not surprised you're being devastated at the polls because your basic facts are not right. Let me tell you what has happened. Let me tell you what has happened. Sir, I am quite happy to allow the honourable member to vent this thing. I can fully understand his frustration. Let me give you the basic facts. From May of this year, from May this year, we have introduced a payment of rupees 200 through direct beneficiary scheme, which goes straight into the khata or the account of the beneficiary of the scheme. So today the situation is a amount of 200 rupees per cylinder is being given. Now the answer which is sought, I will give you the full figures of Saudi CP declared by Aramco, which is the Saudi company. In April 2020, it was $236 per metric ton. In May 20, it was $340 per. Subsidy of this government has been prohibited to the poor people. When I want to explain to the honourable member that in March 2020, when economic activity throughout the world came to a grinding halt, the price of gas dropped. When the price of gas dropped, subsidy was not necessary. Now when the price went up, we have introduced 200 rupees per cylinder beneficiaries. Why would you want us to give? But the prices have been dipping. You are not giving any respect to listen to us, Minister. You have to listen to us. You are bound a place. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइटम नंबर आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कौशल किशोर जी। जी सर। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम माननीय सदस्य सूचीबद्ध कागजातों ये सदन है, प्लीज बैठिए। हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 महोदय भगवंत कुब्बा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 महासचिव
Sir, I lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July 2022. 1. The Indian Antarctic Bill 2022. 2. The Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. 3. The National Anti-Doping Bill 2022. 4. The Family Courts Amendment Bill 2022. And 5. The Central Universities Amendment Bill 2022. Item number 7, Sri Naib Singh ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रमांक 7 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 2022-23 का 36वां और 37वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, श्रीमती श्री के मोजी कनिमोजी जी। Sir, I beg to lay the action taken statements in Hindi and in English versions showing further follow-up action on recommendations contained in the action taken reports of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 9, Sri Dushan Singh ji. Rise to lay on the table the copy of the each of the 323rd report, 324th report, 325th report, 326th report, and 327th report on the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, listed against my name in serial 9 in today's list of business. Thank you. Item number 10, Dr. Mahesh Sharma ji. Sir, I beg to lay on the table of the following reports, Hindi and English, version of the Standing Committee on Health and Family Welfare. 137th report on vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19. 138th report on medical devices, regulation and control. 139th report on cancer care plan and management, prevention, diagnosis, research and affordability of cancer treatment. 140th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 134th report on demands for the grants of 2022 and 23 of the Department of Health and Family Welfare. 141st report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 135th report on demands for the grants of 2022-23 of the Department of Health Research, Family Ministry of Health. 142nd report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 136th report on demands for the grants 2022-23 of the Ministry of Ayush. Item number 12, Sri Bhagwant Kubba ji. महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वित की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूं। Item number 13, Sri Subhash Sarkar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council established under subsection 1 of section 31 of the Institutes of Technology Act 1961, mentioned against the name of my colleague Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business. प्रश्न ये कि श्री सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री आइटम नंबर 14, सुभाष सरकार जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of National Institute of Technology, Science, Education and Research, NITSER, mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business.
प्रश्न है कि सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हाँ, आइटम नंबर 11 श्री के रघुराम राजू। Sir, I raise to lay on table a copy each of the following reports in English and Hindi of Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 120th report on action taken on 110th report of the Committee on Pensioners' Grievances, impact of pension, adalats and centralized pension grievances, redress and monitoring system pertaining to the Department of Pension and Pensioners' Welfare. 121st report on action taken on 113th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Pension and Pensioners' Welfare. Number 3, 122nd report on action taken on 112th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Department of Personnel and Training. And finally, number 4, 123rd report on action taken on 116th report of the Committee on Demand for Grants 22-23 pertaining to the Department of Justice. Thank you, sir. शून्यकाल। हाँ, बताएं जी रंजन जी। हाँ, सर एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर, मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाना चाहते हैं। सर, खबर आ रहे हैं जो चिंताजनक है कि चीनी फौजों ने हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में घुसते हुए अपने शेल्टर बना रहे हैं, रहने के जगह बना रहे हैं। और सर, हमारे देवचौक जहां पहले हमारे फौजों ने गश्त लगाते थे, सर जो गश्त लगाने वाला इलाका थे हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14 हर जगह सर ये गश्त लगाना बंद कर दिए हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि स्थायी शेल्टर और स्ट्रक्चर और सर स्ट्रक्चर की इन खबरों के आखिर मोदी सरकार क्या अनदेखी कर रहे हैं? ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टेटमेंट दिया करें which is बालूजी menace. Actually, it spoils, it destructs the family wealth. It spoils the social status of the particular person. It spoils the entire family, and because the particular person playing the online gambling, leaving the kith and kin of the family, he commits suicide. More than 30 people in Tamil Nadu has committed suicide because of online gambling. That is why, sir, even in developed countries like USA, under Federal Wire Act 1961, they have brought the legal ban for abolition of online gambling. Now, the state government of Tamil Nadu has brought a bill to abolish the online gambling after promulgating. Sir, I am not done. धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मेरे को तो क्या विषय क्या आपका? नो इस विषय में नहीं बोला जा सकता आपको, आप सीधे लीडर हैं। नो स्पीकर सर, नो मैं आपने मेरे को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया है। सर आप नोटिस दीजिए, ऐसे विषय पर नहीं बोले जाते। प्लीज आप प्रश्नकाल में बैठ जाइए। आप लग गया आपके नारे। चलिए प्लीज, होगी बात। बालू जी आप नोटिस दीजिए। आप आपके मेंबर को नहीं बोलने देना चाहते? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि पंजाब में हमारे काफी
सर हमारे काफी बच्चे जो है जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे वहाँ पे जो पासपोर्ट है उसको बनाने की जो उसकी जो अपॉइंटमेंट है रविंद्र कुशावा सर सोगत राय जी, सोगत राय जी, सोगत राय जी, सर सोगत राय जी बोलना है नहीं बोलना है? ओके सर आई एम ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, हिबीडन जी। Sir, the Kochi Metro Rail started its journey in 2011. Sir, the detailed project report for the first and second phase was filed in 2011. Sir, the principal approval for both the phases was approved in 2011, sir. Sir, the first phase was completed successfully. It is ongoing. The government of Kerala and government of India had equal share of 753.73 crores. Sir, the land acquisition was by the then state government for 672 crores. And there was an external loan from a French agency called the AFD, which is 43.88%, which comes up to 2170 crores. Sir, the second phase, there was unpardonable delay from the central government, Government of India, for sanctioning the second phase of Kochi Metro Rail, in which the cost had come up for the second phase. Unfortunately, sir, the French agency is not willing to give the loan, which comes to around 1,016 crore. The second phase is very important for the development of Cochin because the maximum number of people would be traveling on this lane from the Jawaharlal Nehru International Stadium to the Kakinad Info Park. Around 50,000. Sir, very important, sir. I am speaking. Sir, around 50,000 passengers, IT employees and women would be traveling on this particular. सर, मैं आपका आप बात खत्म कर लीजिए, आप खत्म कर लीजिए, आप बोलिए। ईबीडन जी आप खत्म करिए। ईबीडन जी हाँ चालू है, माइक बोलो। सर माइक ने हाँ सर, maximum number of passengers would be traveling on the second phase from Jawaharlal Nehru Stadium to Kakinad Info Park. The IT employees and women would be traveling on this lane. So I urge the central government. It is the central government which caused the unpardonable delay. So we need the agencies to fund the loan, and more number of the PIB clearance and the central cabinet clearance took a long time. So I urge the central government to sanction the additional amount for the Kochi Metro Rail second phase, sir. धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। सर, हमारे पंजाब से बहुत नौजवान हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इतनी बड़ी समस्या है कि अगर वो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो उनको 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आज हम पासपोर्ट को अप्लाई करें तो मार्च में हमारा मौका आएगा। सर, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और मेरे जो हमारा पासपोर्ट है, आरपीओ डिपार्टमेंट है अमृतसर में, वो अच्छा काम कर रहा है, मगर वो क्या करे, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, जो पासपोर्ट बनाने वाले, उनको ये
डायरेक्शन दी जाए कि वो अपना स्टाफ बढ़ाएं, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएं और जो कोई भी नया पासपोर्ट बनने की जो अपॉइंटमेंट है वो 3 महीने नहीं, वो 2-4 दिन की, 7 दिन की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को कोई इसकी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Sir, Union government has proposed rail connectivity for towns with population more than 50,000 under Pradhan Mantri Gati Shakti scheme. Nedumangad town in Trivandrum district, Kerala, with a population of more than 60,000, do not have rail connectivity. Nedumangad is the important commercial center in Thiruvananthapuram district. The second phase of the Shabari rail project proposed to extend from Erimeli through Punalur and Nedumangad and terminating at Karakottam in Thiruvananthapuram. This extension will ensure a faster journey from Angamali to Thiruvananthapuram. A survey had been conducted to extend the Shabari rail line from Erimeli to Thiruvananthapuram. It is an average advantage for this extension if Nedumangad would link with the railway network. I request the government to include Nedumangad for rail connectivity under Pradhan Mantri Shakti scheme. Thank you, sir. Shrimati G. Madhavi. Thank you, Chairman, sir. Sir, according to the World Bank estimates, the labor force participation rate of women in India was only 25% in 2021, significantly lower than the Brazil, Russia, China, and South Africa. Please. In 1920, 60% of all men 15 and up had regular salarized or self-employed work, and in contrast, the figure was 19% from women. In India Discrimination Report 2022 by the Oxfam also stated that the low participation was mostly due to the gender discrimination in income and opportunities, wherein the wages for the women are reportedly lowered by the 83% due to discrimination and 17% due to the lack of education and job experiences. There is a discrepancy in income between the men and women in regular and self-employment in urban areas, and the average earning of a man is nearly 2.5 times that of the woman. I would therefore request the government to take necessary action to bridge the gender gap in labor participation and offer incentives such as higher compensation, trainings and skill acquisition and job quotas to encourage the hiring of the women. Thank you, sir. Dr. T. Sumati. Dr. Sumati. श्री संगम लाल गुप्ता जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी हाल ही में सदन में माननीय मंत्री सड़क परिवहन यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर के भीतर 2 टोल स्थापित नहीं होंगे और 2 बार जनता को टोल टैक्स का भार नहीं दिया जाएगा। मानवर उसी संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 अयोध्या प्रयागराज पर पहले से ही मऊ आयमा में टोल स्थापित है, जिससे होकर लोग अयोध्या और सुल्तानपुर से मुड़कर लखनऊ की ओर जाते हैं। मानवर मऊ आयमा से संचालित हो रहा टोल से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर कोहड़ौर बाजार धरौली मधुपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दूसरे टोल की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया, जिससे किसानों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि टोल निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। दूसरी तरफ मानवर प्रस्तावित टोल से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ जाने वाले मार्ग पर सुल्तानपुर में ही पूर्व से टोल संचालित है। इस प्रकार प्रयागराज से प्रतापगढ़ पहुंचने पर 40 किलोमीटर के बाद पुनः तथा कोहड़ौर बाजार से लखनऊ जाते समय मात्र 30 किलोमीटर के बाद सुल्तानपुर में स्थित पूर्व में संचालित होने के बावजूद भी धरौली मधुपुर में प्रस्तावित टोल के कारण जनमानस को मात्र 30 से 40 किलोमीटर के भीतर 2-2 बार टोल का भार डालने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए माननीय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सड़क परिवहन में निवेदन करना चाहता हूं कि निर्धारित मानक की दूरी न होने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 330 प्रयागराज
अयोध्या के कोरौण बाजार से निकट धरौली मधुपुर प्रस्तावित टोल निर्माण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। एडवोकेट श्री A.M. आरिफ जी। Yes. Sir, Kerala is facing an unprecedented financial crisis due to the distorted financial policies of the central government, which would result in the reduction in revenue of about 32,000 crore for the state in 2023 and 24. The state is continuously penalized for its advancement in social sectors by reducing the tax share from center from 3.875% to just 1.925%. On the other hand, by imposing newer restrictions for borrowing consent under 293 of the Constitution and misinterpreting the guarantees given by the state to the SPVs like KIFBI as equal to open market borrowing, the central government is squeezing the development activities in the state. There has been a reduction of 6,716 crore in revenue deficit grant from the center compared to the previous year. Sir, added to this is the taking away of the GST compensation, because of which Kerala is lost at least 9,000 crore this year. Hence, I urge the central to extend the GST compensation for a period of another 5 years and enhance the revenue sharing from GST from present 50:50 ratio to 60:40 between the state and center. Thank you, sir. कुशवाहा जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी। यस सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। गुजरात विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय मोदी जी सहित सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामना प्रकट करता हूं। रेलवे भारतीय यात्रा की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। महोदय, जब से केंद्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से रेलवे ने अभूतपूर्व विकास किया है। मैं आज लोगों को विश्व स्तरीय रेल सुविधा मिल रही है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना काल में के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था। बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया, जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव और यात्री सुविधा जनहित में आवश्यक है। भाटपा रानी रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गोदान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए और रेवती रेलवे स्टेशन जो पहले से स्टेशन का दर्जा प्राप्त था, उसको पूर्व की भांति रेलवे स्टेशन का दर्जा बरकरार रखा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सुमति। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Sir, I'd like to bring to the attention of this august House with a deep sense of anguish and disappointment in the lackadaisical attitude and carefree attitude of this government towards bringing the Women's Reservation Bill, which provides 33% for them in this Lok Sabha. Sir, this government had proudly announced in its manifesto that it would implement and bring out this bill as soon as it assumed office. But since 9 years, it had come to power and with a thumping majority, and still the bill has not seen the light of the day. That shows that everything is a sham and a farce, all their manifesto is. Sir, women were not, very empowered in this millennial era itself. They were right from 1st century BC, when Aristotle was teaching to his principles that women were inferior. There was one woman who disguised as a man and got
the doctoral degree to be celebrated as the first woman doctor in the world. So in history, it has been imprinted about our achievements, and our constitution also assures dignity and freedom from discrimination. Article 4 of our constitution guarantees women equal opportunity as well as equality. So it is high time that this bill has to see the light of the day, because it's already been delayed after so many consultations, and our Prime Minister as well as all the Cabinet Minister will profess about uplifting women with noble intentions of making them empowered, and if they really mean to do what they say, it's high time that this bill should be brought into light. Thank you, sir. Shri Karti P. Chidambaram. Okay, send this. Okay. Karti Chidambaram ji. Honorable sir, this is a matter of great importance. It affects the life of students. Sir, there are millions of students in this country who aspire to get into the IITs, NITs and triple ITs and other institutes of national eminence. They get into these institutes through the joint entrance exam, the JEE. They get only limited chances to write this exam. 3 times to write the mains and twice to write the advanced JEE exam. Sir, the batch of 2020, this is the last attempt, was in this year. But there were many computer glitches during the exam. The screen was frozen. The questions were appearing and disappearing. There were power outages. And in fact, in some cases, the exam center was changed in the last minute and the students were not informed in advance through SMS or email. So many of them have exhausted their 3rd attempt this year, and they cannot write the next attempt. They can't write another attempt. I would urge the Minister of Education to advise the National Testing Agency to give an exemption for these people who appeared in the exam in 2022 to be able to write the exam in 2023, particularly to the batch of 2020, the school-leaving batch of 2020. We cannot let technological glitches mar the future of aspiring Indians who want to get into the institutes of higher education. Thank you very much, sir. Professor Saugat Rai ji. I've changed my subject already. Sir, as you know, the 99 Constitution Amendment, I've given a notice. Okay. The 99th Constitution Amendment, striking down the National Judicial Appointment Commission, which was passed by this House, was struck down by the Supreme Court. As a result of which, the collegium system of appointing judges continues. Sir, recently, our law minister has been sniping at the Supreme Court and at the collegium system. We did not take him seriously because he's a talkative minister, Mr. Kiran Rijiju. But now, a person in high office who cannot be criticized excepting by a substantive motion has come out criticizing the striking down of the NJSC. The government is trying to extend its power everywhere, including into the judiciary. It is not finding the judiciary pliable. That's why it is using a high dignitary to run down the collegium system. At this point of time, our party believes that the collegium system should continue, not that it is perfect, but the collegium system of the Supreme Court is actually a bigger guarantee against the tyranny of the power by the central government. I oppose the comments by the high authority and also by the law minister against the Supreme Court, against the collegium system, and I will oppose all efforts to run down the independence of the judiciary, which is one of the pillars of the Constitution, which this government is trying to bring down. Thank you, sir. Ravi Shankar ji. जी, No. He was then minister. मैं एक सदस्य के रूप में अपनी बात कह रहा हूं। हम सभी स्वागत Chair has allowed. Simple, you sit down. Chair has allowed. That's all. सर मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल व्यवस्था का है। नहीं, चेयर है बोलने के लिए, बोलिए। मेरा सिर्फ कहना यह है सर कि हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सदन के चेयरपर्सन को इस तरह से आलोचना करना ये बिल्कुल गलत है सर। ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आप कृपया करके उसकी पूरी उसको वापस उसको विलोपित किया जाए, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए सर। ये सर उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन एक उपराष्ट्रपति की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। नहीं, अब बैठिए, मैं देख लेंगे इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। डॉक्टर अमर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद। मैं सर अज एक इहो जिहा मुद्दे ते बोलना चाहना कि 2022 का जिहड़ा साल रहा वा ਉਹ सर पंजाब के किसानों लई और मेरी कंस्टिट्यूएंसी श्री फतेहगढ़ साहब के किसानों लई बहुत खराब रहा। सब तो पहले तो मार्च अप्रैल च इन्नी गर्मी पई कि अपना कणक वीट का प्रोडक्शन 20-25% घट हो गया। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि लंपी स्किन डिजीज हुई, बहुत पशु मरे। फिर सर पैडी च एक चाइनीज वायरस आ गया, चाइनीज डवार्फ वायरस आ गया। पैडी च 15-20-25% सर प्रोडक्शन घट हुई है। एंड स्पेशली मेरी जी फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूएंसी आ, उहदा बसी पठाना, सरहंद, अमलो, पायल, रायकोट सर इन्नी ज्यादा नुकसान होया कि वो सानेवाल सारे किसान सर सारे दुखी हैगे आ। अच्छा सर मैं इस करके ये गल कह रहा कि पंजाब कला 35 तो 40% अपना जिहड़ा सेंट्रल फूड स्टॉक आ उहदे साडा शेयर है। और अगर वीट प्रोडक्शन पैडी प्रोडक्शन अगर पंजाब च घट हुंदी आ और सेंट्रल वीट स्टॉक इस वेले लोएस्ट है गया, सिर्फ बफर तो थोड़े जे उत्ते है गया। मेरा कहने का मतलब ये आ कि जब तक आपां इन्हां चीज़ां नूं ये क्लाइमेट चेंज जिहड़ी हो रही आ, एक तो पहली मेरी मंग हैगी आ कि जिहड़े किसानां दा नुकसान होया उन्हां नूं एक स्पैशल पैकेज दे के मदद कीती जावे। दूसरा एक स्पैशल फंड क्रिएट करो। तीसरा हिंदुस्तान एडा कंपिटेंट मुल्क आ, आपां एक नवी रिसर्च सर करके ये जिहड़ा क्लाइमेट चेंज नाल फार्मर्स दा इन्ना नुकसान हो रहा ਉਹਦੇ ਤੇ सर कोई नवी चीज लभी है, किसानों का बहुत ज्यादा श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के एक मुद्दे पे बोलने का अवसर दिया। सभापति जी, हरियाणा में मुख्यतः 2 फसलों पर कृषि आधारित है, वीट एंड पैडी। और हरियाणा एक सेमी एरिड रीजन होने के बावजूद यहाँ पे धान की बहुत फसल होती, करीब 2/3 हरियाणा में धान है। उसका कारण हमारा कैनाल सिस्टम रहा, जो बिजली की व्यवस्था की गई वो रही, जिसके माध्यम से ट्यूबवेल्स का प्रयोग हुआ। और इसी वजह से हमारी जो हरित क्रांति थी वो कामयाब भी रही। लेकिन मान्यवर 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तरमीम की गई, जिसकी नोटिफिकेशन उसके बाद हरियाणा सरकार ने की, जिसके तहत जो स्थानीय आपदाएं होती हैं, लोकलाइज्ड कैलामिटीज, उनमें से धान और गन्ने को अधिक जल भराव से हुए नुकसान से निकाल दिया गया। मैं इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। लोकलाइज्ड कैलामिटीज, लॉस ऑब्लिक डैमेज टू नोटिफाइड इंश्योर्ड क्रॉप्स रिजल्टिंग फ्रॉम occurrence of identified localized risks of hailstorm, inundation, cloudburst and lightning affecting isolated farms in the notified area. यहाँ पे important part है sir, inundation peril is not applicable in case of hydrophilic crops like paddy and sugarcane as per the notification 25.5.9.1 bracket में 2 of the revised operational guidelines of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि धान की जो फसल है उसमें मॉइस्चर की निरंतर आवश्यकता रहती है, लेकिन पानी की अधिकता यदि किसी कारण हो जाती है तो फसल खराब होने की उतनी संभावना रहती है जैसी किसी और क्रॉप में हो। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2019 से पहले जो व्यवस्था थी जिसमें लोकलाइज्ड कैलामिटी भी यदि थी पानी की अधिकता के कारण, तो उसके अंदर धान जो था और शुगर केन वो दोनों उसमें इंक्लूडेड थे मुआवजे में। तो कल हमारे बड़े वरिष्ठ
सांसद भर्तृहरि मेहताब जी ने भी इस बारे में ये विषय उठाया था शून्यकाल में। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए, या तो इसको बिल्कुल वापस ले लिया जाए जो प्रावधान किया गया है, नहीं तो कोई इसमें लिमिट सेट की जाए, कोई क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके आधार पर जो किसान है उसको राहत मिल सके और वो इंश्योरेंस का क्लेम ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे कीमती समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। रेल भारत की आर्थिक सामाजिक प्रगति की राजदूत है। हम विश्व स्तरीय रेल सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में रेल के स्वरूप को बदलने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार रेलवे को सौगात जो उन्होंने दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के नायक है, इसलिए मुमकिन भी है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है, जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है। दिनांक 11-12-22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है, जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के रियासत के राजा श्री बलराम दास जी ने रेलवे के बीच समझौता हुआ था, सरकार और रेलवे के बीच। रेलवे को निःशुल्क दी गई भूमि के एवज में राजनांदगांव से गुजरने वाली समस्त यात्री ट्रेनों का ठहराव स्टॉपेज राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से होगा, जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। श्री बेनी बेनन जी। You don't need a mic, Benny. You Sir, don't need a mic, Benny. Your voice is heard everywhere. Thank you, Chairman. Once, water state of Kerala is facing severe seasonal water shortage, remaining from 2 to 6 months. With an annual utilization water availability of about 48 million cubic meter, the per capita water availability is only 1,350 cubic meter per annum against a requirement of 1,800 cubic meters. As our 44 rivers contribute more than 80% of our water needs, decline of these river system is the main reason of the water scarcity. The once perennial rivers have now become seasonal with a reduction of 60 to 100% in natural summer flow. On top of this, due to climate crisis, we are now frequently facing huge flood threats. Conserving and regenerating our river system and managing them efficiently and equitably in the best possible step to ensure future water scarcity to the state. In this context, we have initiated an attempt to prepare a river action plan for Chalakudy, Puda and Periyar, two of the main rivers in my constituency, with the support from the premier research institutes and various government departments and local self-governments and NGOs. So I humbly submit the union government may provide a special package for the state of Kerala for preparing and implementing a river action plan for our 44 river system aimed at renovation and efficient management of these rivers. Thank you. Shri Shyam Singh Yadav ji. बहुत बहुत धन्यवाद है महोदय जी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 बनारस से लखनऊ, जो हमारे
जौनपुर से होकर गुजरता है। नेशनल NHAI ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है। माननीय गडकरी जी अच्छा काम करते हैं तो उनके सड़क की गुणवत्ता पर सवाल नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि उसका एक स्ट्रेच जो सिरकोनी से बदलापुर का है बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है, जानलेवा है। हर हफ्ते में 5 से 10 मौतें हो जाती हैं। क्या कारण है इसका? न अंडरपास बना है, न ओवरब्रिज बना है। तो किसान एक तरफ का दूसरी तरफ कैसे जाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के खेती करने? लड़के लड़कियां, स्कूल के बच्चे और आम पब्लिक कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे? और पार करते ही तेज रफ्तार से आने वाले गाड़ियां उनको रौंद देती हैं, जिनका पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां CCTV कैमरे भी नहीं है। तो ये जो सड़क जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है वो जौनपुर के लोगों के लिए और खास तौर से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जानलेवा मौत की सड़क साबित हो रही है। मेरा आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करता हूं कि उस पर तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ियों के लिए CCTV कैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि वो रौंद के चला जाता है और उसका पुलिस या कोई पता भी नहीं कर पाता है कि क्या नंबर था, कौन सी गाड़ी थी। अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जाए और दोनों तरफ जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ न जाए, जिससे अकस्मात सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बार्ड वायर लगाया जाए, फेंसिंग की जाए और उस पर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज का भी इंतजाम किया जाए। और रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अब वो दूसरे से बताऊंगा कि पुलिस का वहां क्या हाल है जौनपुर में, लेकिन वो पुलिस पेट्रोलिंग न के कुछ और करती रहती है। सब बातें शून्य प्रहर में नहीं कही मेरा जा सकती। कहने का मतलब है कि मेरी इन बातों पर गौर किया जाए और अंडरपास और ओवरब्रिज बहुत जल्दी से जल्दी बना के लोगों की जान को खतरे से बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री VK श्रीकंदन जी। Mike. Is this mic? You can use this mic. Respected Chairman, sir, the wild elephant attack on people is continuing unabated in many parts of Kerala, particularly in Attapadi, which is a taluk in Palakkad in Kerala, dominated by tribals. During the last 1 year, 6 persons have been killed by wild elephants. The people in Attapadi are living in fear as they cannot come out of their homes after sunset due to fear of wild elephant attacks. The wild elephants are entering into human settlements and damaging crops and properties, and it has been a regular affair, especially in Attapadi. Chasing away the wild elephants by the forest official is not the solution. The government should find out the reasons why these elephants are coming to human settlements. To a certain extent, we can stop it if we plant trees like jackfruit, etc., as well as make availability of water by rejuvenating the dried water resource in forest areas. Therefore, I urge upon the government to take immediate steps to prevent the wild elephants attack on people. Thank you, sir. श्री अनुराग शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस खुशी के मौके पर जब भाजपा ने गुजरात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और इतिहास रचा गया है, इस मौके पर आपने मुझको बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं विषय पे रखना चाह रहा हूं, ये विषय पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट करता है, विशेष रूप से बुंदेलखंड को।
बुंदेलखंड में, जहाँ से मैं आता हूँ, हमेशा जल का अभाव रहा है और पिछले सालों में, दशकों पुरानी बात है, सापा काल में कुछ डैम्स बनाने की रचना की गई और उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, गोलमाल किया जैसे उनकी प्रवृत्ति है और उसकी वजह से ये डैम सारे लेट होते चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से और अब हमारे महाराज जी की वजह से इन पे कार्य वापस पुनः चालू किया गया। हुआ क्या है कि ये जो लोग वहां पर थे और जब उनका एरिया सबमर्ज होने लगा, जब पानी घरों के अंदर आने लगा 12-12, 15-15 साल बाद, तो जो पुराने ही दर से उनको पैसे देने की बात करी गई, जबकि ये डैम अब बनने जा रहे हैं। उन लोगों को पहले पैसा नहीं दिया गया, पैसा आज बट रहा है। आज जब बट रहा है तो तब तक जमीनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, कुछ लोगों का देहांत हो चुका है, कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ बच्चों की परिवार बढ़ गए हैं और बच्चों की उम्र बढ़ गई, उनकी शादियां हो गई। उन लोगों को आज किसी को भी ऐसे में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं विशेष रूप से कि लेखेरी बांध, एरच बांध, पथरई बांध, यहाँ पर जिन लोगों की जमीनें अब डूब रही हैं, उनको आज के हिसाब से और आज के ही माणिक पर पैसे देने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to raise very important issue. Sir, it's about a railway project in my constituency, Koraput, in Raigada district. We have this Nuapada-Gunpur Teruveri rail line, the extension of Nuapada-Gunpur line, which is pending for quite some time, sir. In 2017-18, this was approved in the budget, but the return of investment, the ROR was very less, so it was not approved. The railways had demanded that the state government share 50% of the cost and provide land free of cost. Sir, that is already been done, and the DPR has been submitted, but unfortunately the government is sitting in this project and it's only pending approval of the DPR by the cabinet. So it's a very tribal dominated area and inhabited by tribals. Southern Odisha, most important region, and I'm not sure why the delay. I would request the government to approve the project immediately. At the same time, sir, there are two stations in Raigada district, Sambalpur division, Ahmadnagar and Tiruvali. These are very important stations, and the train used to stop before the COVID time. But after the COVID time, the express trains have stopped stopping in these trains, in this station. Sir, in Ahmadnagar, we have Rourkela, Jagdalpur Express, Howrah Jagdalpur Express, Dhanbad Alepi Express, Korba Express, Samta Express, Hatia Yashwantpur Express. These are stopping before COVID, but now they're not stopping. Similarly, in Tiruvali, Korba Express, Samta Express, Junagadh or Bhubaneswar Link Express. This, we demand that the trains should stop at this particular railway station because it's very important. And lastly, sir, the Raigada rail division work, like when the East Coast was broken into South Coast and East Coast, the government promised that Raigada rail division will come up. But again, politics is happening there, and I would demand the government to set up Raigada rail division immediately. And this is also the very highly required project in the Southern Odisha, sir. Thank you so much for giving an opportunity. Shri Haji Fazlur Rahman ji. जी धन्यवाद सभापति जी। झारखंड स्टेट में डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में एक जगह है छोटा नागपुर, जहां पर जैन समाज का तीर्थ स्थल है, जो कि पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये पार्श्वनाथ पर्वत जो 20 जैन समाज के तीर्थ स्थल है, उनमें से एक मशहूर जगह है और इसको हम सम्मेश शिखर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया। उसकी वजह से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और जैन समाज के लोग चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस कर लिया जाए और इसके लिए जैन समाज बाकायदा विरोध और प्रदर्शन कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार और मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इस आदेश को वापस लें
ताकि जैन समाज की जो भावनाएं आहित हुई हैं उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद आपका। आपने मेरे क्षेत्र के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने का आपने समय दिया है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओबरा प्रखंड के ग्राम नारायणपुर और ग्राम महुआओं के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनने के कारण महोदय अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है वहां नदी में डूब जाने के चलते। करीब करीब महोदय दोनों तरफ से पीएमजीएसवाई का रोड बना हुआ है, लेकिन पुल के अभाव में अब लोग नदी के इस पार उस पार इसलिए आते जाते हैं कि पंचायत का आधा गांव 3000 आबादी पुनपुन नदी के उस पार और 3000 आबादी पुनपुन नदी के इस पार। अब पंचायत कहीं है, इसलिए पंचायत में हमेशा सालों भर लोगों को आना पड़ता है और हर साल 2, 4, 10 मौतें हर साल डूबने से हो जाती है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है सर, वो पुनपुन, सोन, बटाने कई नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और उसमें पुल नहीं बनने के चलते बहुत बाढ़ के समय में मौत होती है महोदय। इसलिए सदन के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि महुआओं और नारायणपुर के बीच में पुनपुन नदी पर पुल बनाने का कष्ट सरकार करे ताकि वहां लोगों को मिल सके। श्री मोहम्मद सद्दीक जी। सरकार कर सके पीएमजीएसवाई। धन्यवाद सभापति जी, आप जी ने मैनू बोलने का मौका दिता, मैं आप जी का बहुत आभारी हाँ। सभापति जी, मेरे पार्लीमेंट हल्का फरीदकोट विच एक शहर मोगा है जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर है। शहर के विच विचाले रेलवे स्टेशन है अते स्टेशन के बिल्कुल नेड़े बिल्कुल नाल लोडिंग पॉइंट बनया हुआ है अते इस शहर का सब तो वध ट्रैफिक वाला एरिया है जिसका नाम गांधी चौक है। इस रस्ते विच स्कूल, बैंक अते गौशाला तो इलावा लोगों को मोगा शहर तो फिरोजपुर या लुधियाने जाने वास्ते इसे रस्ते लोग डीसी ऑफिस, कोर्ट कंपलैक्स अते बस स्टैंड नूं लोग जाते हैं, पर इत्थे लोडिंग पॉइंट करके भारी ट्रकों राही ढोआ ढुआई हुंदी है। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हुंदा है अते ट्रकों के बेतरतीबे खड़न जां चलन करके कई बारी कई एक्सीडेंट होए ने अते अगे नूं एक्सीडेंट होने का बहुत ही खदशा है। कीमती जानां बचाउण दी खातर पहला भी डीसी साहब नूं भी अते फिरोजपुर के DRM जी नूं भी बहुत बारी दरखास्त दी गई है, लेकिन हाले तक इसका कोई हल नहीं होया। कृपा इस लोडिंग पॉइंट नूं जां तां मोगे तो डगरू जां फिर अजीतवाल जो कि खब्बे सज्जे पासे 10-12 किलोमीटर का एरिया है उत्थे बनाया जाए लोडिंग पॉइंट। दूजा पॉइंट है गांधी चौक अते रेलवे स्टेशन। गांधी चौक अते रेलवे स्टेशन विचार रेलवे फाटक बनया हुआ है जिससे निहाल चंद जी। सर एक विषय होता है, बोलिए जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मतलब कहने का भी रेलवे फाटक बनया हुआ है, गड्डी आने वेले बंद जदों फाटक हो जाता है तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़का हो जाता है क्योंकि स्टेशन नजदीक है। जनता की मंग है कि उस थां ते फ्लाईओवर या अंडरपास बनाया जाए ताकि फाटक खुलने वेले कोई झगड़ा ना हो, हफड़ा दफड़ी ना। धन्यवाद सभापति जी। मैं केंद्र सरकार का ध्यान मैं राजस्थान की एक सड़क की तरफ दिलाना चाहूँगा। वैसे तो भारतमाला और ग्रीन कॉरिडोर से केंद्र सरकार ने पूरे देश को जोड़ा है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का। लेकिन सरकार से मैं एक आग्रह करूँगा कि वर्ष 2019 में उदयपुर में प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़क सूरतगढ़ से रावतसर वाया बडोपल इसकी घोषणा की थी, जिस सड़क को NHI को बनाना था, जिसकी भूमि अधिग्रहण भी होगी थी और इसकी DPR भी तैयार होगी थी। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस सड़क को तुरंत स्वीकृत करके इसको चालू कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जस्टिस को सरदिन्ना साहब जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity. There's a very important river called Zwari River, separating. हो गया now please. Yeah, continue now. There's a very important river called Zwari River, separating South Goa from North Goa. And there's an important bridge called Zwari Bridge. The traffic has increased so much, there's a lot of pressure on that old bridge. A new bridge was floated in 2016, and it was to be completed in 2019. The sorry state is that up to now, we are in 2022, it has not been completed. Goa is a touristic state. So many tourists come. Every second day, there is traffic jam. And people have brought to my notice, many a time, it takes 2 hours just to cross the bridge. Can you imagine? Last time, so many tourists have missed their flights. It brings a very bad name to the state. So I would request the Honorable Minister through you, because last time, when you were speaking on roads, he says we are building a restaurant, and I told him, don't forget to take me when you go to visit. Forget about the restaurant. Okay. Please let him see that the bridge is completed so that people don't have to let there be bridges. Difficulties. Thank you, sir. श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी। थैंक यू ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় জি। আজকে আমার একটা ছোট্ট ইস্যু, কিন্তু ইস্যুটা খুব ছোট, কিন্তু আমার কনস্টিটিউয়েন্সির জন্য এটা একটা অনেক বড়। ফ্রম 16th লোকসভা আমি এটার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি, এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, আরামবাগ বিষ্ণুপুর রেল লাইনের সাথে এইটাও সার্ভের মধ্যে দিয়েছিল বলন্ডি হল স্টেশন। মায়াপুর স্টেশন থেকে আরামবাগ স্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে 15 কিলোমিটার, এবং তার মধ্যখানে 50টা গ্রাম পড়ে। কিন্তু এটা আজ পর্যন্ত ফ্রম 2014 টিল ডেট এতবার বলার পরও কিন্তু এই বলন্ডি হল স্টেশনটা আমাদের হচ্ছে না। এটা আমার বিনীত অনুরোধ, কারণ হচ্ছে মায়াপুর যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা শুধু আরামবাগ এলাকা নয়, পুরো খানাকুল 1-2 ব্লকের মানুষও এখানে আসা যাওয়া করে এবং যাতায়াত রয়েছে। তাই তাদের সুবিধার্থের জন্য এবং রাজা রামমোহন রায়ের 250 বছর জন্মপূর্তির জন্য আমি চাই যে এই বলন্ডি হল স্টেশনটা হোক, যাতে আরামবাগ খানাকুলবাসীর খুব সুবিধা হোক। আমি রেল মন্ত্রকের কাছে বারবার অনুরোধ করছি, ইটস আ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, কিন্তু এটা হলে আমি খুব বাধিত থাকবো। ধন্যবাদ। थैंक यू। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम हिंदुस्तान को एक कोने से दूसरे कोने पे जोड़ रहे हैं, और हमारे जो मंत्री जी हैं आदरणीय गडकरी जी, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं इसमें नेशनल हाईवेज में। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक अगर हम एक NH बनाते हैं जिसको वाया सिरसा की तरफ से, तो इसमें आप ये देखिए कि 3 राज्य जो हैं इसमें कवर होते हैं। एक पंजाब है, हरियाणा है, और इसके साथ साथ राजस्थान है। और हमारे जो राजस्थान के सांसद महोदय हैं, ये भी मुझे लगता है कि मुझे एसोसिएट करेंगे इससे। हमारे जो हैं चूरू के जो हमारे हैं, और साथ साथ गंगानगर के हमारे सांसद हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये एक नम्र निवेदन है हमारे मंत्री जी से कि अगर सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक वाया सिरसा अगर NH बन जाती है, तो इसमें 3 राज्यों को बहुत बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनायक राव राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से अवमान किया जा रहा है, उस विषय के ऊपर इतने विलंब से हमें बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय धन्यवाद तो दिया आपको, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के एक आदर्श है, पूरे देश के सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि संविधान के माध्यम से जो पद निर्माण हुए, उस पद के ऊपर जो सम्माननीय महनीय व्यक्ति बैठे, इनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान बार बार किया जा रहा है। श्री जय शिवराय अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर उभ्या हिंदुस्थानाचा आराध्य दैवत आहेत, आणि केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अहोम साम्राज्याचे सेनापती लचित बडफुके नसेल किंवा
छत्रसाल बुंदेला महाराज असतील असे आदर्श त्यांनी प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून घेतली आणि आमच्या शिवभक्तांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज देव नाहीत पण आमच्यासाठी देवापेक्षा कमी नाहीत. आणि असं असताना सुद्धा महाराष्ट्रात वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अवमानजनक वक्तव्य जी केली जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, महत्वाची गोष्ट हो गया नहीं, आप बोलने का मौका दीजिए अध्यक्ष महोदय. इसके लिए कानून का प्रावधान 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. More than a year ago on 100 locations and successfully metering all those. So on the platform what we have created, in last 1 year of time, in 2022-23, more than 75 lakh samples were received, tested, and if they found there is any type of contamination is found, it has been taken care. We have reported states and continuously working with that. So if anybody, any assistance for contaminated water which is being treated, also if any assistance is sought by the states, we are ready to give. Otherwise, also in Jal Jeevan Mission, we are giving 10% extra weightage to the quality compromised habitations and the states during allocation of funds. देखिए, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हर घर जल नल योजना को साकार करने के लिए पेयजल के क्षेत्र में सराहनीय पहल के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जानना चाहते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सदर बेलखरनाथ धाम और लक्ष्मणपुर समेत अर्धसैनिक फ्लोराइड्स, आयरन और नाइट्रेट के उच्च स्तर पाने वाली पीने से बढ़ रही विकलांगता और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में विस्तार से बस तो ठीक है, नमस्कार, कहा है, वही उत्तर फिर कि राज्य सरकार इसमें रिपीट तो करना ही नहीं है संसद में. ओके, रितेश पांडे. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी. माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने अभी बताया कि करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है. 13 लाख से अधिक महिलाओं, 15 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये महिलाएं जिनको ट्रेन किया गया है, आप इनको प्रोत्साहन के लिए क्या कोई व्यवस्था दे रहे हैं, या इनको आप आगे चल के नियमित करके इनको कोई राशि देने का काम करेंगे ताकि इन महिलाओं को जो है एक हिसाब से रोजगार भी मिलने का काम हो? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की संकल्पना की थी, उनके गुजरात के अनुभव के आधार पर और स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह का अनुभव हमने अर्जित किया था, उस अनुभव के आधार पर किसी भी योजना को संधारण की जिम्मेदारी, उसको रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी यदि जनता अपने कंधों पर ले, समाज अपने कंधों पर ले, तो उसे बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है. और अनुभव ऐसा आया है कि यदि महिलाओं को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से, और मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी महिला बहनें जो हैं बैठी हैं, वो निश्चित रूप से इसमें मेरी बात का समर्थन करेंगे कि यदि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन और रखरखाव कर सकती हैं. इसी अपेक्षा के साथ में समाज जल जीवन मिशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, गांव अपने कंधों पर ले, इस लक्ष्य को लेकर के देश भर के हर एक गांव में जहां योजना बनाई जा रही है वहां 21 जनों की एक समिति बनाना ऐसा प्रस्तावित किया गया और उसे तय किया गया उसमें 50% कम से कम महिलाएं हों और पानी पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच महिलाओं के जिम्मे हो. उनको न केवल ट्रेन किया, अभी तो उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स भी दिया ताकि वो पानी की गुणवत्ता की जांच भी कर सकें
और इस भरोसे के साथ में अपने परिवारजनों और परिजनों को पीने का पानी पिला सकें और उपयोग में ले सकें कि वो किसी भी तरह के से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी जो है ट्रेनिंग के बाद में कहीं रोजगार या ऐसा कोई विषय नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी, वो अपने स्टेट्स जो है असेट्स की और अपने लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लें। इस तरह का भाव इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 22 श्री जगन्नाथ सरकार। माननीय मंत्री जी, आप जगन्नाथ सरकार क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य वो मेरा जो क्षेत्र है नवद्वीप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य से अवतार हुआ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अभी क्या है, इस वहाँ एम्स हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसलिए वो जो विमान परिसेवा के लिए गवर्नमेंट के तरफ क्या स्थिति है, क्या प्लानिंग है, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारे यात्रियों की सेवा और उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके समाधान के विषय पर है। अगर सांसद महोदय जरूर आकर मुझे मिलेंगे, उस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। श्री दयानिधि मारन। Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity. Sir, the minister is being very active, and my question pertains to his question that redressing of the complaints received by the passengers. Sir, post-COVID, the air traffic has increased incredibly, and throughout India, every in-city airport is now jam-packed at the peak times. I've been seeing the statements given by the minister to address the problem, but do understand that it's a daily ongoing process, and every day passengers are queuing up just to clear the security part of it, and sometimes passengers are missing their flights because of the traffic. So this is quite concern for all of us, because no steps have been taken. Because you had the COVID time where you could have expanded your security process or expand the area base, but nothing has been done, especially the peak traffic, sir. And the second part of the question, sir, I would like to know, when will you go inaugurate new Chennai terminal, which is nearly ready, so which is very important to us. Thank you, sir. Sir, the learned member, I would like to add, the question is on customer service and the Air Seva portal. However, the learned member has raised two extremely pertinent and important queries. One is related to the resurgence of traffic in the area of civil aviation. We have, as we are all aware, gone through one of the most turbulent times in civil aviation across the world during COVID, where all planes were stranded on the ground. It's probably one of the industries that was the most worst affected. And suffice to say, because of the policies of the government as well as the desire of customers to travel, we have experienced today a V-shaped recovery. I'd also like to report to this House that pre-COVID in 2019, the highest number of travelers per day experienced in India in its history was roughly about 4.07 lakh. We have broken that barrier 3 days ago, and we have reached the target of 4.13 lakh passengers per day. This talks to a great deal in terms of this government's and the Prime Minister's prerogative of, first of all, democratizing the area of civil aviation, increasing the breadth of civil aviation as well as increasing the depth of civil aviation. That, of course, brings with it issues with regard to crowding at airports. Also, we have to understand that civil aviation has a seasonality to it. The festive season starting from October until February is the peak season. We then have the normal season from March till roughly about May. And then we have a lean season in the monsoon from roughly about June till the end of September. I have had a very detailed meeting with not only our airport operators yesterday, but along with that with immigration, along with that with CISF. And what I have requested them is that we must put in a plan
in terms of peak hour planning for arrivals and departures, not based upon just an airport's capability of runway takeoff and landings, but on the whole process capability, right from when our passenger enters the airport to when he goes in for security check, to when he goes in for a baggage drop-off, and then goes to the gate. And look at the whole process based on which we should manage our number of arrivals and departures in peak hour traffic. So there's a great degree of volatility today. We need to smoothen out that volatility curve. All the airports have pretty much come on board, and very similar to the fog planning that we do in the winter schedule, I have requested them to also do this peak hour planning. Today, as we speak, that process is on, and I'm quite sure that we will be able to manage in India, unlike what we experienced in the US and Europe and many developed parts of the world. When there was a resurgence of traffic, there was mayhem at airports, baggage was getting lost. Our airports in India did a yeoman's job during that process, and even now with this new height of passenger traffic, we will smoothen out that process in the days to come. I'm very confident with our airport operators. Thank you. Srimati Mahbuba Motra. महबूबा मोत्रा जी नहीं आपने इनके बाद देना आप सब. Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing my question. Actually, this is related directly to customer service with air service, and I'd like to put the question to the Honorable Minister. This is something where a lot of aged people in India have children staying abroad and travel, say, once a year. Now, for example, if you're buying a ticket from Calcutta on Vistara to London, there is no direct flight, so the flight routes you to Delhi, via Delhi. You purchase a ticket which is Calcutta-Delhi, Calcutta-London. On the way, your luggage is booked through. On the way back, for example, a 75-year-old or 80-year-old couple, on the way back, they have to land in Delhi, wait at the baggage belt, take out their luggage, and then go themselves and rebook it to Calcutta. If you're going on British Airways on the way through, it's fine. On the way back, for example, if the flight is via Bangalore, they have to be at Bangalore airport at the baggage belt, take out these heavy suitcases on their own, then go and rebook it to Calcutta. For example, if you're traveling British Airways from here to Paris and the changeover is at London, your luggage is booked through to Paris. You don't have to take it out in London. So is this something that we really need to take up with international airlines, that you're having to break this, and older people and disabled people have to face a huge amount of problems taking out luggage themselves, putting it in, so this is something if you could, this is something if we could please take up. Thank you, sir. एक मिनट मंत्री जी, मेरा इतना ऐसा आग्रह है कि मैं सब सदस्यों को बोलने का मौका देता हूं, पर कई माननीय सदस्य ट्विटर में बहुत जल्दी लिखते हैं कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं देता. कम से कम उसका ध्यान रखें कि ट्विटर पे कभी स्पीकर के बारे में न लिखे. अच्छा होगा. माननीय मंत्री जी. माननीय मंत्री जी. Sir, I think that the member has put forward a very valuable suggestion. We will certainly look into that matter. For us, our elderly folks, our elderly population is an extremely important segment of our population, and it is our job to make sure that traveling becomes seamless and a very flexible process for them. So I shall certainly take that suggestion on board. As far as Mr. Baranji's question, which remained unanswered, which is the B part of his question, let me commit to him that we have a very, very aggressive expansion plan for the current Chennai terminal. We are spending almost 2,895 crores for that expansion plan, and the probable date of completion is somewhere in 2024. As soon as that gets done, we will certainly inaugurate it. Along with that, let me also suggest to him and request him that we would like to build a greenfield airport in Chennai as well. There is a new site that has been co-located between the state government as well as the central government. 4 sites had been offered. We've focused on one, which is Parandur. TIDCO had sent their proposal for site clearance to us. We have reverted to them with comments last month. If you can hasten up that process, it will help us very much. Shri Shashi Tharoor ji.
Thank you very much, Mr. Speaker. I think this is an excellent omnibus question covering all the suggestions people are giving for airlines. And I wanted to mention one particular thing, is that the Udan scheme, which of course serves underserved airports, we in Kerala are unable to benefit from this because none of our airports is technically underserved. But there are routes that are underserved or not even served at all. A question is coming up about Coimbatore a little later this morning. Classic example, there are no flights from any airport in Kerala to Coimbatore, even though it would actually be beneficial to people in eastern Kerala, in Palakkad, for example, where Coimbatore is the nearest airport. Could we not extend the benefits of the subsidy provided under the Udan scheme to well-served airports with underserved routes? So, for example, when the governor, Satashivan, used to have to go to Coimbatore from being governor of Kerala and Trivandrum, he had to fly to Chennai, change planes there and fly back to Coimbatore, which would be almost as long as going by road. And these kinds of things, we could easily have had a Trivandrum-Coimbatore flight, for example. Or indeed routes within Kerala, from Trivandrum up via Cochin, Kozhikode up to Kannur, 4 international airports, which don't benefit at the moment from any Udan connectivity or subsidy. Thank you, Mr. Speaker. So I thank the honourable member for his question on Udan, which again is not related to the core question, but I'm more than happy to answer that. It is our prerogative under the Prime Minister's leadership, as I mentioned, to both broaden as well as deepen civil aviation in India. Now, if we are to do that, we need to take the call. Are we going to do that with currently well-served airports in the country? Or are we going to both increase the penetration in rural areas as well as deepen that penetration in rural areas? And let me give a couple of examples of that. Many airports that have been wiped off the civil aviation map post-World War II, prior to independence in India, have resurfaced on the civil aviation map, all because of Prime Minister's Ude Desh Ki Aam Nagrik program. In the last 6 years, we have built out 70 airports, waterdromes and heliports under the Udan Yojana. Airports that one would never have conceived of. Rupsi in Assam, Darbhanga, Jharsuguda in Orissa, Kishangarh in Rajasthan. Airports that today give robust connectivity to earlier unserved populations across the length and breadth of our country, ranging between 50,000 passengers to 5.5 lakh passengers each. We have limited resources. Udan Yojana was given 4,500 crores in terms of capex and a viability gap funding program. Within that, today, we have transported in the last 6 years 1.1 crore passengers in our country that probably have never flown before in their lives. We have flown close to 2,15,000 flights in the last 6 years that would have never flown before. We have connected 70 airports along the length and breadth of India. And it is our target. Let me commit to our House, our hope that in the next 3 to 4 years, we will connect another 100 airports, waterdromes and heliports in India. Prior to independence, we had, prior to 13-14, we had 74 airports in our country. Today, in a matter of 8 years, we have built out a total of 71 additional airports, waterdromes and heliports, taking it to 145. So we are committed, but it is important to identify what our priority is. Once we increase our breadth, increase our depth, then certainly we will look at these areas without doubt. Thank you. Question number 23, श्री मलुक नागर जी आगे भी है. माननीय जल शक्ति मंत्री प्रश्न को पढ़ा माना जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के सदन के पटल पर रखा गया. माननीय सदस्य. सर, एक तो मेरी प्रार्थना है कि जो प्रश्न आए उसका जवाब या तो शाम को जरूर मिल जाए या सुबह 9 बजे तक जरूर मिल जाए. 11:15 बजे तक जवाब नहीं मिला, यहाँ आके जवाब लेना पड़ा है और 3 पेज का जवाब है. फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जब बाढ़ आए तो उस बाढ़ को इस तरह पूरे देश में फैलाएं, जो जहां सूखा पड़ता है उसको जोड़ा जाए. क्या कोई ऐसी योजना चालू है? अगर है तो कितने प्रदेश उससे पूरे हो गए हैं? और जो इसमें जवाब में 14 जगह बिंदु दिए हैं कि वहां गंगा जी के उस पे हम उसको संभालेंगे जो तटबंध कर रहे हैं, तो क्या बिजनौर
जिले को जिसमें बिजनौर लोकसभा और नगीना लोकसभा आती है वहां कोई प्रोविजन रखा है? वहां के क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी का ही है उसने उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठाया, 63 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए पड़े हैं, नाबार्ड ने सैंक्शन भी कर दिए हैं। तो क्या उनको लगा करके साझे के उपक्रम में कोई ऐसा सरकार का कोई प्रोविजन है जिससे पूरा गंगा जी जहां से निकलती है और आगे तक, और बिजनौर एकदम बिल्कुल उत्तराखंड के सीमा मेरी लोकसभा की मिली हुई है, क्या कोई प्रोविजन है ऐसा है? धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत में विशाल देश होने के नाते भारत में दो तरह के विषय रहते हैं कि एक तो पानी जो बरसात से आता है, एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में 11,000 मिलीमीटर बरसात होती है और जिस क्षेत्र में से मैं आता हूँ वहाँ 100 मिलीमीटर बरसात भी नहीं होती है। दूसरा, बरसात के क्षेत्रीय इम्बैलेंस के साथ साथ में बरसात के समय को लेकर के भी अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ देश में हैं। ये सच है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और देश के बहुत बड़े हिस्से में कई साल तक सूखा देखने को मिलता है। इसीलिए स्वर्गीय अटल जी ने ये स्वप्न देखा था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफर किया जाए। उसी के चलते माननीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, उस कमेटी ने जो काम किया, बाद में पिछले 10 साल तक बीच में यूपीए के शासन में उसे शेल्फ कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 साल से वापस हमने उस पर काम किया है। 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए देश भर में जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, और यदि वो सब धरातल पर उतर जाते हैं तो उससे लगभग 35 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकता है। हजारों मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की स्कीम्स को खड़ा किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से संबद्ध 2 प्रश्न आज सूचीबद्ध हैं, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। उन 30 लिंक्स जो आइडेंटिफाई किए गए उनकी सबकी पीएफआर बनी है, उसमें से 15 की डीपीआर भी जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। 5 प्रोजेक्ट को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में प्रायोरिटी से लिया गया और उनमें से मैं गर्व के साथ में, खुशी के साथ में कह सकता हूं कि लगातार बार बार बातचीत करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने एक नई शुरुआत इस देश में की। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने देश में ये नदियों के जोड़ने के प्रकल्प के लिए पहला समझौता भारत सरकार के साथ में किया। केन और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का बहुत बड़ा लाभ ऐसे क्षेत्र में होगा जहां पीने का पानी भी सब उपलब्ध नहीं था। बुंदेलखंड के उस सूखे रीजन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में, वहां के जीवन में निश्चित रूप से इससे परिवर्तन आएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए राज्यों को आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता है। जो लिंक्स हमने, जो डीपीआरस बनाई हैं वो राज्यों के साथ में शेयर किए हैं। राज्य अपने सहमति बनाएं और हम निरंतर राज्यों के साथ में बातचीत करके उस सहमति को बनाने का प्रयास करते हैं। केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी जब सहमति बनानी थी, माननीय सभापति महोदय, मैं 3-4 बार खुद दोनों प्रदेशों में गया, दोनों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर के वो सहमति बनी। और बहुत छोटे विषय को लेकर के राज्यों के बीच में मतभेद रहता है। मुझे लगता है कि हम सब सदस्य जो बैठे हैं सभी किसी न किसी राज्य से आते हैं और लगभग सभी राज्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से प्रभावित होते हैं। हम अपने राज्यों के साथ में बैठ करके उन्हें किस तरह से लार्जर बेनिफिट्स ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स अगर हम करें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इससे लाभ होगा। क्वेश्चन ओवर है शॉर्ट में सर, बस हल्का सा, बस केवल हल्का सा दो पॉइंट में कि क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ध्यान में रख करके हर साल पानी बढ़ना है, क्या सरकार की कोई योजना उसके तहत भी है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपने तालमेल किया है जो वहां देरी हो रही है? बहुत बड़ी। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय अभिनंदन किया है कि जो लिंक उनका था उस लिंक को लेकर के उन्होंने पहल की है। आने वाले मैंने आप सभी राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि हम भी अपने राज्य में इस तरह के इनिशिएटिव्स को लें। सिर्फ जो खड़ा हो जाएगा ना उसको कभी सप्लीमेंट्री विवेक नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के अनेक जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। जहां एक और केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जल संकट की समस्या का
समाधान होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पन्ना टाइगर रिजर्व व इसके प्रभाव की चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों का घर भी है। इसके अलावा इस योजना के विकास से दोंदन बांध के तहत लगभग 6000 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा भी है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार इन मुद्दों से निपटने व पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, इस हेतु क्या उपाय योजना करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बांध की परियोजना को बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इन सब की अध्ययन भी होता है, उसका क्लियरेंस भी लिया जाता है। हमने जो केनर बेतवा परियोजना के लिए जो दौधन बांध बनाया जाना है, उसमें जो भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व की सबमर्ज होने वाली है, उसका कंपनसेशन जो तय मानक है उनके अनुरूप उससे भी अधिक कंपनसेशन देने का प्रोविजन ऑलरेडी इसमें किया और राज्य सरकार इस पर बहुत तेज गति के साथ काम कर रही है। श्री नामा नागेश्वर राव जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये ड्राउट का और फ्लड का, ये दोनों इशू जो है ना कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने 3 पेजेस का फ्लड्स का बारे में जब क्वेश्चन पूछे तो 3 पेजेस का आंसर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट ऑफ द आंसर में जो कवर किया है उसमें रिवर लिंकिंग होने से ही ये इफेक्ट होगा बोल के बताया। पिछले 20 साल से जो है ना रिवर लिंकिंग का बारे में जो है ना हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ये जो है ना सब मेनली जो है ना हम लोगों का कंट्री में फार्मर्स जो है ना अभी भी जो है ना 60% 70% जो है ना गांव में लोग रहता है। ये फ्लड्स एंड ड्राउट का वजह से जो है ना कंट्री में काफी कुछ जो है ना लोग जो है ना सफर कर रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन में आप रिवर लिंकिंग का बारे में काफी कुछ बताया, मगर उसका कोई टारगेटेड ये साल में हम ये करेगा, ये साल में ये करेगा, कोई टारगेटेड डेटा जो है ना नहीं दे पाया। दूसरा, हम लोग को जो है ना तेलंगाना बनने का पहले यही सिचुएशन था, पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। एक गोदावरी को हम लोग जो है ना लिफ्ट करके एक 600 मीटर जो है ना वाटर को हम लोग लिफ्ट किया। अबो 600 मीटर मतलब अबो 1/2 किलोमीटर जो है ना सब पूरा एंटायर नहीं सब उसी कनेक्टेड सर। गोदावरी को जो है ना वेस्ट में जा रहा था, वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया। भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है, ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा, मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या, कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा रिवर लिंकिंग कब तक होगा? थैंक यू। मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य, ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें और मंत्री जी भी प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत जल्दी करना चाहिए, हम सभी की चिंता, और मैंने इस पर विस्तार से सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अधीर रंजन जी। Sir, in the reply statement, Minister has mentioned that to strengthen the structural measures of flood management, Minister implemented during 11 and 12 planned flood management program for providing central assistance to states for works related to flood control and erosion. सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने इससे, मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो मूल प्रश्न था उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आपने जवाब दिए? नहीं, मैं जवाब दिए, मूल से संबद्ध नहीं है, फिर भी जवाब दिया आपके प्रश्न का। और तब
मुझे लगता है अधीर रंजन जी अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर दो। आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। प्राथमिक रूप से बहुत राज्यों ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। यदि मैं उल्लेख करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के कालखंड में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में काम भी किया है। बहुत सारे जो है इस तरह के फ्लड इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य से भी यदि प्रतिवेदन आता है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद पे उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बहुत लंबी सूची है। अन्य नियम के तहत मैं कोशिश करूंगा, आप लिख के देंगे तो प्रयास कर पे इस पे चर्चा कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, लिख के दे देंगे तो कराएंगे। आप तो खड़े हो गए थे इसलिए आपको मौका दिया ही नहीं, मैंने आपको देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुंदरम, आप लिख के दो, सरकार भी तैयार है, करा देंगे। सर, क्वेश्चन नंबर, अरे तैयार है ना सरकार ने, हाँ भरी है ना। आप विषय तो लिखते नहीं हो, फिर बताओ बस सदन में बोलते हैं। के सुंदरम 24, क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। ऑनरेबल मेंबर्स, वेदर द गवर्नमेंट proposes to increase the number of international air services from Coimbatore International Airport, and if so, the details thereof. Sir, Coimbatore is a very, very important airport for all of us in Tamil Nadu. And let me place it on record that as far as the government is concerned, we have given 5 countries Coimbatore as a point of call. Sharjah, Dubai, Singapore, Sri Lanka, UK and USA, 6 countries. Along with that, sir, today we have connectivity to Sharjah of 10 frequencies per week and Singapore 14 frequencies per week. As we are all aware, civil aviation is an unregulated sector. Airlines make their own decision based on economic viability for connectivity to certain cities. It is our effort to make sure that all cities in India do get connected. Specifically, as far as Coimbatore Airport is concerned, there are a lot of works that are ongoing at the airport to improve the modernity of that airport. We are today looking at additional aprons, 7 aprons at a cost of 23 crores, the resurfacing of the runway at about 47 crores. We're also planning probably a new cargo terminal. All of these are keeping in mind our current air terminal capacity of 18,000 square meters and a total throughput of passengers of almost 3.6 million per year. Supplementary. Honorable Minister rightly told Coimbatore is an important city in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore district itself has more than 1 lakh MSME factories. Nearby Tirupur and Karur having more than 50,000 MSME factories. Coimbatore has more than 500 large-scale investment, and Karur and Tirupur also has more than 500 large-scale investment factories. These 3 districts itself, more than nearly 20 lakh employees are working. The daily footfall of Coimbatore Airport is nearly 10,000. Out of 10,000, more than 5% are international travelers. So the buyers coming to Coimbatore from different destinations are facing very difficult. So the growth of the Coimbatore depends upon the airport expansion. More than 20 years it is pending. Industries, political parties, we are representing continuously, but government is telling the reasons. I am not satisfied with these reasons, sir. If you compare other small airports, then footfall and international services,
You compare Coimbatore airport footfall and international services. Government take it seriously. Give us an opportunity to run at least 5 international airports immediately. Thank you, sir. So the member has raised a very valid point. Airports require connectivity. That connectivity can only be granted to airports if we build maximum capacity in those airports. In my previous answer, I have detailed the current connectivity in Coimbatore, the current works that our government is undertaking to strengthen Coimbatore. But there is one big impediment to modernizing and expanding airports. And that impediment is the availability of land from state governments. Now, the honourable member is a representative of his state government in his state, in Tamil Nadu. I do hope and I do request him to take up with the same fervour that he has in this House, the same agenda with his state government in Tamil Nadu, because for many, many years, we have been asking for almost 627.89 acres of land for Coimbatore Airport to be able to ensure that today Coimbatore Airport, which can only avail of Code C planes to be able to land, which means 737s and Airbus 320s, we want to expand that facility to Code E aircraft so that wide-bodied aircraft can land in Coimbatore. But that is only possible if the state government gives us that land so that we can expand. And it is my commitment that if that land is made available to us by his state government in Tamil Nadu, then we will certainly expand that airport in the days to come. Honourable Balu Sahab is a very, very senior member of this House, and please let me very respectfully respond to him. It is our effort to increase the runway length from the current 2,990 meters to 3,810 meters so that we can have Code E aircraft. We have represented to the state government many a time over many months and many years for this 627.89 acres of land to be handed over to us so that we are able to do that. If Balu Sahab uses it, sir, if I may kindly respond, sir, I have tried to, sir, if I, sir, if I may be given protection of the House. Thank you, Speaker, sir. Thank you, Speaker, sir. Through you, I'd like to ask the Honorable. एक मिनट मणिकम जी के बाद Thank you, Speaker, sir. I'd like to ask through you, sir, the Honorable Minister regarding the Madurai Airport's international connectivity. Madurai is the temple city and the gateway to the south of Tamil Nadu. Madurai got its first international connectivity flight in 2012 in the Congress government. First to Colombo, then to Dubai. From 2014, Madurai got only a connectivity to Singapore. Will the Honorable Minister share the details whether there will be steps to connect Madurai with Kuala Lumpur, Muscat and UK? And will the Honorable Minister share the roadmap for the development of Madurai Airport? Thank you, sir. Sir, this question is on Coimbatore Airport, so first please let me respond to Honorable Balu Sahab. नहीं, मैंने आपको बालू जी का जवाब देने के लिए नहीं कहा है क्योंकि बालू जी को मैंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है. Thank you, sir. Sir, I have to. ये व्यवस्था का प्रश्न है. Sir, through you. Sir, अलाउ करता बालू जी को. सर, आपके जरिए मुझे बालू जी को विनम्र पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे उत्तर देने का मौका आपने नहीं दिया. पर जरूर अगर अलग से जरूर मुझे मिले तो मैं उत्तर जरूर दूंगा. I will certainly answer you if we meet separately outside the House. To answer my young friend's question, Manik Tagore ji, and I must say that he's always very, very pursuant with regard to connectivity for Madurai. He has rightly mentioned that we have today 4 connectivities from Madurai to Colombo, Dubai, Singapore through SpiceJet and Air India Express. As we are all aware that this is a deregulated sector, airlines take their decision based on economic viability. But on his pursuance, if he and I meet outside the House, we will together try and speak with airlines to see what can be done. Pete Natarajan, thank you, Speaker. Lok Sabha है,
पी नटराजन साहब की। Thank you, Speaker sir. Through you, if there is any financial assistance from the central government to the land acquisition, the completion for the land acquisition at Coimbatore Airport. Can you hear me, sir? Let me say this, that as far as development of airports are concerned, money for acquisition of land is not given by the central government. That has to be given by the state government to enable the central government to do the capital expenditure to build out those airports. As we are all aware today, airports no longer are very easy to build. They cost hundreds and thousands of crores, and that money is put in place from the central sector by Airports Authority of India and many private sector companies for the airports they're building out. Question number 25, Sri Arun Kumar Sagar. अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व के अलावा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सड़क के विकास पर निर्भर करती है। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,247 किलोमीटर जो अप्रैल 2024 में थी, वह 20 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई है। मान्यवर, निसंदेह देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति आई है और हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। यह उपलब्धि एक सेकंड हाईवे के निर्माण की गति हासिल की है। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। एक सेकंड सर। और दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इसकी समानता नहीं है। कोविड-19 के महामारी के चलते हुए पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना बहुत उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सांसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है और ओके निर्माण कार्य को मंत्री जी नो धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है वो इनके क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल हाईवे 730C जो इनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है और ये प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, ईपीसी मोड पर है। इनका जो प्रश्न है शायद ये आगे पूछना चाह रहे थे कि इनमें कुछ गुणवत्ता को लेकर के कुछ इनको महसूस हुआ है कमी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़क निर्माण का कार्य है और सड़क निर्माण, सड़कों में गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक लैब स्थापित करने का भी निर्देश है, उन्होंने लैब भी स्थापित की है। अथॉरिटी इंजीनियर्स भी होता है जो भी स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वैसे भी पूछा है कि भाई इसमें जो कमी है, अगर कोई वर्क खराब पाया गया तो उसको हम दोबारा ठीक करेंगे और कोई भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं करती नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26, डाल सिंह बिसेन। 26
माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हैं। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसके रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं। और दूसरा, इसके कारण से जो शासन को जो फ्री गैस देने की योजना थी और रिफिलिंग नहीं करने के कारण से जो पेट्रोलियम विभाग को पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उससे लगभग हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हर एक उसको कितना लॉस हुआ और क्या इस दृष्टि से इसको पूरा करने के लिए रिफिलिंग के लिए क्या कोई जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे या रेट कम करेंगे? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honourable member for asking this question and for allowing me the opportunity to place some basic facts before this House. मुझे लगता है इस विषय पे शायद हम में से कईयों को थोड़ी जानकारी में कुछ कमी है। So the first submission that I want to make before the House is that the number of LPG connections which stood at 14 crores in 2014 has gone up to 32.5 crores now. The Ujjwala scheme, which the honourable member is referring to, was introduced in 2016, and the intention was that by a stipulated date, we would have a total of 8 crores Ujjwala beneficiaries who would get, as per the scheme, the chula and 1 gas cylinder free, and then subsequently they would avail of purchases of Ujjwala cylinders. The scheme, which was introduced in 2016 for 8 crore beneficiaries, was completed many months in advance. If I remember correctly, 7 or 9 months before the stipulated date. We then took a decision subsequently, more recently, that to these 8 crore beneficiaries, we would add 1 crore additional beneficiaries. Now, that figure of 9 crores was also reached. In addition to that, we decided that maybe in order to meet the demand of those who felt that they needed it, and these are typically households of what is called below the poverty line. And then that below the poverty line, we added others who were also equally needy. And we added another 60 lakh. So today, 9 crores, 60 lakh beneficiaries of the Ujjwala scheme are there. Now, the honourable member suggests that some people did not take any cylinder after the first one. Yes, factually sahi nahi hai. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. The price of LPG, Mr. Speaker, sir, because we are 55% dependent on imports, is set in accordance with the international price, which in the domestic Indian context is dependent on what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. During the recent period, the Saudi contract price went up by 303% internationally. It went up from something like 250 to 960. But thanks to the measures taken by the government and the determined resolve of the Honourable Prime Minister, we were able to confine the price of domestic gas to as little as 28%, even though the international price had gone up to 303%. What is the present price now? I will, if you allow me to, if you allow me to complete that, I will give you all the answers. Even when the international price was going up, we maintained a lower price. Yeah. Now the honourable member suggests that some people did not
avail of. The consumption of Ujjwala beneficiaries on an average was 3 cylinders per household. And during this period, it has gone up to 3.69 cylinders per household. So the consumption is going up, not coming down. The consumption typically, Mr. Speaker, sir, depends on what a typical household needs. And a typical household, let us say, husband and wife and 2 children, on an average would need, in my assessment, but 3.5 or 4 cylinders at the most. Now we are in a situation of what we do with the international price. Now the honourable member, the leader of the opposition party? Congress party. Okay, Congress party. I have a basic submission to make. When during the course of the pandemic, when this government, led by the Honourable Prime Minister, was feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, when we produced 212 or 220 crores overall of doses of free vaccine, which was distributed to people free. I am. What has no? I will please sit down. I will enlighten it. I am not surprised you are being devastated at the polls because your basic facts are not right. Let me tell you what has happened. Let me tell you what has happened. Sir, I am quite happy to allow the honourable member to vent this thing. I can fully understand his frustration. Let me give you the basic facts. From May of this year, we have introduced a payment of rupees 200 through direct beneficiary scheme, which goes straight into the khata or the account of the beneficiary of the scheme. So today the situation is a amount of 200 rupees per cylinder is being given. Now the answer which is sought, I will give you the full figures of Saudi CP declared by Aramco, which is the Saudi company. In April 2020, it was $236 per metric ton. In May 20, it was $340 per. Subsidy of this government has been prohibited to the poor people. When I want to explain to the honourable member that in March 2020, when economic activity throughout the world came to a grinding halt, the price of gas dropped. When the price of gas dropped, subsidy was not necessary. Now when the price went up, we have introduced 200 rupees per cylinder beneficiaries. Why would you want us to give? But the prices have been dipping. You are not giving any respect to the poor of this country. You have to listen to us. You are found a place. You are. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइटम नंबर आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कौशल किशोर जी। जी सर, महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम माननीय सदस्य सूचीबद्ध कागजातों ये सदन है, प्लीज बैठिए। हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं।
आइटम नंबर 5 महोदय भगवंत कुब्बा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 महासचिव। Sir, I lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July 2022. 1. The Indian Antarctic Bill 2022. 2. The Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. 3. The National Anti-Doping Bill 2022. 4. The Family Courts Amendment Bill 2022. And 5. The Central Universities Amendment Bill 2022. आइटम नंबर 7 श्री नायब सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रमांक 7 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 2022-23 का 36वां और 37वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्रीमती श्री के मोजी कनिमोजी जी। Sir, I beg to lay the action taken statements in Hindi and in English versions showing further follow-up action on recommendations contained in the action taken reports of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 9, Sri Dushan Singh ji. Rise to lay on the table the copy of the each of the 323rd report, 324th report, 325th report, 326th report, and 327th report on the Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture, listed against my name in serial 9 into the list of business. Thank you. Item number 10, Dr. Mahesh Sharma ji. Sir, I beg to lay on the table of the following reports, Hindi and English, version of the Standing Committee on Health and Family Welfare. 137th report on vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19. 138th report on medical devices, regulation and control. 139th report on cancer care plan and management, prevention, diagnosis, research and affordability of cancer treatment. 140th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 134th report on demands for the grants of 2022 and 23 of the Department of Health and Family Welfare. 141st report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 135th report on demands for the grants of 2022-23 of the Department of Health Research, Family Ministry of Health. 142nd report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 136th report on demands for the grants 2022-23 of the Ministry of Ayush. Item number 12, Sri Bhagwant Kubba ji. महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वित की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूं। Item number 13, Sri Subhash Sarkar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council established under subsection 1 of section 31 of the Institutes of Technology Act 1961, mentioned against the name of my colleague Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business. प्रश्न ये कि श्री सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री आइटम नंबर 14, सुभाष सरकार जी. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of National Institute of Technology, Science, Education and Research, NITSCR,
mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business. प्रश्न है कि सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हाँ, आइटम नंबर 11 श्री के रघुराम राजू। Sir, I raise to lay on table a copy each of the following reports in English and Hindi of Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 120th report on action taken on 110th report of the Committee on Pensioners' Grievances, Impact of Pension, Adalats and Centralized Pension Grievances, Redress and Monitoring System pertaining to the Department of Pension and Pensioners' Welfare. 121st report on action taken on 113th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Pension and Pensioners' Welfare. Number 3, 122nd report on action taken on 112th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Department of Personnel and Training. And finally, number 4, 123rd report on action taken on 116th report of the Committee on Demand for Grants 22-23 pertaining to the Department of Justice. Thank you, sir. शून्यकाल। हाँ, बताएं दी रंजन जी। हाँ, सर, एक ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कानपुर के कुल 650 श्रमिकों के पिछले 40 महीने से बकाया वेतन भुगतान के संबंध में दिलाना चाहता हूं। यह मेल 2017 में नीति आयोग के निर्णय के बाद बंद की जा चुकी है, परंतु इन मिल के कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनको नियमित वेतन नहीं मिल रहा। 40 महीने का वेतन बकाया है। मजदूर भिखमरी के कगार पर हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा के इलाज के लिए पैसा नहीं है। और जो मरीज रिटायर्ड होके उनको भी भुगतान नहीं हो रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। सत्यदेव पचौरी जी, नहीं, ऑनरेबल मेंबर हमें ना बताइए हमें क्या करना है, हमें ना बताइए। इधर देखिए, ऑनरेबल मेंबर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः स्मरण कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी माह में इन श्रमिकों का बकाया भुगतान करा दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रिथि पतक जी। धन्यवाद सम्माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं। सन 2017 में जब मैंने कई बार आग्रह किया तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए 2 ट्रेनों की सौगातें एक साथ मिली, जो निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार को इस विषय के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। और उन दोनों ट्रेनों की सौगात जो सिंगरौली से भोपाल एक्सप्रेस 22-165/66 और सिंगरौली से निजामुद्दीन एक्सप्रेस 22-167/68, ये दोनों ट्रेनें मेरे क्षेत्रवासियों को सुविधा देने के लिए चलती हैं सभापति महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें हफ्ते में एक बार चलती है। मैं वही पढ़ रही हूँ जो उसमें साप्ताहिक है। सिंगरौली जिला हमारा औद्योगिक इकाई का जिला है, कई सारी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं और जिससे लोगों का हमारे क्षेत्र से भोपाल और हमारे क्षेत्र से दिल्ली लगातार आना जाना बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साप्ताहिक ट्रेनें होने के कारण कभी कभी तो इतनी बुकिंग होती है कि अगले हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ता है
और ये जो सिंगरौली से भोपाल की ट्रेन है वो हफ्ते में 2 दिन चलती है और सिंगरौली से जो दिल्ली की ट्रेन है वो हफ्ते में 1 दिन चलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि इतने लंबे इंतजार को खत्म किया जाए और मेरे अनुरोध को स्वीकार किया जाए। मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से ये अनुरोध है कि हमारी ये दोनों ट्रेनों को नियमित कराया जाए जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री राम कृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफ़ी दिन पूर्व दी गई है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी दे दिया है, परंतु जो जानकारी है महोदय, उसके अनुसार बिहार सरकार से और भारत की सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी जमीन मांग रही है ताकि उसका विस्तार किया जा सके। कुछ तो अधिकृत जमीन का बाउंड्री भी हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार से स्वीकृति बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से NH-30 पटना बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर का एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का भी हिस्सा है, उसका निर्माण भी काफ़ी तेजी से हो रहा है। बिहटा में IIT, नाइलेट, ESIC का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, NIT फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, ड्राईपोर्ट एवं कई औद्योगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान भी कार्यरत है और निर्माणाधीन है। राजधानी का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा उसके आसपास क्षेत्रों में हो रहा है। उसके अलावे NH-30 पटना बक्सर बिहटा सरमेरा रामनगर कन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को भी एयरपोर्ट की सरल और सुगम और तेज संपर्कता प्राप्त होगी। उपरोक्त वर्णित तत्वों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वांछताएं बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है। फिर भी अभी निर्माण कार्य होने में विलम्ब है, मुझे समझ से परे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिला भी था, बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करवाई जाए और साथ ही साथ आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको विस्तारित करने के लिए और भी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करे और सहयोग करे बिहार सरकार, ताकि बिहार को एक बड़ी उपलब्धि मिल सके और उस इलाके में एक एयरपोर्ट के निर्माण के बाद बिहार के विकास की गति तेज हो सके। धन्यवाद सर। सभापति महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 80% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में विशेषकर 3 मौसमों पर आधारित फसल को मौसम के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भयंकर उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कीट पतंगों के प्रकोप से किसान की फसल नष्ट हो जाना। ऐसे समय में स्थानीय सरकार द्वारा राहत देने क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा राशि प्रदान करती है, लेकिन मुआवजा राशि बहुत ही कम नगण्य होने के कारण गरीब किसानों को की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल पाता और वे कर्ज से बोझ के कारण असहाय हो जाते हैं तथा उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि विषम परिस्थितियों से उबारने के लिए किसानों को अल्पवृष्टि
अल्प वर्षा, अतिवृष्टि होने की दशा में अकाल जैसी परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा आरबीसी 6.4 के तहत राशि प्रदान की जाती है। ठीक उसी प्रकार कीट पतंगों के प्रकोप से होने वाले कृषि नुकसान की भरपाई अगर आरबीसी 6.4 के तहत राशि प्रदान कराई जाती है तो निश्चित ही किसानों को राहत मिलेगी और पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही किसान कृषि कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। अतः आपके माध्यम से संबंधित विभागीय मंत्रालय से निवेदन है कि फसल मुआवजा नियम में संशोधन करते हुए कीट प्रकोप में नुकसान होने पर फसल की मुआवजा राशि आरबीसी 6.4 के तहत प्रदान कराने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय गृह मंत्री जी का से निवेदन है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई समूह और संगठनों द्वारा मतांतरण एवं धर्मांतरण जैसे समाज विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह समस्या समाज और देश की दिशा को परिवर्तित कर रही है। इन संगठनों द्वारा आमतौर पर गरीब विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। भारत में कई ऐसे मामले देखने में मिले जिसमें जबरन धर्मांतरण एवं मतांतरण के कारण से अनेक लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह हमारे हिंदू धर्म के लोगों को मतांतरण की ओर धकेलकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिससे कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं किसी समाज का नहीं हूँ, मैं संविधान को नहीं मानता, इस तरह के विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि एक दलित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उक्त समस्या इस राज्य में गंभीर रूप से धारण कर चुकी है, जिससे कि आदिवासी राज्य के संस्कार एवं संस्कृति समाप्त होने का भय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि इस तरह जबरन धर्मांतरण मतांतरण पर कठोर से कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री केशरी देवी पटेल, श्रीमती केशरी देवी पटेल। आपका ध्यान जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। प्रयागराज जिले की आबादी लगभग 60 लाख है। प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ 16 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एयरपोर्ट में लगभग 16 विमान मूवमेंट हो रहे हैं। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि प्रयागराज से दिल्ली एवं दिल्ली से प्रयागराज सुबह 7 से 9 बजे एवं शाम को 7 से 9 बजे के आसपास सेवा शुरू की जाए। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मुख्यालय, उच्च न्यायालय तथा कई विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान तथा ये शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज में हर 12 वर्षों में कुंभ एवं हर वर्ष माघ मेला संगम तट पर लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। संगम में स्नान करने के लिए वर्ष भर हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर आवक कार्गो की अस्थायी सुविधा दी गई है, परंतु कार्गो भेजने और स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि एयरपोर्ट की भविष्य की विस्तार योजना में कार्गो कॉम्प्लेक्स का प्रावधान है। कार्गो सुविधा होने पर यहाँ के किसानों और छोटे व्यवसायियों द्वारा अपने उत्पादन जैसे अमरूद, आम, हस्तशिल्प एवं सामग्री तथा खाद्यान्न आदि को तत्काल बड़े बाजारों को भेजा जा सकता है। कार्गो सुविधा हो जाने पर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। प्रयागराज एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के साथ एक जॉइंट एयरफील्ड है, जिसके कारण रात के समय विमान के संचालन एवं एयरपोर्ट में विमान विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है।
इस हेतु सरकार के स्तर में से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाने की आवश्यकता भी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उद्दंड मंत्री जी से मांग करती हूं कि प्रयागराज से दिल्ली एवं दिल्ली से प्रयागराज हेतु सुबह 7 से 9 बजे एवं शाम को 7 से 9 बजे के आसपास उड़ान सेवा शुरू की जाए एवं प्रयागराज एयरपोर्ट में से कार्गो सेवा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तथा हज के लिए भी विमान की सेवा शुरू की जाए। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री दिलीप सेकिया जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए आपने मौका दिया। मैं एक ऐसे शख्सियत का मैं इस संसद में उल्लेख करना चाहता हूँ जो भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा उपेक्षित रहे हैं। इसे आसाम आहोम सेना के वीर सेनापति लासित बोरफुकन, जिन्होंने मुगलों को 17 बार पराजित किया है और पूरे आसाम सहित पूर्वोत्तर और साउथ ईस्ट एशिया को मुगलों के अतिक्रमण से बचाया था। ऐसे महावीर लासित बोरफुकन जी, लासित बोरफुकन के 400वीं जयंती के अवसर पर मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों में इन महान असमिया योद्धा मां भारती के सुपुत्र लासित बोरफुकन के जीवनी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके और साथ ही साथ महावीर लासित बोरफुकन का प्रतिमूर्ति संसद परिसर में लगाने का एक विषय भारत सरकार कृपया हाथ में ले। आहोम सेना ने मुगलों की कई बार धूल सताई, हमेशा युद्ध में हराया। गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने आहोम साम्राज्य के खिलाफ सरायघाट की लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में मुगल सेना ने 1000 से अधिक तोपों के अलावा बड़े स्तर पर नौकाओं का उपयोग किया था, लेकिन फिर भी लासित बोरफुकन की रणनीति के आगे उनकी एक नहीं चली। लासित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह मुगलों की कई बार रणनीति फेल कर दी थी और युद्ध के मैदान में हराया था। मुगलों को हराने वाले लासित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय की याद में हर साल असम में 24 नवंबर को लासित दिवस मनाया जाता है। महावीर लासित बोरफुकन के नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में वेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लासित मेडल भी कहा जाता है। इसी साल 23, 24 और 25 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम का भी 400 जयंती का आयोजन किया गया। मैं फिर से एक बार ऐसे अहोम सेना के वीर सेनापति, भारत के स्वर्णिम इतिहास में उपेक्षित वीर योद्धा लासित बोरफुकन को अपने देश के इतिहास में जो उनका योगदान रहा, इस कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीबीएसई और अपने एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम में शामिल करने का मांग करता हूं। साथ ही में संसद परिसर में उनका प्रतिमूर्ति लगा करके नॉर्थ ईस्ट के प्रति, आसाम के प्रति एक संवेदना दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी संसदीय क्षेत्र के विशेष तौर से करावल नगर विधानसभा के अंदर पानी की निकासी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। रीड करो जी। इन गलियों से गुजरते समय हमें उनका सामना करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसको हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज्ड का दाग हटा दिया। फिर भी दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा पीडब्ल्यूडी के नालों की नियमित सफाई व्यवस्था न होने के कारण पानी गलियों एवं खाली प्लॉटों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि सोनिया विहार के पास स्थित पुलिस एकेडमी के सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में फैले हरित क्षेत्र में घरों से निकलने वाला पानी सालों से जमा होने के कारण हरे भरे पेड़ सूख गए हैं। कई लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है। इस गंदे पानी से भूजल भी जहरीला हो रहा है सभापति महोदय, और कैंसर जैसी महामारियों से क्षेत्र की जनता परेशान है। रिलीज ड्रेन को पक्का बनाने की योजना विगत 8 वर्षों से विचाराधीन है, तो बंद ड्रेन का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और बीमारियां भी उत्पन्न कर रहा है। साथ ही इससे पर्यावरण की सुरक्षा को भी खतरा हो गया है। अतः मैं आपसे, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं
कि करावल नगर क्षेत्र में पानी निकासी की समस्याओं के निदान के लिए हस्तक्षेप करें ताकि पानी निकासी की समस्याओं का निवारण हो सके और लोगों को राहत मिले। ऑनरेबल मेंबर श्री रवि किशन जी। एकदम जी नाते आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेलकूद, पर्यटन, व्यापार आदि का बहुत बड़ा केंद्र है। गोरखपुर में वीर बहादुर सरकार द्वारा ऑलरेडी चिन्हित भी किया जा चुका है, जिसके तहत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल, तरणताल, फुटबॉल ग्राउंड आदि का निर्माण किया जाना है। लेकिन इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई महोदय। अंततः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप की भूमि को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आधुनिक खेल संसाधनों से विकसित करने के लिए अविलंब धनराशि जारी करने की कृपा करें। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाए तो पूर्वांचल में बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेके मेडल लाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश के युवा शक्ति को खेलों और उन्मुख करके उसके उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया जाए, ताकि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं में देश का नाम रोशन करें। गोरखपुर के युवा अत्याधिक प्रतिभाशाली हैं महोदय। ये मैं चूंकि पर्सनली वहां रहता हूं तो देखता हूं, दे आर फैंटास्टिक, दे आर वेरी टैलेंटेड, फायर है सब में। उपरोक्त खेल कूद परिसर को विकसित करने से थैंक यू ऑनरेबल मेंबर रामदास, काफी लाभ होगा। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर रामदास सीताड़ा। सभापति जी, सदन के माध्यम से माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निवेदन करना चाहता हूं कि 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा फूड एंड सेफ्टी बिल लोकसभा में लाया गया था, जिसे 2011 में सदन ने पारित कर लागू कर दिया था। इस बिल में खुदरा खाद्य तेल की बिक्री के लिए प्रतिबंध कर दिया था, जिस कारण संबंधित विभाग इसका कड़ाई पालन से करने के कारण विक्रेता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी देश भर में लगभग 7% लोग जो मध्यम एवं निम्न वर्ग के हैं जो खुदरा खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि डब्बा बंद तेल की काफी कम दामों में खुदरा खाद्य तेल बाजार में उपलब्ध है। अंत सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने फूड एवं सेफ्टी बिल लागू कराया है, वह निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों की हितकारी नहीं है तथा जनता एवं खुदरा व्यापारी के लिए, इसलिए इस बिल में सुधार करने एवं खुदरा खाद्य तेल की बिक्री और उपयोग अनुमति देने का कष्ट करे, जिससे कि मध्यम से एवं निम्न वर्ग के लोगों का राहत मिले। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स श्रीमती रजिता कोहली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मैं दिनांक 28/5/2022 को मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम नागल में लगी क्रेशरों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि वहां पर लंबे समय से पहाड़ों को इस प्रकार खोदा गया कि जमीन से एक नदी की तरह पानी निकाल दिया गया। लोगों द्वारा लाखों टन अवैध खनन किया जा चुका है, जिससे राजस्व और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहाड़ों को ही खत्म कर दिया गया, जमीन में से पानी निकाल दिया गया और जो प्लॉट ई ऑक्शन होने थे वो गायब हो गए महोदय, क्योंकि निश्चित रूप से अवैध खनन करने वालों को पूर्ण संरक्षण मिलता है। इस बात को बार बार छुपाया जा रहा है। अवैध खनन के निरीक्षण के दौरान कई बार मेरे ऊपर हमले किए गए हैं महोदय, जिसके संबंध में मैंने पुलिस को भी कई बार लिखा है, परंतु पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप करे। इस प्रकार
की जांच करे कि ईडी अथवा सीबीआई से कराई जाए ताकि धार्मिक नगरी के पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रमा देवी जी। नियम 377 के अधीन मैं सूचना देने के लिए खड़ी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। देश के अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में बिहार से मजदूर का पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि बिहार से जाने वाले अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से वहां तिहारी मजदूरी का काम करते हैं तथा रोजी रोटी एवं गरीबी के कारण वे असुरक्षित वातावरण में काम करने को विवश होते हैं, जहां से आए दिन इन मजदूरों की दुर्घटना में मौत की खबरें हम लोगों के सामने आती रहती है। उस समय संबंधित कंपनी, एजेंसी तथा ठेकेदार द्वारा मुआवजे के नाम पर 25-50 हजार रुपये मात्र देकर मामलों को खानापूर्ति कर दी जाती है, परंतु उस समय न तो वहां की राज्य सरकार द्वारा और न ही काम करने वाली एजेंसी द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की जाती है। ऐसे में उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अधिकांश मृतक अपने परिवार का मुखिया होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों को हित में ऐसा ठोस प्रावधान किया जाए कि मजदूरों की घटना स्थल पर मौत के बाद वहां की राज्य सरकार अथवा संबंधित एजेंसी द्वारा उचित अनुदान मिल सके। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री एस मुनिस्वामी। ऑनरेबल मेंबर श्री चेडी पासवान जी। मेरा नाम तो सभापति महोदय पहले से गड़बड़ा है और गड़बड़ मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद निशान सिंह को माफी मांगने से इनकार करने पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 7 जून 1958 को तोप के मुंह में बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। सन 1857 के अग्रणी सेनानी बाबू कुंवर सिंह के साथ के सेनानी थे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। अमर शहीद निशान सिंह का पैतृक गांव मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बड्डी है। सासाराम के कुराइच नामक स्थान पर उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमर शहीद के स्मृतियों को ताज़ा करने एवं उन्हें चिर प्रतीक्षित सम्मान देने हेतु सदन के माध्यम से हमारी मांग है कि अमर शहीद के नाम पर सासाराम बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, ऑनरेबल मेंबर। जी मैं हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए मामले खेतौड़ी व घटवाल और घटवार को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने तथा उसके बाद अनुसूचित जाति मंत्री के दिए जवाब तथा आश्वासन के बाद भी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं होने के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं एक ऐतिहासिक किताब द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन ऑफिसर रिटन बाय आर कास्टेयर्स के संदर्भ को उल्लेखित करना चाहता हूं। आर कास्टेयर साहब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने लिखा, जिसका कि प्रकाशन मैकमिलन एंड कंपनी ने लंदन में 1912 में किया, जिस वक्त की अंग्रेज को यह पता नहीं था कि वो देश आज़ाद हो जाएगा और वो चले जाएंगे। उस किताब के अनुसार
ये किताब कहता है, ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि 1855 में संथाल पन्ना एक नया जिला बीरभूम को काटकर बनाया। और उस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये खेतौड़ी, घटवाल और घटवार का जिक्र करते हुए वो 1790 के परमानेंट सेटलमेंट का हवाला देते हैं। और वो सेटलमेंट के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र था संथाल पन्ना का, उसमें केवल भूइयां घटवाल, खेतौड़ी, हिंदू, मुसलमान और पहाड़िया रहते थे। और 1790 में यहां कोई भी संथाल नहीं था। और इस किताब के फाइंडिंग के अनुसार यह कहा जाता है कि ये जो खेतौड़ी, घटवाल और खेतौड़ी, घटवाल और घटवार है सर, ये शेड्यूल ट्राइब थे और ये ओरिजिनल शेड्यूल ट्राइब थे, ये किताब कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी 1950 तक वो घटवाल श्रेणी में थे, खेतौड़ी शेड्यूल ट्राइब श्रेणी में थे, उनको आज तक इसका दर्जा नहीं मिला। मैं बार बार ये मुद्दा उठाता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के जो ये वंचित लोग हैं, जो कि सचमुच में शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, और इनको आज़ादी के 75 साल बाद ये अधिकार नहीं मिला है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए और इसी अधिकार के बाद उनके साथ हम न्याय कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री के मुरलीधरन। Proposal is pending with the Ministry of Railways to introduce a railway line from Koilandi in Kozhikode district via Kalpetta to Kadakkola, a suburb of Mysuru. This was the only viable proposal for railway connectivity between Wayanad and Mysuru districts without disturbing wildlife habitats much. If the proposed railway line comes, the distance from Kozhikode to Mysuru will be considerably reduced by 230 kilometers as against the existing distance of 715 kilometers via Bangalore and 507 kilometers via Mangaluru. The new routes would reduce the travel distance from Bangalore to Thiruvananthapuram by almost 120 kilometers and from Mysuru to Thiruvananthapuram by about 330 kilometers, thus benefiting travelers from South Kerala also. Regarding environmental clearance, the procedures included the consent of Kerala and Karnataka Forest Departments, State Wildlife Boards, National Wildlife Board, National Tiger Conservation Authority, Central Empowered Committee, and finally the Supreme Court. Incidentally, the Karnataka government, citing ecological concerns, have not entertained the two main projects of Kerala Rail Department Corporation Limited, the special purpose vehicle set up for Nelambur Nanjangode and Thalassery Wayanad Mysuru projects. Hence, I request the Government of India to take immediate necessary steps to implement the proposed Koilandi-Mysuru railway link. Thank you. Devambikapalji. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 377 के अधीन मुझे अनुज्ञा प्रदान की है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अक्टूबर माह के शुरू के 12 दिन में ही 145.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राप्ती में, बूढ़ी राप्ती नदी में, गंडक में, बाणगंगा में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ गई। और अक्टूबर माह की बारिश का जो सामान्य होता है रेनफॉल, उस सामान्य बारिश की तुलना में 657% अधिक बारिश हुई, क्योंकि अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश में, बिहार में बारिश नहीं होती है, केवल जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही बारिश होती है। तो इस 657% सामान्य वर्षा से अधिक होने के कारण 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए उत्तर प्रदेश के, और अप्रत्याशित रूप से लगभग 13.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मेरे सिद्धार्थनगर जनपद के
580 गांव को लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ से गांव जब मैरून हो गए, राप्ती, बूढ़ी you read your statement. हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस बाढ़ के कारण जो उत्तर प्रदेश में बूढ़ी राप्ती नदी, राप्ती, गंडक अक्टूबर के माह से प्रभावित होने के कारण 21 जिले के 2235 गांव में पूरे बाढ़ से लोग डिस्प्लेस हुए और फसल का नुकसान हो गया, लोगों के घर की नुकसान हुई और लोगों की जिंदगी, कई लोगों की मौत हो गई। मैं पढ़ रहा हूँ, 13.5 लाख लोग प्रभावित हुए और उसके कारण किसानों की धान की फसल भी बर्बाद हो गई। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, मतलब You read. I am reading only this. I am reading. No, only this will be in the record. I am reading in Hindi. That's why I think it's difficult for you to understand. Your speech will not come to the record. Only this. तो अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों को और गरीब लोगों को जो नुकसान हुआ, चाहे उनकी फसल की नुकसान हुआ हो या उनके घर का, तो उसके लिए मैं केंद्रीय एक अध्ययन दल जाए जिससे कि वहाँ पे सर्वे करके जो क्षति हुई है उस क्षति प्रभावित से उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हमारी सरकार किसानों के लिए है, तो उससे किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। एक दैवीय आपदा ग्रस्त जैसा जिला था इस बार बाढ़ के कारण। थैंक यू। नहर कट गई थी, बंधे कट गए थे, सड़कें कट गई थी। थैंक यू। शेडोर प्रकाश। धन्यवाद। शेडोर प्रकाश। Thank you, Mr. Chairman. I draw the kind attention of the government towards the urgent need to the implementation of railway coaching terminal project in Nemam, Kerala. The foundation stone for this terminal was laid in March 2019. Detailed project report of Rs 117 crore was submitted to the Railway Board in November 2019. Even after 3 years, the Railway Board has not initiated any further action. There is no justification for this inordinate delay. Development of the Nemam terminal is necessary to get the benefit of track doubling and to allot more trains to the state of Kerala. Immediate intervention of the government is required to clear the confusion over this crucial project and to start the works without further delay. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Dr. Shashi Tharoor. Chairman, I wish to draw the attention of the Fisheries Minister to the recent protests by the coastal community in Vizignam in Thiruvananthapuram demanding stoppage of works relating to the Vizignam seaport, citing increased coastal erosion that is affecting their lives and livelihoods. As the House knows, I have repeatedly raised the plight of the fishing community in Parliament, as well as the issue of coastal erosion. Whether Vizignam seaport, located on an important international sea trade channel, is responsible for the plight of the fishing community deserves to be studied. But it is beyond dispute that their other grievances are fully justified and must be resolved. At the same time, the development of Vizignam is of vital national importance, since 70% of India's imports are currently transshipped in foreign ports. The protests have seriously impeded the port construction. It is imperative that the coastal community's concerns are addressed now that an amicable resolution has been reached to the current impasse. I urge the government to conduct an expert study of coastal erosion along southern Kerala's coastline, recommend measures to check and reverse its effects, and meanwhile provide immediate relief and rehabilitation to the affected persons. Given that the state government's resources are unavoidably limited, I urge the central government to arrange a special package to alleviate the severe woes of the coastal community, particularly our fisherfolk. Thank you, Mr. Chairman. Dr. T. Sumadi Tangapani. Thank you very much, Mr. Chairperson. The Chennai MRTS, which was started initially from Chennai Beach Station to Chepak in 1995, on 1/11/1995, was later extended up to Thirumailai on 19/10/1997. It was further extended up to Thiruvanmiyur on the 26th January 2004. The Chennai MRTS was subsequently extended up to Velachery as on 19/11/2007, covering a distance of 19.34 kilometers and 18 stations along the route.
Sir, in 2008, the Southern Railway took up the work for further extension of Chennai MRTS for about 5 kilometers from Velachery to St. Thomas Mount. Unfortunately, it remains pending for the last 13 years for various reasons, including problems related to land acquisition. The pending litigation was duly cleared and orders passed in favor of the Chennai MRTS by the Madras High Court. South Chennai is the hub for IT corridor, business and many industries. People from all over India travel to and fro in South Chennai for their business and job-related purposes. Traffic congestion in South Chennai is not only a major hazard to the public, but also creates undue hardships. I'd like to point out that the 5-kilometer stretch from Velachery to St. Thomas Mount is one of the main arterial routes in the suburban transport system of Chennai. It connects the suburban roads, Chennai Metro and also Southern Railway lines. There's an urgent need for speedy action for the extension of Chennai MRTS route from Velachery to St. Thomas Mount. Completion of the stretch will not only bring about vast changes in the prevailing traffic congestion in Chennai, particularly South Chennai, my constituency, and ease the plight of the public, but also it will help in reducing the carbon footprints due to excess vehicles on road. Above all, completion of the stretch will make a positive turnaround in the physical and financial performances of the Chennai MRTS, as also the success of the suburban transport system in Chennai. Hence, I urge upon the Union Government through you, sir, to expedite the extension of MRTS from Velachery to St. Thomas Mount as quickly as possible. Thank you. Thank you. Dr. DNV Sindhil Kumar ji. Not present. Shrimati Chinda Anuradha ji. Thank you, Chairperson, sir. Sir, when a woman travels, all that she wants is safe travel, whether it is late at night or early in the morning. However, despite many efforts, the safety of women in public transport, especially on trains, has still not been accomplished. They still face incidents of eve-teasing or fear of sexual harassment and thus have to avoid traveling long distances unaccompanied. This issue of safety consequently prevents their access to public transport and to travel freely as their male counterparts. It affects the mobility choices of women. They may adopt different coping strategies such as avoiding travel at certain times, traveling in groups, or avoiding travel altogether. These barriers that women face due to lack of safety can affect their access to opportunities and impact their autonomy. Thus, along with the current measures and acts, having a women-only train will help us to achieve our goal of increasing the safety and security of women passengers and removing the barriers to women and girls' safe access to public transport, sir. Sir, therefore, through you, I request the Minister of Railways to introduce a special sleeper class women's train with all compartments reserved for women passengers, as it would ensure a safe travel experience for women from all backgrounds, sir. Thank you, sir. Thank you. All members, Srimati Wanga Geeta Vishwanath ji. Not present. Srimati Pradima Mandal ji. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to speak in the 0 hour. Oh, no, sorry, sir. Under Rule 377. Yes. Actually, I gave a request later for 0 hour also, but I didn't get. So now I got a lottery under 377. So thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to speak an important issue under Rule 377. Yes. Sir, Canning Railway Station falls under my parliamentary constituency, Joynagar, is a suburban station which experiences heavy footfall daily. Not only does it serve the people of the rural area who travel to and fro to the city, but also tourists. Since it is the gateway of Sundarbans, it holds a special importance as a mode of connectivity. The problem that I would like to put forth is related to basic human necessity. Canning Railway Station is in dire need of a public toilet. In the absence of a proper toilet, men are seen urinating in the surrounding areas and women have to suffer. People have to wait long hours just to use a restroom. This shouldn't be happening. Thus, I request the Honorable Railway Minister
to look into the matter and take necessary steps for constructing a public toilet at Canning Railway Station along with water facility. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member C. Sadavkisan Lokande. Sadavkisan. अध्यक्ष महोदय, मैं 377 के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है और पानी की दिक्कत होने से मेरे क्षेत्र में 7 ब्लॉक है। तो 7 ब्लॉक में जो पानी की दिक्कत है, जो समुद्र में जाने वाला सह्याद्री पर्वत है, जो वहाँ बांध बनाएंगे तो मेरे क्षेत्र में जो पानी का दिक्कत होने से मेरा अहमदनगर जिला में शिरडी क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ। और ब्रिटिश लोगों ने 7 डैम बनाया, 3 डैम बनाया पानी की। 2 मिनट सर, मेरे क्षेत्र में 2 बात है दिक्कत। आपका स्टेटमेंट रीड करो। हो उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट रीड करो, भाषण नहीं है, भाषण नहीं है, रीड करो। ये शिरडी क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ। गोदावरी बेसिन में गोदावरी है, मुड़ा है, पवारा है, मालुंगी है, आडाला प्रमुख है, जो सह्याद्री पर्वत से पानी निकलता है। एक बांध बना के उसमें जो पानी बहेगा, नदी जोड़ प्रकल्प है, उसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे क्षेत्र में कोपरगांव है, राहता है, अकोला है, संगमनेर है, राहुरी है, श्रीरामपुरा है, नेवासा है। ये क्षेत्र में पानी की काफी दिक्कत है। तो ये बांध बनाने से जो लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7, मेरे क्षेत्र में नासिक में और मराठवाड़े में 5 जिला है, उसमें पानी के लिए उपलब्ध है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो प्रकल्प जो है स्टेट गवर्नमेंट के आने के बाद मेरे क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है उसकी पूरी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर ऑनरेबल मेंबर अजय कुमार मंडल। सभापति महोदय, एनएचएससी के 0 माइल मिर्जा चौकी रोड के मेंटेनेंस के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर को पैसा नहीं मिल रहा है। इधर हाईवे की हालत दिन वो दिन बिगड़ती जा रही है। अनगिनत गड्ढों के कारण वर्षों से एनएचएससी आम लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। मजबूरी ही नहीं, लोग इस पर चल रहे हैं। बारिश शुरू होने के बाद से इसकी स्थिति नरकीय हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे में फंसकर बड़े छोटे वाहनों रोज पलटकर काफ़ी लोगों को घायल कर देते हैं। एजेंसी के परियोजना प्रबंधक एवं विभाग द्वारा जून माह में अवगत कराया गया कि 1 सप्ताह के अंदर उक्त सड़क के सभी गड्ढों को भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु आज तक उक्त रोड का मरम्मत कार्य में केवल खानापूर्ति की गई है, जबकि इसके चौड़ीकरण निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व दोनों चयनित एजेंसियों को मरम्मत कर सड़क चलने लायक बनाना था। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि एनएचएससी की मरम्मत कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए एवं मरम्मत कार्य के लिए प्राप्त धनराशि की जांच की जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि एनएचएससी के मरम्मत कार्य हुए आवंटित धनराशि का प्रयोग हुआ है तो धरातल पर कार्य क्यों नहीं दिख पा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री किंजरापुर राम मोहन नायडू। Thank you, Chairman, sir. Sir, last year, prior to the Honorable Finance Minister's visit to Panduru in Srikakulam district on National Handlooms Day, I had given a representation dated 3rd August 2021 with various proposals for development of Panduru Khadi, including getting a geographical identification tag or GI tag for Panduru Khadi, sir. I was glad to read the reply to my Parliament question dated 3rd August 2022 during the monsoon session that the GI tag application process has finally been initiated by Khadi and Village Industries Commission. GI tag will improve the income of weavers of Panduru Khadi, and also it will help to fetch a high premium price for its uniqueness and protect the Panduru Khadi weavers from counterfeit or duplicate products, sir. I request the government to expedite this GI tag application as weavers have suffered greatly during the COVID pandemic. Getting the GI tag for Panduru Khadi will improve the income of Panduru weavers and help them bounce back, sir. Thank you. Thank you.
Honorable Member Shri P.R. Nadarajan ji. Thank you, Chairman sir. The Insurance Regulatory and Development Authority of India is a regulatory body tasked with regulating the licensing and insurance and reinsurance industries in India. The IRDA has a new proposal to bring Bima Sugam exchange against the interest of insurance industry and its policy holders. This industry is having assets of more than 40 lakh crore at present, which was earned by the dedicated service of the staff, agents and development officers of the insurance industry. It is one of the wealthiest public sector. It is giving a major share to the Indian economy for providing basic amenities in the rural area across the country by giving loans to the central state government, and its shares are mostly with the government sector. If IRDA's above proposal are accepted, there will not be any chance for the ordinary people who are unable to read and know the terms and conditions while choosing a policy to suit their earnings and savings and to avail the benefits of policies. At present, about 200 different sets of insurance policies are offered in the insurance industry by both government and private companies. Since ordinary people have to apply for a policy now, only online portal only, due to ignorance, there would be more chances of rejecting or their choice of they may be unaware of the claims details of their policy on its maturity. There are more precedents on the privatization policy of the government in the past. The recent and classic example of erstwhile Telecom was converted into BSNL Corporation on 1/10/2000 during the Prime Ministership of late Atalji. And now it is in the edge of government CPSU status and will be thrown out of allowing most of the activities of BSNL by investing thousands of crores in infrastructure, incentives to the private sector from the government budget. Hence, I urge upon Union Government through this August House to drop IRDA Bima Sugam exchange proposal for the safety of policy holders, their claims of policies in the maturity period, to save the government-owned industry, insurance industry, wealth of 40 lakh crore, and to save more than 24 lakh well-educated agents, staff, development officers who are completely depending on this employment for their livelihood. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Chandra Prakash Chaudhary. सभापति महोदय, मेरे द्वारा 377 के तहत सदन को सूचना देता हूं कि मेरे लोकसभा में कोल इंडिया लिमिटेड में बीसीसीएल के पश्चिमी वासरी जोन वासरी डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत दुग्धा कोलवासरी तथा महुदा कोलवासरी रॉ कोल के अभाव में वर्षों से बंद है। इन दोनों कोलवासरी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुनिडी कोलवासरी की तरह काफ़ी मजबूत है। यदि इन दोनों वासरी को भी नियमित रूप से रॉ कोल उपलब्ध कराया जाए तो गुणात्मक लाभ राष्ट्र को मिलेगा एवं रोजगार भी स्थानीय को मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय कोयला मंत्री जी से राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित में झारखंड में बीसीसीएल के पश्चिमी वासरी जोन के दुग्धा तथा महुदा कोलवासरी को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की मांग करता हूं। Thank you. Honorable Member Shri Nabha Kumar Sadani ji. थैंक यू चेयरमैन सर। आपने 377 के जरिए उत्तर प्रदेश और समग्र भारत का आदिवासी की हक के लिए हमको बोलने देने के लिए। चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में गौंड समुदाय को 13 जिले में एससी से एसटी किया गया, लेकिन अभी वो लोग सर्टिफिकेट बनाने के लिए
बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वेट करो। यस सर, 10-15 हजार रुपया भर के वो लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं। दूसरा है पाथरी ओजा नायक, लैंड रेवेन्यू के मुताबिक वो लोग हाई कास्ट का है, वो लोग भी एसटी में डाल दिया गया है और लोगों को लगता है उन लोग आदिवासी का हक छीन लेके जाएगा क्योंकि वो एडवांस लोग हैं। तीसरा है ईपी में 2022 में नगर निकाय नगर पालिका परिषद के निर्वाचन में एक भी सीट रिजर्व नहीं है उनके लिए, लेकिन 17 में है। मेरा इसलिए आग्रह है इंडियन और यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इजीली बनाने का कृपा करें। दूसरा है ये जो पथरी औजार नायक उसको एसटी लिस्ट से निकाल दिया जाए। और तीसरा है नगर निगम निकाय में एसटी का रिजर्वेशन हो जाए। थैंक यू सो मच। Item number 18, discussion under Rule 193. मैं यही आपसे अनुरोध करना चाह रहा था कि हम आइटम नंबर 18 ले लें क्योंकि स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है और हमें इसको समाप्त भी करना है। कल रिप्लाई दे देंगे मंत्री जी, आज चर्चा करा लेते हैं। If House will agree. Okay. Item number 18, discussion under Rule 193. Sri Gopal Shetty. Not present. Sri Manikam Tagore. Thank you, Chairman sir, for having the discussion, continuing the discussion on the sports development under Rule 193. And I'd like to, I was saying about the cabinet minister, he was, but the young minister is there from the MOS to hear our views. Sports unites youth, sports gives confidence, sports build trust with communities. The need for Bharat Jodo is an important process, and with Bharat Jodo only Bharat Jito can happen. Honorable Minister of Sports, how many districts we have world-class infrastructure? Can we develop infrastructure in district-specific talent and amenities being developed in each district? There is a story of a young under 20 athletes from Madurai, whose name is Selva Prabhu. He has won a world under 20 medal in triple jump, and the government of Tamil Nadu under Chief Minister, Honorable Chief Minister, had given 4 lakh rupees as a cash award for him. But what is the help from the central government? How we are going to use that talent to make him to play for India in the future? Under 20 is an age where we need to invest a lot, and a player's talent can be developed who can be developed as a player for India in the next Olympics. Except cricket, many sports, now youth are getting attracted and involved. Federations and associations play a major role in these sports, other sports. And private sector is also a very important factor in the investment part into it. How the ministry is planning to welcome the private sector to support the rural players, particularly the rural sports who are from the backward regions of south of India or any parts of India. How the private players, private companies are going to be encouraged to support them. We have a tax terrorism mentality now. All the agencies are behind the business people, those people who are not supporting the government. Will there be this mindset be changed, and they will be encouraged to support those private sector people, to support the major rural sports events also? Will there be concessions given to them? Another very important thing I'd like to mention is the sensitivity of the federations are needed, and we need to develop how sensitive of the people in the federations are. We hear many insensitive approaches by the federations. How the sports ministry appreciates the sensitivity of an association, how it punishes, or how it handles the insensitive associations also. Women cricket team and women hockey team have different challenges.
how, as a society, we support those sisters who played an important role in making India proud in the world forums. These teams, particularly the World Women Cricket team and hockey team, and those women players needs to be appreciated, and their talent should be showcased and celebrated. In the reply to the Lok Sabha, the Honorable Lok Sabha, the Sports Minister has replied that there are, under the Khelo India scheme, there are 300 projects sanctioned and around 2753.78 crores of rupees has been spent. It's an appreciable thing that the government is taking interest in investing on the projects. But when we see the number of projects given to Tamil Nadu, among the 300 projects, there are only 5 projects to Tamil Nadu. Why this discrimination? Tamil Nadu also needs support from the central government. I hope that in the coming years, Tamil Nadu should also be given its due share and due promotion also. Tamil Nadu, in the new, our Chief Minister has announced a plan to have a sports city. Will the central government support the sports city plan of the central government, state government? Will there be the Modi Sarkar will stop the discrimination towards Tamil Nadu and support Tamil Nadu in this minimum in the sports field? With that thing, I'd like to thank the Honorable Speaker for allowing me to speak on this subject. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Smithanand Saraswati ji. धन्यवाद सभापति जी। 193 के तहत चर्चा में खेल पर पहले भी चर्चा हुई और आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। भारत खेल की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है। हमारे देश के युवा स्वाभाविक रूप से खेल में रुचि रखते हैं और हमारे कुछ समय पहले तक भारत केवल मात्र एक खेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के रूप में खेल को एक नया रूप देने का प्रयास किया है, खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेल विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम भारत की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी, जो राजीव गांधी खेल अभियान, जिसे पहले युवा क्रीड़ा के नाम से जाना जाता था, अर्बन स्पोर्ट स्कीम और नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च सिस्टम प्रोग्राम को जोड़ता है। माननीय सभापति जी, योजना का प्रमुख लक्ष्य एथलीटों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है, उन्हें आगे संवारने और वित्तीय सहायता के लिए पहचानना है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में खेलो इंडिया आवंटन में 48% बजट की वृद्धि हुई। हालांकि यह देखना बाकी है कि जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। युवा भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो भागीदारी में बाधा आती थी, जब से खेलो इंडिया का कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हुआ है, इंडिया स्कूल गेम्स में 2018 में 3764 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसके बाद 2 वर्षों में पूरे देश में एथलीट की संख्या जो है वो 6000 तक पहुंच गई है। पूरे देश में युवा मामले और खेल मंत्रालय जो था, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया जिला केंद्र बनाए गए। इस परियोजना का कुल बजट 14 करोड़ से अधिक है। परियोजना में
युवा एथलीटों को उनके चुने हुए खेलों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। माननीय सभापति जी, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसे अप्रैल 2018 में टॉप्स एथलीटों को प्रतिबंधित करने और व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता टीम बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। यह योजना पूरी तरह से चालू है और 2020 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पहचाने जाने वाले संभावित एथलीटों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, जैसे कि विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उपकरण और कोचिंग शिविर, साथ ही ₹50,000 का मासिक वजीफा प्रत्येक एथलीट के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार यह योजना वर्तमान में 13 खेल विषयों में 104 टॉप स्कोर ग्रुप एथलीटों का समर्थन करती है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एक राज्य एक खेल नीति लागू करने की योजना बना रही है, जिसका हाल ही में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने माननीय प्रमाणिक जी ने खेल में उल्लेख महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में खेलों को महत्व देने के लिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे ग्रामीण खेल हैं, जैसे पिछले दिनों में कबड्डी को महत्व दिया गया, कुश्ती को आप देखेंगे तो कुश्ती में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जिस प्रकार का परचम हमारे खेलों में लहराया है, एक सामान्य परिवारों की बेटियां किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में आई हैं, इसी तरह से एथलेटिक्स के रूप में आप देखेंगे कि हमारे बच्चों ने पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से माने हमारे खेल राज्य मंत्री जी प्रमाणिक जी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचल के अंदर खेलों को विशेष महत्व देना चाहिए। गांव में छोटे छोटे बच्चों को हम प्रोत्साहन करेंगे, नर्सरी विंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी, स्कूलों के अंदर से बच्चों को सिलेक्ट करके नर्सरी विंग खोल करके और उनको यदि छात्रवृत्ति देंगे तो उससे हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे जिनको अवसर प्रदान होगा, मौका मिलेगा, और मौका मिलने के बाद में जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका एक प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी लोकसभा के अंदर एकेडमी, एक बावड़ी गांव के अंदर बालिकाओं की एक एकेडमी चलती है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप उसको खेलो इंडिया में परिवर्तित कर लेंगे तो छोटी छोटी बालिकाएं आगे बढ़ती हैं। कबड्डी में भी हमारा एक छोटा सा गांव है, वहाँ की जो अंडर 18 की बेटियां हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लेवल के ऊपर 2 बार लगातार खेल में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और माननीय सभापति जी, मैं जिस लोकसभा से हूं और जिस गांव में मैं रहता हूं, जहां पर आश्रम है, अकेले उस गांव के अंदर इस बार 3 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, यानी एक ही गांव के बच्चों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है। आयुष बगड़िया, हमारे जयदीप राजपूत, लोकेंद्र सिंह राजपूत, हमारी बेटी है सरोज पिपलोदा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल करके आई हैं, और हमारे ही वहीं के रहने वाले रणजीत सिंह पिपराली जिसने मास्टर गेम्स इटली में 2019 में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, बजरंगलाल ताखर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्डी है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मैंने निवेदन किया था तो हमारे सीकर में आपने इंडोर स्टेडियम दिया है, लेकिन एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें यदि एक कोर्ट मिल जाए, एथलेटिक्स कोर्ट, तो हमारे खिलाड़ी और आगे बढ़ सकते हैं। एक एक गांव से जब हम 3-3 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय दे सकते हैं तो पूरे क्षेत्र में, हमारा एक छोटा सा गांव है, उसमें गांव के लोगों ने जनसहयोग से किस प्रकार का स्टेडियम बनाया है कि जिला स्टेडियम से बेहतर बनाया है। तो इस प्रकार से गांव के लोग मिलकर के जनसहयोग से खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि खासतौर से गांव के अंदर विंग्स दी जाएं, और मेरे क्षेत्र में जैसे मैंने बावड़ी की बात की, हॉकी की,
बास्केटबॉल वहाँ का विशेष खेल है। 20 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अकेले सीकर जिले ने बास्केटबॉल में दिए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि मैं बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ यदि सेंटर खोले जाएं तो हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री लाऊ श्री कृष्णा जी। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on sports. The member has already placed on record the number of medals that we have won in Tokyo Olympics. Even though there was a COVID pandemic that was there, still our athletes have done exceedingly well, and they've won 7 medals, 1 gold and 2 bronze, and 2 silver and 4 bronze. And not only the Tokyo Olympics, but even the Paralympics as well. Our athletes have done exceedingly well, and they won 19 medals, and they brought laurels to the country. But at the same time, this is all focused on the getting the medals and everything. And with regards to the infrastructure that is there, that is available in the country to actually get these medals, yes, we are doing exceedingly well. The government is doing exceedingly well. Not only just the government, but even the associations. When compared to 10 years or 15 years back, they have become so professionally organized right now. Very transparent as well, all these associations. Because of that, we can see all these results over here. But the problem is the infrastructure, and the focus for us is very much on the Olympic medals and Olympic tally right now. And the infrastructure that is being developed across the country is all focused on that. If you take, for example, the academy, Gopichand Academy in Hyderabad, which has produced Saina Nehwal, PV Sindhu, and a lot of world champions who has gone and won the medals. And also recently I visited one of the sports facility in Bangalore, Padukone Dravid Sports Facility, fantastic sports facility. Anyone who goes to Bangalore definitely has to visit that. It is helping a lot of people to get into sports and everything. So, but the problem is all this infrastructure and all the focus from the government is on actually getting the medals and world championships. But we must understand sport is a holistic thing. Sport actually brings in team spirit. Sport actually helps us understand when we fall down how to get up. These are the things that we learn. We have to learn in life. It takes a long time, but if you have to learn in the sports, it is the best way to learn in sports, because whatever you learn in sports, it happens in a very short duration of time. Why I'm going in this direction was with regards to the usage of drugs across the country. If you've seen from 2017 statistics to 2022 statistics, it almost jumped across the country. If you see Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, anywhere if you look at it, it has gone up by almost, the seizures has gone up by almost 10 times. The only way that we can curb this menace was if we can bring these sports to the youth at the grassroots level. This has been done in the Scandinavian countries. If you've gone through the studies and in the Scandinavian countries, they have done fantastically well how they used football to actually bring down alcohol abuse and drug abuse in those countries. We should take a leaf out of it. Yes, we need the medals and world championships, but at the same time, we should use sport to make sure that our behavioral changes actually happen in the society. So I hope the minister will take it up. And I have to thank the Anurag Thakurji, even though he's not here, because I have to thank Anurag Thakurji, even though he's not here. He has I approached him for a sports center in my constituency. He has come forward and under the Khelo India scheme, he has sponsored he has sanctioned an indoor stadium. I have to thank him, even though he's not here. Let's not limit at one place to one constituency or but make sure that it actually reaches to every corner of this country, not just for the Olympic medals, but to bring the social change in this country. I hope the minister will take it up and make sure that it happens on ground. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Sri Ravi Kishan ji.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खेल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खेल हम लोगों के लिए कुश्ती हुआ करता था या खेल हम लोगों के लिए गिल्ली डंडा हुआ करता था, तो ऐसे माहौल से निकल कर जब आज हम लोग 2022 में हैं, जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत हमारे मंत्री, हमारे खेल मंत्रालय ने इसको एक नई उड़ान दी, एक नई ऊंचाई दी है। वेर आई कैन सी कि हमने लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल्स में आगे आए हैं। तो आज मुझे खुशी है कि आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच they get maximum medals and bronze and gold, तो वहां पर उनके पास उनकी एक योजना के तहत होता है कि उनकी टीम जाती है उनके वहां के राज्यों में और एक टीम ऑफ पूल बैठी रहती है जो अध्ययन करती है कि ये स्पोर्ट्समैन या ये लड़का या ये बिटिया, ये लड़की बहुत टैलेंटेड हैं और उनका सिलेक्शन होता है एंड उसके ऊपर स्टडी करके उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका नाम सेंटर में भेजा जाए। तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो आज एक देश में हमारे बच्चों के लिए एक नया एक विश्वास पैदा किए स्पोर्ट्समैन के लिए इन एवरी फील्ड, मैं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी, खेल मंत्रालय को भी कहना चाहता हूं कि एक नेशनल टैलेंट ऑफ पूल हर राज्य में क्रिएट किया जाए, जहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाए, बच्चों पर ध्यान दे, हु आर द किड्स, कौन बढ़िया करेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट करके केंद्र में उनको खेलो इंडिया के तहत उन लोगों को फंड करके वी मस्ट प्रमोट देम, उनको हम आगे लाएं और हर साल है। और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये भी कहना चाहता हूं कि एवरी स्कूल मस्ट एक होता है कि जरूरी है आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना, जरूरी है आप टैलेंट के साथ आप आगे आएं, जरूरी है आप इसमें बढ़ें। और उसके अंदर जैसे मेरे गोरखपुर में नौकायन, हमारे यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारे यहाँ झील बहुत बड़ी है, तो नौकायन से हम लोग बढ़ सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फुटबॉल ग्राउंड्स, वी हैव इन क्रिकेट के अलावा भी जो और खेल हैं, जो देसी खेल हैं, उसमें आगे बढ़ें। और स्कूल में जब ये मस्ट हो जाएगा तो हमारे स्कूल के बच्चे, जो मैं अक्सर कहता हूं कि ड्रग्स से बचे रहेंगे, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, नशे से दूर रहेंगे। जब खेल के प्रति, अपने शरीर के प्रति अपने पर ध्यान रहेगा, देश के लिए भी आप आगे बढ़ोगे, शरीर के साथ भी आगे। और 65% ऑफ युवा जो इस देश में है, जो विश्व का सबसे बड़ी आबादी, वी हैव यूथ हियर, वो बचेगा और हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, वो चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि सांसद स्पर्धा के दौरान हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स करवाए अपने जिले में, वो भी बहुत ही फ्रूटफुल रहा, उससे अवेयरनेस बहुत आई। और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बट आई मस्ट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड मेरे खेलों मंत्रालय में, जहां पे आज मेरे गांव देहात के बच्चे अपने आप को लोनर या अकेला ये नहीं समझ रहे हैं। राज्य सरकार, पूज्य महाराज जी, योगी जी भी, हम लोग काफी वहां पर एक बजट है, व्हेनेवर द विनर कम्स उनको एक अच्छा इनाम मिलता है, इनाम राशि मिलती है, उनको कपड़े, किट से लेके उनकी पढ़ाई, उनके फ्यूचर पर पूरा ध्यान दिया जाता है। खाली बच्चों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री बीबी पाटिल जी। Chairman sir, thank you. Sport helps children develop important life skills such as leadership, discipline, teamwork, tolerance, hard work and cooperation. Every possible sport could be played in India almost throughout the year. Yet year after year we fail even to qualify in most international sports. Many reasons like government apathy and lack of infrastructure have been ascribed to this dreadful performance. We all must be aware of the Toyota Olympic bronze medalist boxer, where she had complained for mental harassment due to constant changes of her coaches, due to which her preparation for the major event of the Commonwealth Games got affected. The athletes who have already reached
a certain level, if they are being mentally harassed, then what about the ones who are all still struggling? Athletes who are representing our country globally, if they are in such a condition, how can we expect them to bring medals and glory to the country? And the youth to take up sports, what type of examples are we setting for the youth of the country? This is just one incident. However, there are so many such incidents where athletes have to face and go through such issues. Other countries nurture their athletes' talent with world-class coaching and leading advancement in sports science and technology. And on the other hand, country are not giving them their dues also. Sir, moving further, there is no doubt that India lacks world-class infrastructure for sports. This is what makes us poor countries that the smaller than an average Indian districts produce more Olympic golds in the single Olympics than we have earned since the beginning of modern Olympics. In India, there is a support and financial incentives for the top sports persons. But the same is not true to those who are struggling to rise to the top. Sports is not just for winning medals. Children and youth need to know the positive impact of the sports on physical and mental health. When they know the importance of sports, they will more likely to take up a sport. The government should provide adequate infrastructure, equipment and human resources in schools and colleges to guide the trained students in sports. Physically fitness and physically literacy should be made compulsory from the elementary schools. Sir, Indian Paralympic dreams are earmarked by overcoming the most challenging odds. Sports elevates the lives of these athletes and these around them. But the disabilities and stigma they had to overcome, and the risk they take for a chance at glory or unnerving. Although India fared better at the Tokyo Paralympic than the Olympics by medal counts, the kind of support and access provided to para-athletics in the country. In the state context, when compared to the able-bodied athletes, there is a much that need to be done to bridge this gap and home talent, no matter their disabilities present. And the government has a crucial role in play here. Transport cost a major hassle for para-athletics in India. A policy providing them affordable travel to sports supporting facilities will help massively in developing talent across the nation, because access to facilities is the key. There is a need to government assistance in athletics and Olympic sports to make them commercially viable. In order to further the development of emerging athletes, para-sport training facilities are essential and need to be established in every state in the next decade of capitalizing on the growing popularity at para-sports. After seeing our athletes excel on the global stage, there will be more disabled youth wanting to prove their mettle on the international stage. A central sector scheme by Ministry of Youth and Youth Affairs Sports, with one of the objective being broadcasting participating sports among the disabled, will be helpful. Subsidies and grants for the sports coaching institutes will ensure the retaining of the remarkable coaches. Technology can be bring people together and generate greater participation in para sports as well as. I would like to proudly state that our Honorable CM Sri KCR Garu is determined to make Telangana state a sport hub and also to create international standard infrastructure. In the districts, as he feels that there is no dearth talent given the impressive performance of the athletes. From the state in the recent national games, our Honorable CM Sir has also instructed setting up a minimum sport facilities from the panchayat level across the state and sanctioned 5 lakhs each of them. I urge the central government to set up Khelo India centers under Khelo India schemes in Kamaradi district and Jairabad under my Lok Sabha parliament constituency, so that the athletes living in and around my parliamentary constituency and mentioned districts can get better training facilities to sharpen their skills and excel in the sports. Thank you, sir. Yes, Honorable Member Sri Manoj Tiwari ji. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे ये विषय मिला बोलने के लिए। वैसे तो सब लोग मुझे एक सिंगर एक्टर जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब मैं एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड एमपीएड करके
और अपनी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा और मेरा पूरा जीवन स्पोर्ट्स से जुड़ा है। आज भी हम लोग पूरे देश में एक खेलों से जुड़े हुए हैं। आज जैसे ही खेल की बात चलती है तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दिया जाता है जो मनोबल दिया है वर्तमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम बहुत पहले से चूंकि खेल के मैदान में भी रहे हैं सभापति महोदय, हमने नहीं कहीं देखा कि खेलने के लिए जाते हुए खिलाड़ियों को देश का प्रधानमंत्री मिलता हो। अभी नरेंद्र मोदी जी को ये करते देखा। फिर हमें पुराना समय याद आया। फिर जब किसी ने पदक जीत लिया, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक गेम्स हो, अगर किसी ने जीत लिया पदक, उसके बाद हम लोगों को यदाकदा टीवी पर उसके घर की, उसकी माँ की, पिता की, उसकी बहन की ऐसी कोई फोटो या वीडियो दिख जाती थी। लेकिन अब हमें दिखता है कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया है और नरेंद्र मोदी जी उस विजेता से बात कर रहे हैं और वो वीडियो वायरल होती है। तब हमें लगता है कि इस देश में खेल का भविष्य बहुत बड़ा है। लेकिन इधर ही आना है। अब मेरे विपक्ष के साथी ये ना समझे कि मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे पास सुझाव नहीं होगा। इन सारी चीजों के बाद आज मैं बहुत सारे सुझाव भी अपने खेल मंत्रालय के लिए रखने वाला हूं, लेकिन ये ऐसी बातें हुई हैं जिसने मनोबल बढ़ाया है और जब मनोबल बढ़ा है तो हमें उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे आज हमें विवेकानंद जी की भी एक कहानी याद आ रही है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक दुबला पतला व्यक्ति गया, बोला हमें आपको ज्वाइन करना है, हमें संन्यास लेना है। तो स्वामी जी ने उनको ध्यान से देखने के बाद कहा कि बेहतर ये होगा कि तुम जाके पहले फुटबॉल खेलो। ये आज भी उदाहरण दे करके, और उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे तब तक आपको किसी फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और फिर हम लोग अंग्रेजी में सुनते भी थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज जब अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे इसी सदन का एक दिन याद है जब हम लोग मणिपुर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल पास कर रहे थे सभापति महोदय। और वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसका लगभग, जो अच्छी मुझे अगर याद ठीक से है तो लगभग 550 करोड़ का उसका बिल था। आज उससे पूरे देश के बच्चे, अभी पीछे कुछ दिन पहले मेरे बिहार का एक बच्चा वहां से पढ़ाई करके आया और वो एक जगह अपनी ट्रेनिंग देना शुरू किया है और वो उसकी चर्चा करने लगा। फिर मुझे गर्व हुआ कि ये सरकार बहुत अच्छे दिशा में कदम भी उठा रही है और एग्जीक्यूट भी कर रही है। एक बहुत अच्छा नियम आया है इस देश में कि जो भी कोई ग्राउंड बनाना चाहता है तो उसको देश की जो हमारी स्पोर्ट्स मंत्रालय है उसको लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता करती है। अब ये सुन के मुझे थोड़ा मेरे बचपन का समय याद आया। सबका समय अपने को याद आएगा जब हम लोग को गांव में खेलना होता था। सभापति महोदय, आपने भी ये देखा होगा कि जब खेलना होता था तो पहले हम धान कट जाता था तो उसकी जो डंठल लगी होती थी उसको निकाल करके कुदाल फरसा लेकर के बराबर करके ईंटा से कुछ के हम लोग ग्राउंड बनाते थे, तब जाके खेलते थे। और कितने बच्चों के तो उंगलियां उसमें फट जाते थे। आज सरकार खुद अगर इस तरफ बढ़ रही है कि उन्हें भी हेल्प करना है तो ये कार्य तो बहुत अच्छा है, मगर मैं खेल मंत्री जी से मेरा ये सुझाव होगा कि वो जो नियम है वो बड़ा सख्त है। उस नियम को थोड़ा सा हम जब सहज करेंगे तब हमें इस गांव में इस देश के प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड देने का हमारा सपना पूरा हो सकता है। तब जाके हम लक्ष्य को पा सकते हैं।
इस देश के प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड होना बहुत आवश्यक है सभापति महोदय। और आप देखिए, एक गांव में अगर किसी सांसद ने या विधायक ने वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवा दे, अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड बनवा दे, तो उसके वोट में 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 लाख का इजाफा हो जाता है। ये छोटी सी बात को प्रधानमंत्री जी ने समझा, तभी रवि किशन जी हमारे साथी जब ये कह रहे थे कि हमने सांसद खेल महोत्सव कराया, तो ऐसा सपना तभी हो सकता है जब उसको समझा जाए। और दूसरी चीज, हमने इसका महत्व भी देखा। मैं अपने क्षेत्र में जब सांसद खेल महोत्सव करा रहा था सभापति महोदय, तो हमारे क्षेत्र की 560 8 साल से 12 साल तक की बच्चियां आ गईं और वो कहने लगी हमें खेलना है। मैं करा रहा था क्रिकेट का टूर्नामेंट, मैं सोचा इन बच्चियों को क्या खिलाऊं, मैंने उनकी दौड़ रख दी और 560 बच्चियों ने वो दौड़ में भाग लिया कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके सबको एक एक टी शर्ट देना पड़ा। और तब मुझे नरेंद्र मोदी जी की उन बातों का अर्थ भी समझ में आया कि खेल के द्वारा हम कैसे जुड़ सकते हैं। मगर 2-3 सुझाव मेरे आज जरूर रहेंगे, जिसके कारण आज मुझे अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करना है। हमारे खिलाड़ी सिर्फ पदक जीतने तक ही नहीं हमको सीमित रखना चाहिए। जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है तो वो अनुशासित भी होता है। अनुशासित होने के बाद उसके अंदर हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की शक्ति आती है। सभापति महोदय, मेरा ये अपना अनुभव है कि अगर जिसने अपने जीवन में खेल को उतार लिया, वो कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। जैसा मेरे साथी ने कहा, वो ड्रग्स के तरफ नहीं जाएगा। और इसके कारण हम लोगों को खेल के द्वारा हो रहे व्यक्तित्व विकास को भी ध्यान में रखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहे हैं। इसीलिए जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहां से हर खेल के लोगों को सहायता करने का प्रावधान है। लेकिन मेरा एक अनुभव थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। अपनी लोकसभा को लेकर खेल मंत्री जी बैठे हैं कि हमें एक रेसलिंग मैट के लिए 2.5 साल रिक्वेस्ट करना पड़ा, फिर भी उसका और रेसलिंग मैट नहीं मिला। तो मैंने एक चिट्ठी भी लिखी। मेरी प्रार्थना है कि इन जो सहायता ऑलरेडी हो रही है उसको सिर्फ अधिकारी तक ही न छोड़ा जाए, उसको एग्जीक्यूट करने में उस नियमों को सरल किया जाए ताकि हम सही मायने में उसका लाभ उन लोगों को दे सकें। हम जिस रेसलिंग मैट और जिस अखाड़े की बात कर रहे हैं, वहां से हमें दिव्या सेन जैसी पहलवान मिली है जो वर्ल्ड के फोरम पे जाके भारत के लिए पदक भी लाई है। हमारे वाराणसी में, वाराणसी की एक चर्चा करना चाहता हूं सभापति महोदय। हमारे बनारस के और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की खुशी का ठिकाना नहीं है जब हमें 450 करोड़ का एक बजट मिला है। वहां एक सिगरा स्टेडियम है। सिगरा स्टेडियम को पहली बार एक बड़े अत्याधुनिक स्तर का स्टेडियम बनाने का कार्य शुरू हुआ है। मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो वहां के सांसद हैं, और खेल मंत्रालय को, जिन्होंने ये बजट वहां के लिए निर्गत किया। कार्य शुरू हो गया, हमने नक्शा भी देखा है। पर मेरा इसमें छोटा सा सुझाव है। खेल मंत्री जी यहां बैठे हैं। सर, बनारस में और भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से वो भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सकते हैं। अगर उनको चिन्हित करके, मैं उसकी लिस्ट भी देने वाला हूं, सर को दे सकता हूं, अगर उनको शामिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़े स्तर पे पूरे पूर्वांचल और वाराणसी क्षेत्र को एक बड़ा फायदा होगा। जी, बीएचयू ग्राउंड का ही यूनिवर्सिटी है, तो बीएचयू के तो फिर भी ठीक है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो बीएचयू से बाहर के हैं, आदरणीय श्रीकांत जी, और बाहर के होते हुए भी वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंचे हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा
कि मैं एक शारीरिक शिक्षक की पढ़ाई पढ़ा हूं और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भारत की खेल नीति में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से खेल नीति खिलाड़ियों को सही मायने में फायदा पहुंचा रही है, केवल यही नहीं कि जब वो जीत जाए तभी उनसे बात हो रही है। एक जो सबसे अच्छी बात हमें दिखी कि खिलाड़ियों में जैसे ही क्षमता दिखती है, लक्षण दिखते हैं कि ये खिलाड़ी अपने जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर थोड़ा सा कुछ ऐसी क्वालिटी दिखा रहा है जिस पे थोड़ा काम करने से बड़ा यश दे सकता है भारत को, तो उस पे भी खेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। फिर उनकी न्यूट्रिशन की बात आती है। हम समझते हैं इस सदन का हर साथी बहुत खुश होगा कि जो डाइट था, उस डाइट का जो दर था, जो पैसा दिया जाता था, आज उसको भारत सरकार ने लगभग उस डाइट को 3 गुना उसका खर्चा कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद भी करते हैं। सभापति महोदय, लेकिन इसके साथ साथ जब हम उन खिलाड़ियों को ढूंढने के क्रम में जाते हैं तो मेरा मानना है, हो सकता है कि हमारा सुझाव थोड़ा सा खर्चीला हो, माननीय खेल मंत्री जी उसको जरूर ध्यान देंगे कि हमें ग्रामीण स्तर पर और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां भी उनके सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अभी भी बच्चों को अपने गांव से या गांव के समूह से बहुत दूर शहर जाना पड़ता है। मेरा एक सुझाव है कि क्या हम इन सिलेक्शन को कभी कभी गांवों में सिलेक्टर्स को भेज सकते हैं, कभी कभी उनकी कंपटीशन जो आमतौर पे लोग, स्थानीय लोग कराते हैं या एसोसिएशंस कराते हैं। हम सभी को पता है कि हर खेल का एसोसिएशन है, तो क्या हमारी सरकार के द्वारा कुछ कोशिश हो सकती है कि हम सिलेक्टर्स को गांव-गांव या गांवों के समूह तक भेजें? एक दूसरी हमारी एक छोटा सा सुझाव रहेगा, मैं कंक्लूड करने वाला हूं सभापति महोदय। दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि जब हम लोगों का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उस दौरान कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता नहीं जान रहे होते हैं कि उनके अंदर कितनी उनकी ऊर्जा कितनी है, उनकी एजिलिटी कैसी है। ये सारी चीजों को अगर हम जैसे गांव-गांव आजकल स्वास्थ्य सेंटर, अभी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, चले गए, इस पे मैं आने वाला था कि जैसे हम लोग वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर गांव-गांव हो रहा है, तो मैं अपने खेल मंत्री जी को कहूंगा कि सर, अगर वेलनेस सेंटर पे हम खिलाड़ियों की क्षमता का भी टेस्ट करने लगे, तो जरूरी नहीं हम बीमार का ही केवल टेस्ट करें, तो भी हम एक खिलाड़ियों को लेकर के निकाल सकते हैं। और अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये बातें तभी हम कह रहे हैं जब हमें आशा जगी है और हमारी कई खिलाड़ियों से बात होती है। मैं समझता हूं इस दौर में जिस तरह से खेल मंत्रालय काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी जैसे सकारात्मक रूप से इसको ले रहे हैं, हमें बहुत आशा है और आशा और बढ़ी है। आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे कि खेल के इस दुनिया में जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे हर जगह खुद मंत्री महोदय उपस्थित रह के उन्हें हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। उसके लिए पहले तो मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगी। सर, एक रिक्वेस्ट है, इट इज जस्ट फ्यू सजेशन। अभी एक नेशनल स्कूल्स जो बच्चे जाके खेलते थे, उनका स्पोर्ट्स स्कूल्स के द्वारा खिलाड़ी जाके, बच्चे जाके खेलते थे, अब वो नेशनल और इंटरनेशनल के झगड़े में इस साल वो नेशनल स्पोर्ट्स होगा नहीं। ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर स्कूल के बच्चे जाके खेल नहीं पाएंगे तो उन बच्चों की क्या गलती है, ये आपसी झगड़ों में बच्चों का नुकसान ना हो इस साल। आइदर तो वो नेशनल वाले खिलाएं, नहीं तो गवर्नमेंट ने उसे टेक ओवर करके बच्चों को खिलाना जरूरी है। बस वो ध्यान में रख के बच्चों का इस साल
गेम खराब नहीं होना चाहिए, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा, आदिवासी क्षेत्र मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है और जिस तरीके से खेलो इंडिया के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर दिया गया है कि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है वो प्लेन पट्टों से करीबन 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर शहरी भाग में आएंगे और खेलो इंडिया के सेंटर में अगर आना है, उन्हें काम करना है, तो उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है या तो उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर ये सेंटर के साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जो खेल खेलते हैं बच्चे, उनको अगर रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट और खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। और जितने मेडल्स ये देश को आवश्यक है, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और लड़के अच्छा खेल के उन्हें लाके दे सकते हैं। सर, खेलो इंडिया के माध्यम से जितने भी बच्चे हमारे खेलो इंडिया में मेडल जीत के आते हैं, अभी बाकी खेलों के द्वारा तो उन्हें आरक्षण देके उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो बच्चे कितने कितने साल ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें जॉब्स मिलती हैं, तो उन्हें फुलफिल लगता है कि हमने खेला, हमने देश के लिए खेला, मेडल्स लाए करके हमारी लाइफ सरकार के द्वारा और हमारी मेहनत के द्वारा बनी है। पर खेलो इंडिया में जो प्रावधान है अभी तक वो ऐसा नहीं है, या तो आरक्षण में लाया जाए जिनको मेडल मिले हैं, और या तो फिर उन्हें डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिली जाए, तो मुझे लगता है खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे देश के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अदरवाइज सर, छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता रहती है। अगर वो डिमांड के अनुसार पूर्तता करने का भी प्रयत्न हमने किया तो आने वाले समय में ये देश में जितने खिलाड़ी हमें अपेक्षित हैं उससे कई ज्यादा खिलाड़ी हमारे देश को मिलेंगे। इतना ही आपसे विनंती करूंगी, और आपके सपोर्ट के लिए, खिलाड़ियों के लिए आप जो सपोर्ट करें उसके लिए सरकार का, हमारे मंत्री महोदय का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री डीन कुरियाकोस। Sir, first of all, I am starting my speech. I am welcoming these steps for development of sports because it is the right time to discuss this matter. Our Qatar World Cup is coming to the final stage, and we have to learn so much lesson from Qatar, such a small country. They have developed their sports infrastructure very much, and they are conducting that mega event very much successfully. Sir, we are the strongest youth force in the world. We have that advantage, but not much got the advantage in sports sector as much we expected. That is the subject here. I think we have to discuss very much. We have to give the focus on that matter. Sir, we have to learn whatever the stories from other countries that about their management, their policies, their sports education, everything. Sir, we had conducted so many mega events like Asian Games, Commonwealth Games, other sports items also. But our budgetary allocations, we are treating Sports and Youth Affairs Ministry as a whole as secondary. We are giving importance to other portfolios. It's not a mistake, but not giving enough importance for Sports Ministry. I am feeling like that. Last budget, we have provided 3,062.60 crores as the allocation. It's a slight difference from the last budget. We have to develop more facilities. That means our sports academies. We are following our sports development through our sports academies, our education and practices, everything. We are following through our academies. In my knowledge, Khelo India program. It's also another academy-oriented policy, but we have to give much more importance on that. My suggestions for the sports academy development. Sir, all the academies is concentrated in townships. Mega events and sports stadiums, maybe in townships it will be welcoming because that should be in townships. But the practicing academies should be concentrated in village-wise. Then only we can get the advantages of
our sports patients, their physical strength, their stamina, everything is connected to or related with this village-wise rural sports. Sir, I am coming from the district Idiki. Idiki district have a good sports culture and we have a sport tradition, but not much utilized, not much developed our sports infrastructures. If we are developing the sports infrastructure, our practicing grounds in rural areas, especially in hilly areas, definitely we will get the advantages. In my knowledge, Sports Authority of India in 2014, they had a plan to start one high altitude training center in Munnar, in my constituency. Munnar is the highest peak in South India. I saw the minutes of Sports Authority of India. Honorable Minister may aware about it, but not even started the process now. That means government is always swaying their financial constraints. Just before, my colleague Manik Tagurji mentioned here about the private partnership policy. We have to welcome the private parties. Already the private parties are giving investments in sports infrastructure development, but we should have a proper plan for welcoming the private parties to develop the sports infrastructure in PPP model. That will be a welcoming step. So once again, I am demanding for high altitude training center in Munnar. It will be advantageous to the nation because the physical strength and stamina is connected with their practicing in high altitude training centers. And I am concluding, sir. We should have a proper plan about our colleges and university-wise sports education. That means, point number one, starting of center of excellence in universities, sir, and starting of sports science courses and laboratories in our universities, and should extend the services of sports sciences, that means sports psychology, sports medicine, performance analysis, and human performances lab. And also foreign specialist coaching for elite athletes also very necessary. Sir, I am concluding that sports is uniting the nation. Apart from politics, caste, creed, everything, we are united in sports. Whatever developments is coming to sports sector, we should support and we will support as an opposition. In that way, I am supporting this discussion also. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Shri Lok Sabha ji. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस स्पोर्ट पे 193 की चर्चा में मौका दिया और मंत्री जी खुद एक बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं और जो हमारे पूर्व में जो सांसद ने बात की है कि कहीं भी कोई स्पोर्ट का मुद्दा हो, स्पोर्ट से संबंधित कोई भी इवेंट हो, मंत्री जी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के हिम्मत बढ़ाते हैं और मैं इनको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देश के नौजवानों का, देश के स्पोर्ट वालों का मंत्री जी हिम्मत बढ़ाते हैं। सब अभी मनोज तिवारी जी बोल करके गए कि उन हैं, अच्छा अभी बोले थे, हाँ हैं, अभी बैठे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराया था, तो मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि मैं भी क्रिकेट का प्रेमी हूं और मैच देखता हूं, लेकिन जो देश की असली जो गहने हैं या देश के जो महत्वपूर्ण अलग अलग तरह के खेल हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अकेला एक क्रिकेट ही अपने हिस्से में उनके अकाउंट में, चाहे BCCI हो, चाहे AICCI हो, हजारों करोड़ रुपए पड़े रहते हैं और हमारे दूसरे लोग जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं उनको बिल्कुल ऐसी ऐसी सुविधाओं का दिक्कत होती है जिसका की कल्पना नहीं करी जा सकती। अभी एक क्रिकेट से बात चल रही है, 1983 वर्ल्ड कप के बारे में एक बुक लॉन्च हुई थी बॉम्बे में, और जो हमारे उस समय फोटो नहीं थे देश में, विदेशों से मंगा के लॉन्च की, तो वह किरमानी साहब से बात हो गई तो उनको सुविधा मिली थी कि जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए हमेशा वो लोग आजीवन फ्री ट्रेन में सेवा यात्रा करेंगे, वो उनको 3rd AC की सुविधा मिलती है। तो क्रिकेटर या देश के कोई नामचीन या देश के जो एथलीट, जो खिलाड़ी अवार्डी रहे हैं, उनको सरकार सुविधाओं पे भी ध्यान दे। और आज देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक देश 20% का देश,
एक 80% का देश, एक 20% का देश जहां पे शहरी लोग हैं और 80% का लोग देश जहां गांव देहात, जहां ना वहां पे इंटरनेट है, जो अभी गद्दों की बात तिवारी जी ने करी, गद्दों की बात, वहां उन लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती। तो सरकार इस तरफ सोचे, जितना सरकार आज लगातार आर्थिक दृष्टि से तरक्की करती जा रही है और वर्ल्ड के पैमाने पे अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को पिछाड़ती हुई आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि गांव देहात से जो जुड़े हुए लोग, जो खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ, अध्यक्ष जी, उनकी तरफ इतना ध्यान दिया जाए ताकि वो भी हमारे पूरे वर्ल्ड में खिलाड़ियों की तरफ से भी बराबर चलता रहे। एक तरफ हम आगे बढ़ जाएं और खिलाड़ियों पे पिछड़ जाएं, तो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और पूरा सुविधाएं दी जाए। और चाहे सरकार किसी भी टैक्स को कहीं से भी लगा दे और देश के खिलाड़ियों को चिन्हित करके हर प्रदेश के जो खिलाड़ी 1 नंबर से 10 नंबर तक के हैं हर स्टेट में, उनको इतनी सुविधा दें, इतना उनका हिम्मत बढ़े, इतना मनोबल बढ़े, जिससे वो वर्ल्ड के पैमाने पे जाकर के अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। सब बस खत्म कर रहा हूं। दूसरा, पूरा जो खास करके जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद जो लोग देश की बाउंड्री पे, जो गुजर बकरवाल हैं, देश की बाउंड्री पर रहते हैं, उनको सुविधा थोड़ा ज्यादा दिया जाए। और दूसरे प्रदेशों में भी, पंजाब है, राजस्थान है, दूसरे प्रदेश हैं देश, जो देश की, जो हमेशा दूसरे देशों की बाउंड्रीज पे जो इलाके टच करते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन्हें सुविधा के साथ उनको भी लगे हम भी इस देश के हिस्सा हैं। और सब, सुरेश जी खत्म कर रहा हूं, अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूं बात को करके। हमारा जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती है, जहां से मैं चुनाव जीत के आता हूं, मेरठ, एक समय था जब मेरठ और आगरा और दिल्ली बराबर की हैसियत में होते थे। पिछले दिनों यूपी में कमिश्नरेट की सुविधा आगे दी, तो आगरा को दे दी, गाजियाबाद को दे दी, गौतम बुद्ध नगर को दे दी, मेरठ छोड़ दिया। तो मेरठ के चारों तरफ सहारनपुर लोकसभा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा है, बागपत लोकसभा है, बिजनौर लोकसभा है, अमरोहा लोकसभा है, गाजियाबाद लोकसभा, नगीना लोकसभा है। तो मेरठ जिले में, और जो ऐतिहासिक जगह है हस्तिनापुर, वहां पे हजारों बीघा जमीन चरवाए की खाली पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से, बस खत्म कर रहा हूं जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जो मेरठ को भी पहले की तरह दूसरे दिल्ली आगरा के जैसा देखा जाए। और चारों तरफ की जो लोकसभाएं हैं, या अमरोहा हो, नगीना हो, मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सके और देश की तरक्की में खेल से संबंधित वो भी हिस्सा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री अब्दुल समद समदानी जी। Thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion. Sir, this is a very timely discussion and very meaningful one. When the FIFA World Cup, that celebrated, world-renowned celebration of football is going on, it is going to come to an end in Qatar in a very brilliant and in a very magnificent manner. When we are discussing in this house, I think, sir, this discussion has to be has to help our process, our attempts to make our country a superpower of sports. We will be able to achieve that aim if we work hard with a clear plan and with a very planned policy making. Sir, sports has a very major role to play in sustained development goals. It is a bigger player. Sports nowadays has been identified as a biggest player in the sustained development goals. So every access to sports has to be ensured. Then only we will be able to achieve more and more in the arena of sports. Sir, people on lower level incomes, they have very limited chances to sports opportunities. So there must be supportive legislation, sir, to ensure the entry of the lower class people to sports. For example, sir, nowadays there was a report submitted by the London School of Economics. They have found that cost was the biggest barrier to participate for young people in sports because of their financial
inability and economic backwardness. That has to be taken into consideration, and needful legislation has to be made. Sir, the link between sports and development has to be identified and realized by our policy makers. It is the part of development. It has to become a part of development budgets. Funding of sports projects, as is a practice in progressive countries like Germany, Austria, Norway, Japan. Sir, we have to take that model and we have to accept it. Sir, we have to think, we have to ponder in this very important occasion, why India, the second largest population, the biggest democracy. But sir, our participation, why our country feels so few medalists? That is a very important matter that we have to ponder. Indian cricket and field hockey teams are among the finest, no doubt about that. We have very brilliant sportsmen and sportswomen. But still, sir, due to many reasons, basic reasons, because of our own policies, we are not able to make great achievements, especially, sir, when this huge number of Indian football fans are very eager to see our country playing in FIFA, when the FIFA is going on in Qatar. But, sir, it is unfortunate because of nowadays sports has become the cordial meeting points of nations. But still, sir, we have to go far forward to make our goals realized. Most important thing, sir, I feel, is the necessity of physical literacy. Physical literacy must be recognized as a fundamental right. Sir, the amicus curiae had submitted a report in the beginning of this year at the Supreme Court asking every educational boards, including CBSE and ICSE, and every school has to be asked to ensure at least 90 minutes of every school day to be dedicated to free play and games. That was the reports. These reports are submitted, but sir, no action has been taken on this kind of recommendations and suggestions. Sir, sports is never a priority of majority of Indian parents and kids. That's our problem. Most Indians even now, sir, believe that if you study hard, you will be successful. But if you play sports, you will ruin your life. Sir, if we really want to solve the problems related with our sports, we have to take into consideration certain points. Yes. Sir, I am concluding. Sir, I have certain suggestions. Poverty is one reason. And also, we are not able to, it is not easy to pursue a career in sports for many of our young men and young women. Poverty is there, poor infrastructure, school sports and college sports is not made a part of educational system, lack of coaches to nurture and groom talent. And sir, another reason, cricket continues to dominate Indian sports landscape. All other items are being ignored. I would like to draw the attention of our Honorable Minister to give equal opportunity to many other unidentified and encouraged items of sports. Sir, the attitudes of the corporates and the wealthy individuals has also to be changed in this regard. And sir, another problem is corruption. The governing bodies of sports organizations, many governing bodies are led by politicians who have little knowledge of sports. Most of them have nothing to do with sports. This kind of unprofessional approaches are responsible, sir, for this kind of a downfall. And sir, I believe, sir, this is an age of lifestyle diseases. If it is the sports is made, if physical literacy is brought into curriculum, and every Indian citizen is given a chance to enter into sports, it will be helping us to meet the challenges of lifestyle diseases. Sir, I have finally, I have a request to the Honorable Minister. My constituency and the district which my constituency which I represent, our district Malappuram, is very famous for its football lovers and also for football activity. Many of our young men are very much interested in football. We have good players. We have contributed good sportsmen
and sportswomen to even to Olympics. Sir, we want more and more football stadiums in the district of Malappuram, and we would like to have more encouraging schemes and programs in the area of Malabar especially, and in Kerala for encouraging sports. I would like to request the Honourable Minister to pay his attention to this kind of demands from backward regions, so that they can also be brought to the mainstream of our sports activity. Thank you, sir. Thank you so much. Honourable Member Shri Rajendra Agarwal ji. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, खेलों की ओर विशेष रूप से 2014 के पश्चात से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार आई, तब से बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो, चाहे वो नीतिगत मामले हों, और चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, यानी प्रत्येक दृष्टि से। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का एक वैशिष्ट्य होता है कि वो किसी भी विषय को संपूर्णता के साथ उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, और उसके प्रत्येक अंग को वो स्पर्श करते हुए उसके विकास का एक खाका तैयार करते हैं, और फिर उसको एक कुशलता के साथ उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो खेल से जुड़ा हुआ भी प्रत्येक विषय उनकी दृष्टि में रहा है, और इसलिए जो धन का आवंटन है वो निरंतर बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं। जैसा मैंने कहा, खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में एक खेल का वातावरण बना है। और अभी गत वर्ष जो एक कार्यक्रम जिसकी उन्होंने प्रेरणा दी, हमारे खेल मंत्री जी ने उसके विषय में बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से सबसे चर्चाएं की। जो सांसद खेल प्रतियोगिताएं हुई, उस सब से भी कुल मिलाकर के खेल का एक बड़ा अनुकूल वातावरण देश के अंदर बना है, और इसका परिणाम हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर दिखाई देता है। मेडल्स की टैली हमारी बहुत इंप्रूव हुई है। हमेशा हम निरंतर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं। यानी हमारे उड़न सिख मिल्खा सिंह जी की जो इच्छा थी कि एथलेटिक्स के अंदर कोई हमको मेडल प्राप्त हो, वो भी अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात के वर्षों में गत वर्ष पूरा हुआ है। यानी एक अद्भुत हम गति से निरंतर खेलों की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, हमारे खेल मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, और संपूर्ण जो टीम है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। खेल, जैसा मेरे कई पहले साथियों ने कहा, खेल केवल मेडल के लिए या केवल कुछ हम उस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करें, इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी खेलों का बड़ा भारी महत्व है। खेल है तो व्यक्ति के अंदर एक एकाग्रता का निर्माण होता है, कैसे अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करके वो उसको ठीक ढंग से उसका उपयोग करे, क्योंकि उसके बिना सफलता मिलती नहीं है। और ये जो गुण का जो विकास होता है, इस प्रकार के जो गुण जो विकसित होते हैं वो जीवन के अंदर भी काम आते हैं। इसी प्रकार से जीत हार को समान रूप से देखना, खेल रहा है खिलाड़ी, बहुत बार जो है हारता भी है, बहुत बार जीतता भी है। और इसी प्रकार से टीम स्पिरिट, क्योंकि इंडिविजुअल स्पर्धाएं भी होती हैं लेकिन टीम स्पर्धाएं भी होती हैं। टीम स्पर्धा के अंदर बहुत बार हमारी जो हॉकी है या फुटबॉल है, बहुत बार किसको कैसे पास देना है, कबड्डी है या क्रिकेट है या अन्य ऐसे टीम के जो खेल हैं, उसमें यदि खिलाड़ी के अंदर टीम भावना नहीं होगी तो बहुत बार वो अपने ही प्रोजेक्शन को ध्यान में रख करके यदि खेलेगा तो उसकी टीम जीतती नहीं है। तो टीम की भी जो भावना है वो भी खेल के द्वारा विकसित होती है। मैंने इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से भी खेल का बड़ा भारी महत्व है, और इस नाते खेलों को जो प्रोत्साहन दिया गया है या दिया जा रहा है निरंतर, उसका मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदनीय परिणाम पूरे देश के अंदर दिखाई देता है।
अभी मैं थोड़ा सा मेरठ की दृष्टि से यदि बात करूं तो मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। यानी हम केवल क्रिकेट तो जरा चर्चित ज्यादा है, क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए उसके बल्लों की बात जरा ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ब्रांड हमारे मेरठ के अंदर वो निर्मित होते हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो अन्य स्पर्धाएं हो। यानी उसके अंदर विश्व स्तरीय जो गुणवत्तापूर्ण हमारा सामान है हमारे मेरठ के अंदर वो बनाया जाता है। और इसलिए प्रदेश सरकार ने भी ODOP जो उसकी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर खेल को ही मान्य किया है। हालांकि मेरठ में और भी बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन ODOP के अंदर खेल को ही उन्होंने मान्य किया है। और अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी हमको इस कारण से कह लीजिए या खेलों की जो गतिविधियां मेरठ के अंदर होती हैं उसके कारण से कह लीजिए, उन्होंने भी हमको एक प्रकार का आशीर्वाद दिया है मेरठ को कि मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय उसकी घोषणा हुई, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गत 2 जनवरी को किया गया और बहुत अच्छे ढंग से एक बड़ा विश्वविद्यालय खेल का वो मेरठ के अंदर बनने जा रहा है। उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री जी जितने भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसके अंदर मेडल जीते, जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया, सबका एक सम्मान का कार्यक्रम मेरठ के अंदर किया। उसके कारण से भी खेल की गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा, उसके प्रति उत्साह पूरे मेरठ में और उसके आसपास क्षेत्र के अंदर निर्माण हुआ। तो मेरठ के बारे में इस बात का भी थोड़ा सा मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं ये मेरठ, जैसा मैंने कहा कि खेल उत्पादन, खेल सामान का जो उत्पादन है उसमें तो अग्रणी है ही, परंतु विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी भी मेरठ ने निरंतर दिए हैं। चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो तीरंदाजी हो, वो शूटिंग हो या हॉकी हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेरठ के अंदर निर्मित हुए हैं। मेजर ध्यानचंद, हमें बड़ा सौभाग्य है मेरठ को कि मेजर ध्यानचंद बहुत समय तक मेरठ के अंदर वो सेना के अधिकारी के रूप में वहाँ पर रहे और उन्होंने, उनके कारण से हॉकी को बहुत वहाँ पर प्रश्रय भी मिला, प्रोत्साहन भी मिला। लेकिन 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूँ मेरठ को लेकर के ही। इतने सारे वैशिष्ट्य के बाद भी मेरठ को अभी तक भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इसको नहीं बनाया गया है। तो मेरा माननीय खेल मंत्री से निवेदन है कि वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, जिससे कि सब प्रकार की जो अन्य सुविधाएं हैं वो उसको प्राप्त हो सके। अभी पिछले दिनों खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत वहां पर एक एस्ट्रो टर्फ का 4 साल से निर्माण चल रहा था, इस बार पूरा उसका लोकार्पण हुआ, उस पर अब टूर्नामेंट होने लगे हैं। और वास्तव में माननीय सभापति जी, यदि हमने एस्ट्रो टर्फ के संबंध में देश की आजादी के बाद जरा तेजी से हमने कुछ काम किया होता तो जो बादशाहत हमारी हॉकी के अंदर बनी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, वो इतनी जल्दी से उसमें कमी नहीं आती, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो मैचेस हैं वो एस्ट्रो टर्फ पर होते हैं। हमने उसके अंदर एस्ट्रो टर्फ बनाने में थोड़ा सा धीमा हमारी गति रही। और मैं ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरठ के अंदर एस्ट्रो टर्फ बना है, केवल दूसरा एस्ट्रो टर्फ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा संख्या होगी। आज सारे खिलाड़ियों को एस्ट्रो टर्फ पर ही अभ्यास करना पड़ता है और उसके अंदर अभ्यास करेंगे तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर यशस्वी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के कि मेरठ के अंदर एस्ट्रो टर्फ का निर्माण हुआ, वो वहां पर लगा और वहां पर उसके ऊपर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरठ ने एथलेटिक्स के अंदर भी बहुत खिलाड़ियों का को दिया है। तेज चाल के अंदर प्रियंका गोस्वामी हैं या और जो हमारी दौड़ने के अंदर हमारे कई खिलाड़ी हैं उनको दिया है, परंतु वहां पर सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि सिंथेटिक ट्रैक यदि वहां पर एक हो जाएगा, एक स्टेडियम के अंदर, कैलाश प्रकाश स्टेडियम वहां पर वो हो जाएगा या अन्य किसी स्थान पर हो जाएगा, तो उसका लाभ सब प्रकार के खिलाड़ियों को अभ्यास की दृष्टि से मिल जाएगा। एक और बात मैंने पहले भी विषय उठाया था संसद के अंदर कि खिलाड़ियों को खेलते समय छोटी मोटी इंजरी हो जाती है। वो इंजरी सामान्य चोट से थोड़ी अलग होती है, उनको अलग प्रकार से उनकी देखभाल की जाने की जरूरत होती है। तो एक ये बात आई कि प्रत्येक स्थान पर इस खेल मंत्रालय के द्वारा संभवतः स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने की स्थिति नहीं है। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सामान्यतया उत्तर प्रदेश का तो मैं कह ही सकता हूं, प्रत्येक जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, खोले जा रहे हैं। कमिश्नरी लेवल के ऊपर तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहां पर हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। तो मेरा निवेदन है
कि इस प्रकार की एक व्यवस्था की जाए, ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें स्पोर्ट्स इंजरी को देखने के लिए एक डेडिकेटेड वहां पर एक वार्ड हो, एक व्यवस्था हो, उसके एक्सपर्ट्स हो जो उसकी चिंता करें, ताकि यदि खिलाड़ी को कोई चोट लगती है तो उसकी व्यवस्था की जा सके और वो उसका जो खेल का जो जीवन है वो उस चोट के कारण से बाधित ना हो, वो स्वस्थ होकर के पुनः अपना अभ्यास कर सके, या उसको और भी जो सहायता दी जा सकती है उसको दी जा सके। तो स्पोर्ट्स इंजरी के सेंटर ये इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डेडिकेटेड बनाए जाए तो उसका जो व्यवस्था है वो सुगमता से हो सकेगी। कुल मिलाकर के जो खेल का वातावरण देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे खेल मंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में जो हो रहा है वो अद्भुत है और हमें पूरा विश्वास है कि खेल का वातावरण निरंतर बहुत अच्छा होते हुए हम खेल के अंदर, प्रत्येक खेल के अंदर दुनिया में बहुत अच्छा यश प्राप्त करेंगे। मैं बहुत इस चर्चा का को सदन में करने के लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और मुझे अवसर देने के लिए पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। श्री गुरदीप सिंह जी। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर मैम, मैडम चेयरपर्सन, थैंक यू। आपने बोलने का मौका दिया है। अंडर 193 सेक्शन में जो स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए देश में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी देश का चेहरा देखना हो तो वो खेल से दिख सकता है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले रहे हैं, कितने सिल्वर ले रहे हैं, कितने ब्रॉन्ज ले रहे हैं। उससे हम उसकी सेहत और अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी अब तक देश में खेलकर पदक ले रहे हैं वो मेरा मानना है कि जहां तो वो बहुत गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, जहां गांव से आए हुए लोग हैं, जहां खेल की मूल सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन हम चर्चा जब अंतर्राष्ट्रीय पद पर यहाँ करते हैं तो वो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं इसकी भी प्रशंसा करूंगा कि अपने मंत्री जी जहां भी कभी जरूरत होती है तो वहां पहुंचते भी हैं और काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक आप सही बजट खेलों के लिए नहीं रखोगे, जब तक आप जमीन तक जाकर उसकी पनीरी तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे तो देश में आप स्वर्ण पदक से ऐसे ही दूर रहेंगे। जैसे अभी ओलंपिक में अभी बता रहे थे कितने पदक लिए हैं, 7 पदक आए हैं। और हमारे से जो छोटे छोटे देश है, क्रोएशिया है, वेनेजुएला है, रोमानिया है, वो क्या है, लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा पदक है। 125 करोड़ की आबादी में इतना कम पदक का आना हमें चिंता का विषय है। खेलों में आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करने की जरूरत है आपको, क्योंकि खेलें हमारे देश का, जैसे आप ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करना चाहते हो तो उन कंट्रियों के अगेंस्ट, जैसे अमेरिका है, चाइना है, चाइना ने इस समय 88 मेडल लिए हैं, हमने 7 लिए हैं, तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये जो खेलों के आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हो, जैसे पंजाब है, पंजाब खिलाड़ियों की धरती थी, महापंजाब की बात करो, हरियाणा में कितने पदक आ रहे हैं, वो भी एक पंजाब का हिस्सा था, अच्छा काम किया। लेकिन पंजाब में भी अच्छा काम होना चाहिए। लंबे समय में हमारी बॉर्डर बेल्ट जो है उसका एक रीजन है बड़ा, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान हमें डिस्टर्ब करता है हर समय, कभी ड्रग्स के जरिए, कभी और किसी न किसी तरीके से वो वहां माहौल खराब करता है। तो हमारी ये आपको विनती है कि आप जितना भी काम करना चाहते हो वहां गांव में आप कम ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम खोलिए। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई महाकुंभ होता है, कॉमनवेल्थ होती है, तो कोशिश कीजिए इनको राजधानी से के अलावा प्रदेशों में, रूरल एरिया में लेके जाइए, ताकि वहां जब आप एक स्टेडियम बना दोगे, अब मेरा मानना है कि जो स्टेडियम आपने यहाँ बना रखे हैं सिवाय टूर्नामेंट के कोई भी वहां खिलाड़ी नहीं पहुंच पाता। यदि आप यही स्टेडियम हमारे डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में बनाओगे, कहीं फिरोजपुर में बनाओगे, कहीं अलग अलग जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो वो लोगों में जान है, वो लोगों का पास टाइम भी है। आप उनको थोड़ी कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट वहां से आ सकता है। आप अमृतसर की बात कर लीजिए, मेरा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले 13 क्रिकेट प्लेयर नेशनल, वनडे ट्रॉफी और जो इंटरनेशनल मैच होते थे, 3 डे मैच जो होते थे, उनमें अमृतसर के प्लेयर 1947 से पहले 13 थे। 16 में भी वहां आप जितने भी रणजी ट्रॉफी हुई है, वनडे इंटरनेशनल IPL में भी अमृतसर के प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ जब स्टेडियम की बात आती है तो वो कहाँ बनता है, दिल्ली में बन जाता है, चलो आप यहाँ भी बनाइए, लेकिन वो उसका ध्यान अमृतसर पे क्यों नहीं आपका केंद्रित होता। जितने भी वार्ड हैं आप इससे चेक कर लीजिए,
हमारे जो अर्जना अवार्डी ओलंपियन है गुरबचन सिंह रंधावा, 1921 में उनको अवार्ड मिला। मिल्खा सिंह तक आप देख लीजिए, लंबी लाइन है। उडना सिख जो अभी आप सांसद हमारे भाई उनकी चर्चा करके गए, उनके नाम की उडना सिख कहते थे, वो अपनी मेहनत के साथ वहां तक गए थे, लेकिन हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। अभी अमृतसर में हमने कई बार पार्लियामेंट में भी ये बात रखी है कि अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम, वेलनेस सेंटर की जरूरत है। वहां पद्मश्री अर्जना अवार्डी, एशियन गेम के प्लेयर, साउथ एशियन के, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल, अंडर इंटरनेशनल जितनी भी गेम्स होती है, कॉमनवेल्थ में हमारे अमृतसर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े खिलाड़ी वहां पैदा हुए हैं और उनको आगे रास्ता, जो आगे फ्यूचर है, जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से एक अच्छा वेलनेस सेंटर और एक अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर, इधर भी यूनिवर्सिटी वो भी वहां बन सकती है, क्योंकि देश का नाम तो पूरे देश ने ही करना है, तो मिलके हमने सबने करना है। तो जितनी भी रेसलिंग हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक हो, जिम्नास्टिक हो, फुटबॉल हो, हॉकी, हमारा जितना बड़ा मतलब गेम है, एक एस्ट्रोटर्फ है सर। लेकिन मैंने स्पीकर साहब से माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री साहब को कि हमने वहां एक अच्छा स्टेडियम बनाने का मैंने एक प्रावधान भी पेशकश भी किया खेलो इंडिया में, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो कुछ जो नेशनल लेवल पे भी हमें सुधार करने की जरूरत है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी तक आपको पता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बार बार कह रही है कि आप इलेक्शन करवाओ, आपकी इलेक्शन नहीं हो रही। आप इलेक्शन नहीं करोगे, फीफा वर्ल्ड कप में भी नहीं आप जा पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी 23 को आ रही है, फाइनल आपका जो इंटरनेशनल मैचेस होने हैं उसमें भी आप नहीं जा पाओगे। और ये बातें हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी एज भी खेलने की नहीं है, कभी मेरा ख्याल उन्होंने ग्राउंड में जाकर भी नहीं गए होंगे। राजनीति लोग, कुछ रिटायर्ड अफसर की ये एक सैरगाह बन चुकी है, एक उनको होल्ड करने की जगह बन चुकी है कि जब जो रिटायर हो जाते हैं उनको बिजनेस क्लास की टिकटें चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, तो वो हमारे प्लेयर के भविष्य के ऊपर खड़े होकर विषय के साथ खिलवाड़ करके वो लोग वहां बैठे हैं। सबको वहां से निकालिए, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि ये जितनी इलेक्शन है आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, इन इलेक्शन को कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपका वहां खेल नहीं पाएंगे। कई जगह इल्जाम लगते हैं, टीमों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, प्लेयर का क्या, उसको वो तो बेचारा मेहनत करके वहां तक पहुंचता है इंटरनेशनल नेशनल पर, लेकिन आपके जो बड़े धनंतर लोग हैं वहां उनके ऊपर इल्जाम आते हैं, चाहे क्रिकेट में भी आते हैं, टेबल टेनिस में भी आते हैं। आपको इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। अभी पैरालंपिक है, पैरालंपिक वो बच्चे खेलते हैं जिनके कुछ अंग की प्रॉब्लम है, अंगहीन कह सकते हो, जहां स्पेशल चाइल्ड आप कह सकते हो, हैंडी चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड भी। अभी ओलंपिक में वो बच्चे जब जीत के आते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है, उनको कोई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं का तो है ही है, मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरे मंत्री साहब से दरखास्त है कि आप पैरा ओलंपिक के जितने भी प्लेयर हैं, मेरे अमृतसर में बहुत है जी, वहां मेडल जीत के आए, दुबई से जीत के आए, लेकिन उनके लिए फ्यूचर के लिए कोई भी सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है कि वो कैसे खेलेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा होती है उसका अंग स्पोर्ट्स नहीं बना है। जब तक स्पोर्ट्स की शिक्षा कंपलसरी नहीं की जाएगी, आपके अच्छे कोचेस पैदा नहीं हो सकते, आपके अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकते। अब कोच लेने हैं, पंजाब की बात कर लो, पंजाब के पास कोच की कमी रहती है प्लेयर्स में, कहां से लेते हैं? पंजाब आर्मड पुलिस फोर्स से, पीएपी से हम लोग कोच लेते हैं। फिर वो कोच कब आएगा? कभी सरकार की तरफ से उसको बुला लिया जाता है, लेकिन प्लेयर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक प्लेयर अपनी जिंदगी में अपनी परिवार की पूरी पूंजी अपने ऊपर लगाता है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय अपने ऊपर लगाता है, और जब मेडल आता है तो मेरे जैसा लीडर जाकर फोटो खींचता है, ये देखो जी हमारी वजह से देश का बड़ा नाम कर दिया है। लेकिन उसने जो 20 साल, 15 साल, 10 साल, जितना भी समय उसने वो खेल मैदान में, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़कती धूप हो, वो प्लेयर वहां जब जिंदगी में घुलता है, जब वो अपनी प्लेइंग में, अपनी खेल में आगे जाने की कड़ी मेहनत करता है,
तब उस समय किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता। एक मिनट मैं अमृतसर की बात कर लूं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के अलावा मैंने अभी आपको बताया है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अमृतसर में हुआ करते थे। स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की बार बार बात मैंने भी पार्लियामेंट में रखी है, कई बार वो बात आगे चली है लेकिन रुक जाती है। पाकिस्तान है वो हमारे साथ हमारे बच्चों को खराब करने के लिए नशा बेचता है, कभी हथियार बेचता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं स्पीकर में, आपके जरिए सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि अमृतसर में रमदास है, जैसे अजनाला है, लोपो के जगामा है, अमृतसर सिटी भी, क्योंकि ये सारा एरिया 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में है, कहीं भी आप एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक वेलनेस सेंटर, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, जब भी खेलों की बात होती है सबसे ज्यादा ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लेके जाती है। इस समय भी वो लेके गए हैं। आप वहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर बना दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारी जो आपकी देश में मेडल लाने का चेष्टा है, हमारा जो क्षेत्र है अमृतसर क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा हिस्सा पाएगा। शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। निवास पाटिल जी। महोदया, मुझे क्रीड़ा भारत में फैलाने के लिए जो 193 के अंडर संविधान चालू है उसमें बोलने की संधि आपने दी, इसलिए मैं आपका आभार हूं। मैं सतारा लोकसभा महाराष्ट्र से आता हूं, जहां कुश्ती का पहला मेडल 1952 साल में खाशाबा जादव ने जीत के लाया और उसके बाद में 42 साल पूरे भारत में एक भी पर्सनल व्यक्तिगत पदक नहीं मिला, लेकिन उनके नाम से अगर कुश्ती के खेलों में भारत में किसी पुरुष या महिला कोई मेडल जीत कर आती है तो उनके नाम से खाशाबा जादव पुरस्कार अगर दिया जाए तो देहात से आया हुआ एक बच्चा, काश्तकार का बच्चा, जिसने अपने कमाई पे, अपने मेहनत पे 2 आने, 4 आने, 8 आने की वर्गणी करके जिसको लंदन भेजा था लेकिन मिला नहीं 1948 में, 1952 में फिर से वो गए और कांस्य पदक जीत के आए। उनके नाम से अगर कई एक आधा पुरस्कार भारतीय कक्षा पे अगर देने की कोई एक योजना खेल मंत्रालय बनाती है तो हम पूरे महाराष्ट्र के लोग और कुश्ती प्रेमी उनके आभारी रहेंगे। मैडम, रात का मैराथन अभी परसों पूना में हुआ। दिन में शहरों में मैराथन करना उचित नहीं होता है, इसीलिए अगर ये परंपरा पूना में मैराथन में, जिसकी शुरुआत जब मैं पूना का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था तो मेरे मित्र सुरेश खलमाड़ी और आदरणीय तब के मुख्यमंत्री शरद पवार जी ने मैराथन के लिए जो सुविधा देकर चालू किया था वो दिन का मैराथन था, लेकिन अभी रात का मैराथन हो रहा है। अगर भारत देश के क्रीड़ा मंत्रालय में कहीं ये रात का मैराथन का शुरुआत जो हुआ उसके लिए पूना वालों का जो अब तक अनुभव है वो अनुभव लेकर ये कई जगहों में अच्छे से कर जाएगा। तो जिनको पुरस्कार मिले हैं वो इथियोपिया के लोग हैं। हमारे लोग भी अगर ट्रेनिंग दिया जाए और खुराक दिया जाए तो अच्छी तरह से ये जो मैराथन रेस है उसमें निश्चित तौर से भाग लेंगे। देहात में बच्चे आजकल फुटबॉल खेल रहे हैं। हालांकि मैं सिक्किम में था, उधर का राज्यपाल था, तो उसका स्पोर्ट जो है वो बच्चे भी अच्छी तरह खेलते हैं। भाईचंग भूतिया हो या पूरे उधर के जो खिलाड़ी है वो बचपन से ही खेलते हैं। अगर फुटबॉल की सुविधा ग्राउंड की, क्योंकि उसका एक ग्राउंड 1 एकड़ पे रहता है, अगर ग्रामीण भागों में ये सुविधा दी जाए तो बच्चे खेलेंगे। आज का धनुर्धारी आर्चरी का बड़ा प्रैक्टिस हमारे देहातों में चला है। बच्चों को पहले से आता है, राम लक्ष्मण हो या अर्जुन हो, उनकी आर्चरी से लोगों में एक आकर्षण पैदा हुआ है, लेकिन आर्चरी को उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा। इसीलिए अगर छोटे छोटे गांवों में
जहां कोच मिलते हैं उनको अगर सेंटर निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। मलखाम जो विशेषता है महाराष्ट्र की, चाहे वो लकड़ी का मलखाम हो या दोरी का मलखाम हो, अगर आप प्रावधान करके उनके लिए अगर कोई शिष्यवृत्ति दे और जो बच्चे और बच्चियां अच्छी तरह से खेल रहे उनको तरफ ध्यान दे तो ये मलखाम भी बढ़ जाएगा। बीसीसीआई आईसीसी की बात हुई, आदरणीय शरद पवार जी जब इसके अध्यक्ष रहे तो जिसने भी एक टेस्ट खेली है, ऐसे किसी भी एक व्यक्ति को पूरे जिंदगी में हर महीने में 25,000 रुपए की जो सेवा धन या जिसको पेंशन बोलते हैं वो देने की वजह से कई लोग जो क्रिकेट की तरफ आज जो माहौल पैदा हुआ है इसीलिए है कि खेलते हुए भी एडवर्टाइज से पैसे मिलते हैं, खेलने के बाद भी पैसे मिलते हैं, और अगर उनको रिटायर होने के बाद भी उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। पूना में जो शिव छत्रपति क्रीड़ा नगरी बनाई है, जब मैं पूना का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था तो 300 एकड़ जमीन आदरणीय पवार साहब ने बुलाकर पैदा की। उसमें अभी महाराष्ट्र सरकार एक खेल यूनिवर्सिटी निकाल रहे हैं। अगर चाहे तो पतियाला का जो प्रावधान है, और हम जब भी सोचते हैं तो हमारे खिलाड़ी पतियाला जाते हैं, दूर पड़ता है। इसीलिए अगर जो श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा नगरी पूना में है उसका अगर निर्धारण करे और जाकर देखे, 300 एकड़ जमीन है, 30 तरह के स्पोर्ट्स वहां चल सकते हैं। अगर भारत सरकार के एक टीम भेजकर कैसे उधर, जैसे मणिपुर में अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निकाली है, वैसे दक्षिण में पूना में बंबई के पास जगह होने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने की वजह से खाली कोच और कुछ फैसिलिटी देंगे तो श्री शिव क्रीड़ा नगरी स्पोर्ट्स यूनिटी बनेगी और सब बच्चों को अच्छी तरह से एक सुविधा पैदा होगी। ये सुविधा देने की कृपा अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव में मुझे जो आपने संधि दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, श्री कार्ति चिदम्बरम जी। Thank you, Madam Chairperson. I was hoping that the Sports Minister would be here, but I can understand his state of mind, especially after what has happened in his home state. So I'm sure somebody else will take notes on his behalf. Madam, we are not a sporting country. We are not a sporting society. If you think back, does any family, if you look at the family activity, what do families indulge as a family activity? They would perhaps go out and eat at a restaurant, or they would go to a temple together, or they would go watch a movie together, or they will go and shop together. We rarely see an entire family playing sport together. Have you ever seen a mother, father, and 2 young children actually playing sport? This is not part of our society. Sports is really not part of our society. And our educational system, which is based on this exam, tuition, and homework, is the greatest impediment for the growth of sport in this country. I have very few concrete suggestions which I hope the government will take into account. First, there should be no school, whether private or public or government school, which can function legally without having a sports ground of its own. That is the first step. We must give access to playing fields. There are so many schools in this country which are in building blocks without playing fields. Second, physical education teacher is compulsory in every school, and he must be given the respect the maths teacher gets. He must be given the respect that the chemistry teacher gets. In most schools, the physical education teacher is only used to catch late-coming students or to punish students who are in detention. There is no respect for physical education teachers. First step is to start the society, the educational system must start respecting the physical education teachers. Third, see, as we are an exam-oriented society, the only way to make sure that sports is compulsory is to say that if you do not meet certain physical criteria, if you can't run a mile in, say, 8 minutes or in 6 minutes, you can't write your board exam. And if you have to write a board exam and you have to pass the 10th standard board exam or a 12th standard board exam, you must have compulsory physical education as part of a subject. And if you do not meet that physical condition, you cannot write the board exam. Until you make it compulsory, in this country, no mother will send their daughters to play. First of all, they will say, you'll get dark, so don't go play sports. That is again another cultural thing. You'll get dark.
That's why most children are overweight, because they do not play sports and they are caught into this vortex of exam, homework and tuition. And the only way is unless you make sports compulsory and a certain sporting standard you have to be met in order to pass the board, to write the board exam, people will never take it seriously. Madam, I want to tell you something else. Please don't build large stadiums. Building of large stadiums is the biggest waste of money. We hardly use stadiums. If you do a proper audit and you check how many times a stadium is used where it is full capacity, you will realize it is used very, very minimally. Please do not build stadiums in this country. Please build smaller stadiums which can be dismantled after a sporting event and moved elsewhere. We do not need large stadiums in this country. And please, let us also make sure that the existing big stadiums are converted into training centers and sports hostels. The government must conclude an audit of all large stadiums and submit a report to this August House. Madam, another thing is, please start hiring sportsmen in the government institutions. Sports recruitment is very, very low. Most sportsmen don't become IPL players and do not get endorsements. They have their playing career and their playing career ends and there is no social security for them. Please start hiring sportsmen in all government institutions, but don't tie them up to desks. Allow them, hire them in sports quota and encourage them to travel throughout the country trying to spot talent. In fact, even CSR budgets of companies must be encouraged to hire sportsmen, but they must not be given desk jobs. They must be told to travel to the districts to spot talent and to bring those talent forward. Madam, the main problem is we don't have access to playing fields. That is where our resources must be spent. We should not be spending on stadiums, and we should be spending money on coaches who can go and spot talent. And we also need to encourage international coaches to come to India, pay them market salary, so they will find it viable to come and work in India. It is very, very important to have the new technologies which are available in sport and to bring them here. Madam, 2 more minutes. Please give cash incentives to sportsmen based on their rankings. Let there be no arbitrariness in this. Most sports have international ranking. If you achieve a certain ranking, let the government give a certain incentive at the end of the year. In tennis or most international sports have that clear thing. So we have to think out of the box. We have to break this vortex of exam, tuition and homework, start giving respect to physical education teachers, insist on playing fields and stop building these big stadiums. And one last thing I'll say. Please, in your ego, don't bid for the Olympics. It will bankrupt the country and it is not going to do anything. In your ego, please do not bid for the Olympics. Thank you very much. श्रीमती जसकौर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। ये विषय खेल एक ऐसा विषय है, इस विषय को समझना हर हृदय की आवश्यकता है। हम अपने बचपन में जाएं, जिस समय माता पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं और बच्चे को एक लाइन बोलते हैं कि बेटा जा खेलिया, बेटी जा खेलिया, ये खेल का आदेश मिलना ही उनके हृदय की उल्लास और उमंग को दिखाई देता है। हमें वहां से शुरू करना है। खेल एक ऐसी विधा है जो हर स्तर के, हर गरीब अमीर के जीवन स्तर में एक उमंग लाती है। और वैसे भी कहते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर के ही धारण करता है। ये सब परिस्थितियों में हमारा देश जिस तरह से चल रहा है और वर्तमान में दौड़ रहा है, विगत परिस्थितियों में यदि मैं झांक कर देखती हूँ कि उस समय गांवों के अंदर बेटा और बेटी चाहे गुल्ली डंडा खेलें, चाहे सितोलिया खेलें, चाहे स्टेपो खेलें, चाहे वो रस्साकसी करें या उछल कूद करें, उसमें उनके शारीरिक स्टेमिना में वृद्धि होती थी। मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा खेलना, मोटा दौड़ना, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि 2018 में खेलो इंडिया की जो कल्पना की गई और इस कल्पना के पीछे अपने देश की युवा शक्ति की ताकत को ही ऊपर उठाना था। और युवा शक्ति केवल शहरों में निवास नहीं करती, देश में 80% लोग गांवों में निवास करते हैं और गांव के अंदर निवास करने वाले हमारे युवा, हमारे नौनिहाल वाकई में प्रतिभाओं के धनी हैं। आज खेलो इंडिया के तहत जब हमने सांसद खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, निस्संदेह
माननीय सभापति महोदया मैं कहना चाहती हूँ कि बेटे और बेटियों में बराबर उत्साह था और इतना उत्साह था कि वो अपने अपनी प्रतिभा को वहां प्रदर्शित करके और एक अपना स्थान बनाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है कि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के खेलों को उस नियोजित ढंग से अनुशासन में रहते हुए खेल हम किस तरह से खिलाना चाहते हैं, ये बातें बहुत जरूरी है विचार करनी। खेलो इंडिया के अंतर्गत पूरे देश के अंदर राज्यों ने भी खेलों का आयोजन किया, भले ही नाम बदलकर राजस्थान ने खेल का आयोजन किया, लेकिन किया। और इसलिए किया कि भारत सरकार ने राजस्थान अकेले को 48 योजनाएं दी और उसमें 112.28 करोड़ की राशि भी दी। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि राजनीतिक उठापटक में हमारी प्रतिभाओं को जिस तरह से तराशना चाहिए उस तरह से तराशा नहीं जाता। केवल दिमाग में जो वोट की पॉलिटिक्स है, यह हमारे युवा शक्ति का, हमारे विद्यार्थियों का, उनकी प्रगति में बाधक है। हमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी केंद्र में है शिक्षा नीति की, उसका आत्मनिर्भरता, उसका स्वावलंबन, ये हमारे लक्ष्य हैं। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निस्संदेह खेल एक ऐसी विधा है जिसको हमें तराशना होगा, संवारना होगा, परखना होगा और देहात में उसको चिन्हित करना होगा। मैं ग्राम पंचायत स्तर की बात करना चाहूंगी, माननीय खेल मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर 3 या 4 गांवों का या 5 गांवों का एक संकुल होता है ग्राम पंचायत, वहां खेल की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमारे छोटे बच्चे, हमारे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में रहने वाले, कठोर परिश्रम में जीने वाले ऐसे बालक बालिकाओं को अपना समय, उस समय खेल का लाभ मिले। मैं ये भी आपसे कहना चाहूं कि खेल एक ऐसा जीता जागता सामर्थ्य प्रदान करने वाला उपक्रम है जिसे हमें संभालना है। जो हमारा विगत आजादी के 75 साल में जो अधिकांश समय गया वो केवल नगरीय व्यवस्थाओं को वृद्धि करने में, औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां देने में या हमारे बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर करने का एक समय निकला था। इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को क्योंकि मैं गांव की एक महिला हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ और गांव में सितोलिया और स्टेपो खेलकर हमने जिंदगी अपने स्टेमिना को बढ़ाया, आगे बढ़े। आज खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने जो कार्यक्रम स्वीकार किए हैं, खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन को जो मंजूरी दी है, यह मंजूरी हमारी धरातल तक पहुंचनी चाहिए और ये केवल टॉप लेवल पर या बड़े बड़े जगहों पर स्टेडियम बनाने से सिद्ध नहीं होगी। आज क्रिकेट का खेल, जिसके लिए खेल खेलने वाले हमारे 11 भाई होंगे या 22 होंगे, लेकिन देखने वाला पूरा देश उसके लिए समय बर्बाद करता है। लेकिन जब खेल हमारा गांव पंचायत में होता है, वहां गांव पंचायत के लोग जिनको ये टेक्नोलॉजी का जानकारी नहीं है, वो आंखों से जब देखते हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने में भी वो मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेलों का है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, यदि देश के युवा को, देश के नौजवान को, देश की बेटी और बेटे को समान रूप से यदि हम पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। आज युवा शक्ति खेलों के प्रति जितनी उत्साहित है और इस उत्साह के साथ एक परम लक्ष्य हमारा है कि खेल जहां खेले जाते हैं वहां मैत्री होती है, वहां आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है और जो खेल खेलने वाले, हारने जीतने वाले, अपने हारने वाला अपने प्रयास को और अधिक दुरुस्त करने के लिए सोचता है। जीतने वाला अहंकार में ना आकर, ये संस्कार कौन देगा? ये कोच देते हैं, हमारे ट्रेनर देते हैं, हमारे प्रशिक्षण देने वाले हमारे शिक्षक देते हैं। उनके अंदर दुर्भावनाएं ना हो, मोरली साउंड हो, तभी हमारी बेटियां खेल के लिए आगे आएंगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि आज हमारी जो भार उठाने वाली, केवल घास खोदकर, लकड़ियां बीनकर जो आगे बढ़ रही थी, उस मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता है और उसने किस तरह से अपने आप को भार उठाने में सक्षम करने में कोई उसके लिए ट्रेनर नहीं था।
उसकी जीवन शैली ही ऐसी थी कि पहाड़ों पर घास लेना, पहाड़ों पर वो जाकर के लकड़ियां उठाना, ये काम जब करती थी तो भार उठाने की आदत पड़ गई। मैं भी आज कहूं कि मैं 2 मटकी अपने सिर पर खुद रख लेती थी, वो कैसे रखती थी? आज शहर का बच्चा नहीं रख सकता, क्योंकि स्टेमिना नहीं। और जो पढ़ाई का सिस्टम है, वो सिस्टम एक रटंतू तोते की तरह है, किताबों को रटकर अपने प्राप्त किए ज्ञान को पुस्तक में उड़ेल दिया, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, ये तभी होगा जब खेलों के माध्यम से हम बच्चों को पूर्ण समय देंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुझे विश्वास है कि खेल के बारे में काफी कुछ सही जो प्रेजेंटेशन है वो किया है। और ये सही है कि पहला सुख निरोगी काया। ये निरोगी काया कैसे रहेगी? ये केवल पिज्जा बर्गर खाने से नहीं रहेगी, आज टीवी के आगे बैठे रहने से नहीं होगी, और मोबाइल पर गेम खेलने से भी नहीं होगी। उसको मैदान में उतारना पड़ेगा। और मैदान में उतारकर यदि हम उन बच्चों को सशक्त मजबूत करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति खेलों की तरफ मोहित हो चुकी है। ये जो विगत 2018 से अब तक के जो काम हुए हैं खेलों के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, निस्संदेह सराहनीय हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आदि जैसे केंद्रों ने भी बेटियों को भी खेलों के अंदर उतारने की कोशिश की है। आज राजस्थान के अंदर मोदी इंस्टीट्यूट, जहां लगभग 3000 बेटियां पढ़ रही हैं, जब मैंने खुद ने भी वहां जाकर देखा तो वहां ये खेलों के लिए प्राथमिकता है। और मैं ये भी कहना चाहूं कि मैं खुद भी एक संस्था की संचालक हूं 30 साल से, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति की बेटियों को तराशते हैं। उन बेटियों को जब कबड्डी में देखते हैं तो वो बेटियां शहरों के मुकाबले कहीं अधिक स्टेमिना लेकर आगे बढ़ती हैं। माननीय, आपने समय दिया, लेकिन एक बात जरूर सलाह देना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलता है, जो खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, उसका कुछ पहचान पत्र तो दिया जाए कि वो कहीं जॉब में जाएंगे तो कोई मार्किंग तो ऐसा हो कि हम उन बच्चों की पहचान के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें कहीं नौकरियों में, उन्हें कहीं अन्य जगहों पर भी सुगमता देंगे। ये हमें मेरे सुझाव हैं, और सुझाव तो बहुत थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सारा कुछ देखती हूँ, करती हूँ। सुझाव तो बहुत थे, लेकिन माननीय आप बार बार रोक रही हैं, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अपनी बात को यहाँ खत्म कर दूं। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि खेलों में खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कोई कोटा होना चाहिए, कोच प्रशिक्षित और मॉरली साउंड होने चाहिए, तभी जाकर हमारी बेटियां, महिला कोच भी हमारे अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए, तभी हमारी बेटियां भी आगे आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एम भरत जी। Thank you, Madam Chairperson. I request a few more minutes, Madam. Being an youth representative, I request few more minutes, Madam. I take this opportunity, ma'am, to raise the fate of sports in our country. Firstly, we need to understand what is plaguing sports in our country. Madam, I can deliberately say that nepotism and the group politics is been completely burning the sports industry in our country, ma'am. Ma'am, I wanted to ask the sports minister through you, ma'am, do we have the world-class infrastructure or do we have the world-class trainers? Then how can we expect medals, especially when in terms of Olympics, ma'am? Ma'am, can India ever dream of being a #1 in Olympics, ma'am? Forget about achieving it. Can India at least dream of it, dreamt of it? Ma'am, of course, I do understand we have improved a lot in the recent times. In the last Olympics, perhaps we have achieved 7 medals. But we need to do revolutionary measures in terms of improving sports in our country, ma'am. Ma'am, I wanted to give a fair example. I wanted to quote the epic, the great Mahabharata, ma'am. In Mahabharata, once Dronacharya, the guru of both Pandavas and Kauravas, once he has went to the forest and taken the Pandavas and Kauravas there, and he placed one wooden bird on the top of the tree. And he asked the elder one, Dharmaraj, he asked the Dharmaraj to aim the eye of the bird with the arrow and bow.
he has given it. And he aimed it. By the time the Dronacharya has asked him, what could you see? He told, I could see the bird. And he asked again, what could, again you can see more? And he told, I could see the trees, flowers and everything. And he asked to release the arrow. And he failed it. And later stage, Duryodhan came, the same thing was happened. And eventually, Arjuna came there, and Arjuna aimed at the bird. And Dronacharya asked him, what could you see? I could see the eye. And what else could you see? I could only see the eye. And he asked to release the arrow. There, he achieved the target. So what could we understand about the moral of the story? It's pure dedication, pure determination, pure concentration. Likewise, ma'am, the government should take a proactive measures in aiming and achieving the world-class superpower in sports. Ma'am, in population-wise, we are second largest in the world. Ma'am, in the economy-wise, I think perhaps we are fifth or sixth biggest economy. And in area-wise, we are seventh largest. But when it comes to the sports industry, we are hovering around about 48th or 50th rank. Ma'am, we need to be very aggressive because if India really wants to be as a superpower in the world, definitely there should be a revolutionary measures to be taken. Ma'am, I wanted to quote that one of the honorable members in this August House, I heard that Madam Hema Malini ji has raised an interesting question in this House. Ma'am, she has asked the minister in the question hour, do government have any plan to set up and encourage a dedicated sport which is famous in their respective states? Say the football is famous in Bengal and hockey is famous in Punjab, likewise badminton in Andhra Pradesh. If a particular sport is centrally located in that particular state, if the government can encourage it, the sports lovers will frequently travel to that particular state, and also in a way the tourism sector will also complement, and there will be a lot of cultural exchange and in a way the lot of revenue in the form of different avenues like the branding, advertisement. This all will improve, ma'am. Ma'am, I'll give one more fair example of Michael Phelps, ma'am. The entire house, rather the whole world must be knowing about him. He is the most decorated Olympian in the history of Olympics, ma'am. He bagged 28 medals. 28 medals in Olympics, out of which 23 are gold. Ma'am, give me 2 more minutes. Can India dream of this? Can any Indian dream of this, ma'am? 1 minute. It is not just happened just because only on practice. It needs lot of sacrifice, dedication, commitment, and meticulous planning. Ma'am, apparently, I heard, I read in one book, ma'am, he used to spend half of his day in the water, ma'am. It is not that easy, ma'am. Ma'am, I wanted to ask through you to the minister, ma'am, how many temperature operated swimming pools do we have in our country? How many world-class or Olympic standard swimming pools do we have, ma'am? Hardly on fingertips. If it is so, 1, 2, 3. How can swimmers practice in winter and in monsoon season, ma'am? How can we expect wonders to happen? It cannot be happened, ma'am. Ma'am, in the water sport division, there are more than 60 medals in the Olympics. Ma'am, give me 1 minute. Give me 1 minute. 1 minute, ma'am. Ma'am, give me 1 minute. Give me 1 minute. 1 minute. Ma'am, in the water division, we are having round about more than 60 medals in the Olympics, ma'am. If it is gold, silver, bronze, there is round about 180 medals. So how many can India achieve if we don't have a world-class infrastructure? Ma'am, I wanted to
if we ask for the government of India deliberately says that the sports is the state subject, then is it not the pride of our country, ma'am? श्रीमती के कोनी मोझी जी. Thank you, ma'am. I completely agree with most of the speakers who've spoken before me and have insisted that sports should be part of our education system. It should be made mandatory. And we've seen that many of the schools today, and especially private institutions, do not have any space for children to play. We see advertisements that the classrooms have air condition, but there's no place for the children to come out and play. If children do not learn team spirit, if children are not allowed to play, how will they have a healthy life? How will they understand that being together, maybe being together is not a good word in these days, but I think team spirit and people coming together, beyond differences is the most important thing, and we have to teach children that. And one more thing which is we should understand, we keep talking about our strength that India lives in its rural cities and in its villages. But do we encourage sports? Do we reach these children in rural areas, in villages? Do we support them? Do we help them? How many of them can, in my constituency, hockey, especially in a place called Kovilpatti, children love playing hockey. How many of them can afford to buy hockey sticks? How many of them can even afford to buy shoes? How many of them can afford to buy clothes? How do we reach these children? How do we support them? And we do not have hockey turfs in most of the places. We do not have children who want to run. They are not able to have, they don't have tracks to run. How do they practice? What happens to their dreams? How do they get the same standards, the same opportunities as children in cities and in developed nations get? And you have a scheme in Fit India also, and in Samarga Shiksha Abhiyan to give sports equipment to schools. Sadly, in some schools get from both the schemes, and some schools are completely ignored and they do not get anything. And I'd like to know what kind of accountability is there to make sure that schools are not ignored. And most of the top associations in this country, sports associations, are ridden with politics and interference from politics, politicians, power games, corruption. How will they be able, and many of them, people here have mentioned that it is the bureaucrats and the politicians who control these associations, and they are the ones who actually have the say, the final say in the life of sports people. They decide who has to be selected, who has talent. It is not going to be unbiased. So how are we going to make sure that there is justice? And the speaker before me, Bharat, when he spoke, he was talking about Dronacharya. And I'd like to talk about another story in Dronacharya's life, where Ekalaiva, who belonged to a lower caste, a tribal person, who learned to shoe, he was so good as a archer. He was such a good archer, and he was better than Arjuna himself. But because he comes from a tribal community, scheduled community, he was deprived that, and his tongue was cut off. And that is the Dakshina Dronacharya, the great Dronacharya, wanted from his student. So the same caste has not gone away. The same caste politics, the same caste oppression is still there in sports today. How many children from Dalit communities, how many women get opportunities to play?
when in a village, when people cannot touch each other, when they can't walk on the same streets, how will these children be allowed to play in a team? They will not. You know that team games like kabaddi or hockey, hockey, you're not allowed to play. So what are we going to do to reach out to these, to make sure that, I mean, we're not saying you will have to bring in reservation in this also, but at least you must do something to protect these people, to ensure there's justice to women. And you know what kind of a struggle it is for women to get into sports. It's not easy to convince the families. It's not easy. And when they come into sports, the kind of abuse, sexual abuse, the kind of abuse they have to face, how are we going to protect these women who come into sports? And what kind of importance do we give Paralympics? Nobody talks about it. Nobody cares. I think they have the same right. People who are differently abled have the same right as everybody else to express their talent. And trans people, they are not men, they're not women, so they have no space. Just give me a minute more. And I think today sports has moved on. We have to have science and coaching, science and activity together. The food, somebody has to monitor what their talent is, what their weakness is. And if there's a sports injury, you see so many of these sports people who are injured. And because they do not have access to facilities to make sure to correct these injuries, their life comes to an end. So how are we going to support these people? And I know this government does not approve of high protein diet in many cases, but sports people need high protein diet. We have to ensure that. So we have to understand that diet, science, everything has to be taken into consideration if we want to really see more sports people, more people coming into sports, and more young people to be encouraged in sports. And I'd also like to ask, why is it that our swimmers, natural swimmers from coastal areas, how many swimmers are encouraged from coastal areas? Why is it that no swimmer comes from coastal areas? They are born to swim, they know. But we do not encourage them. We have to consider all this. Thank you. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपका बधाई करता हूं कि आपने मुझे खेल विषय पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदया, कोई खेल आज हम नहीं खेल रहे हैं, खेल ने पूर्व जमाने से भी, भगवान कृष्ण ने भी खेल खेला था, अपने गेंद को यमुना में उछाल करके वो कालिया नाग को नाथने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। भगवान राम ने भी खेल खेला था, 14 वर्षों तक वनवास का, रावण और राक्षसों के नाश का, और राक्षस मुक्त समाज बनाने का उन्होंने खेल खेला था। आज भी खेल हो रहे हैं, और मैं तो सभापति महोदया मैं बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि आपने खेलो इंडिया कर करके देश में खेल का एक वातावरण बनाया, खेल में को प्रोत्साहित करने का काम किया। जब हमारे खिलाड़ी जब यहां से खेलने के लिए जाते हैं, चयनित होते हैं, तो हमारे खेल मंत्री स्वयं मिलने जाते हैं, लौटने के बाद और जाने के पहले प्रधानमंत्री मिलते हैं, खेल के मैदान में जाने के पहले वहां दूरभाष पर भी उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और आज मैं कहूं कि खेल का एक बजट भी जिस तरीका से बढ़ाया गया है, हमें लगता है कि खिलाड़ियों के लिए उत्साहित करना और खेल को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं, गोल्ड मेडलों का तांता लगा हुआ है। हम अगर आंकड़ा इसको अगर देखते हैं, चाहे वह ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसमें अब आज का गोल्ड मेडल का अगर हम आंकड़ा लेते हैं और पहले का 14 के पहले का
तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। और आज मैं यह कह सकता हूं सभापति महोदया कि आज जिस तरीका से खेल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, हमें आने वाले दिनों में चाहे किसी भी खेल में भारत का खिलाड़ी जाएगा तो वह निश्चित रूप से गोल्ड मेडल हासिल करेगा और अपना सम्मान ही नहीं, अपने राज्य का ही सम्मान नहीं, देश का सम्मान बढ़ाने में वह कामयाब होगा। मैं आज के अवसर पर यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। सभापति महोदया, खेले मानव जीवन को भी जीवंत बनाता है। हमें यह खेले सिर्फ एक नौजवान और युवा को लिए नहीं है, खेल बच्चों में भी है, युवाओं में भी है, जवानों के लिए भी है, वृद्धजनों के लिए भी है, महिला बहनों के लिए भी है और दिव्यांग जनों का भी खेल है। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी चाहे इंडिया स्तर पर हो चाहे इंडिया के बाहर जाकर के हो, वह गोल्ड मेडल लेकर के आज देश का सम्मान बढ़ाने का काम आज हमारे खिलाड़ी भाई और कर रहे हैं। मैं यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरीका से खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, हमें गांव के गली गलियारे तक के खिलाड़ियों को वहां से चिन्हित कर करके नीचे से लाने का जो काम कर रहे हैं, हमें उसमें और आगे कामयाब होंगे। मैं 2-3 बातें मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि सरकार भी खेल खेलती है। पहले की भी सरकार खेल खेलती थी, वह सरकार खेल घोटाले की करती थी, चाहे जितने घोटाले हो, घोटाले दर घोटाले होते रहे। और आज की भी सरकार खेल खेल रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं का, विकास का, महिलाओं के कल्याण का, किसानों के कल्याण का, वृद्धजनों के कल्याण का और देश के उत्थान और विकास का। आज यह खेल, आज की भी सरकार मिशन मोड में खेलने का काम कर रही है। आज भी खेल चल रहा है और खेल आज भी चल रहा है। भारत जोड़ो का नाटक का भी खेल चल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के समस्याओं के मिशन पर खेल खेल रहे हैं। देश की समस्याओं का निदान कैसे होगा, देश विकास कैसे होगा, देश विकास के रास्ते पर कैसे आगे जाएगा, यह खेल हमारे देश के प्रधानमंत्री और खेल आज हमारे खेल मंत्री आज खेल रहे हैं। यह खेल ही है। मैंने कहा कि जीवन भी खेल है और जीवन में हमें सफलता से खेलने की आवश्यकता है। और जिस तरीका से हम आज यह सरकार खेल रही है, यह देश के 130 करोड़ों के जीवन के सफलता के लिए, इस देश के उत्थान और विकास के लिए जिस तरीका से हम कहानियां दर कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि देशवासियों को गर्व इस पर है और हम इसके लिए गर्व करते हैं। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करते हैं। देश के खेल मंत्री को मैं बधाई कर रहा हूं कि देश के खेल मंत्री भी लगातार खिलाड़ियों के लिए वह लगातार प्रयास करें। मैं 2-3 बातें सिर्फ मैं सभापति महोदया में क्षेत्र के लिए और के लिए मैं कहूंगा। एक तो नीचे तक भी पहले जैसे विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वह उच्च विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, खेल का एक बड़ा वातावरण होता था, खेल का मैदान होता था, खेल की एक पीरियड होती थी हम लोग के जमाने में भी। लेकिन आज हमें लगता है कि वह थोड़ा सा खत्म होते जा रहा है। मैं पता ना राज्य के यह विषय, खेल राज्य का विषय आ जाता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि एक आप यहां से भी एक दिशा निर्देश राज्यों को भी दे कि इसको, इस विषय को थोड़ा सा और जीवंत करे और वहां से खिलाड़ी को चयनित कर करके और जिला और राज्य स्तर पर चयनित हो। हमें लगता है कि खेल को और इससे ज्यादा महत्व मिलेगा और इससे और लाभ इसका मिलेगा। मैं पंचायत स्तर पर भी, हर पंचायत के लिए भी यहां से कोई गाइडलाइन माननीय मंत्री जी अगर दर्ज करें कि देश के सारे पंचायतों में खेल का अलग अलग जो पुराने खेल खत्म होते जा रहे हैं, जैसे गुल्ली डंडा का खेल पहले चलता था, कुश्ती के अलावा कबड्डी, चीका का खेल चलता था, हाथ को ताकत आजमाने के लिए, और वह एक वातावरण बनता था। इस खेल को भी आज अगर जीवंत, चूंकि यह सरकार तो हर चीज को जीवंत कर रही है, पुराने को नया जीवन देने का काम कर रही है और उस जीवंतता के साथ यह भारत दुनिया में जो जिस तरीका से परचम लहरा रहा है, और उसी का आज दिन है परचम लहराने का कि G20 के अध्यक्षता का भी खेल खेलने का भारत को मौका मिला है। मैं इसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं। मैं खेल मंत्री को भी हृदय से बधाई धन्यवाद करते हुए और आग्रह जो मैंने किया है उसको आप स्वीकार करेंगे, यह आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल खालिक जी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, खेल पर बोलने के मौका देने के लिए आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारा देश के खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, सरकार उनको सम्मान देते हैं, प्रधानमंत्री फोन करते हैं, अच्छे बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक खेल हमारा देश में अभी भी ऐसा है जो ओलंपिक में भी इंक्लूड हुआ,
एक कराटे, ये कराटे खेल जो खिलाड़ी खेलते हैं उसका सम्मान तो दूर का बात है, प्रधानमंत्री जी का फोन का तो दूर का बात है, खेल मंत्री का फोन भी नहीं मिलते, खेल राज्य मंत्री का फोन भी नहीं मिलते और उसको सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिलते। जैसे इसी साल में जकार्ता में हुआ WCAP रैंकिंग इवेंट कराटे, वो कराटे में दिल्ली का प्रणय शर्मा गोल्ड मेडल जीता, कोई किसी ने उसको फोन नहीं किया। मेरा जिला का बरपेटा जिला का आसाम के निशाद अली, ये 2018 में डरबान में हुई 9 कॉमनवेल्थ कराटे में गोल्ड जीता, स्वर्ण जीता, किसी से फोन भी नहीं मिला, सरकार से 1 पैसा का अनुदान भी नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, सेम और 10th कॉमनवेल्थ कराटे में दोबारा निशाद ने बर्मिंघम में जो हुआ था उसमें भी वो ब्रॉन्ज का मेडल मिला उनको, तब भी कोई फोन नहीं मिले। असम के ही हेम्फू बंगजंग, वो 9th कॉमनवेल्थ कराटे में उसको स्वर्ण मिला था, गोल्ड मिला था जो डरबान में हुआ था। और इस साल थाईलैंड में जो हुआ उसमें उसको गोल्ड भी मिला और ब्रॉन्ज भी मिला, लेकिन कोई भी फोन भी नहीं मिला, कोई आर्थिक अनुदान भी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यही नहीं, मेरे जिला के और हानी अली वासिमा, इन दोनों को भी मेडल मिला, लेकिन कोई फोन भी नहीं मिला, आर्थिक अनुदान भी नहीं मिला। मेरा सौभाग्य है खेल मंत्री भी है, खेल राज्य मंत्री भी है सदन में मौजूद, दोनों से मैं गुजारिश करता हूं कराटे को भी हम लोग प्रमोशन करना चाहिए। पहले किरेन रिजिजू जी खेल मंत्री था, उनको भी मैं निवेदन किया था, क्योंकि अरुणाचल के भी काफी बच्चे ये इंटरनेशनल कराटे इवेंट में मेडल जीता, ये कराटे को हम लोग प्रमोशन करना चाहिए। और मेरा पूरा उम्मीद है अगर सरकार अच्छी तरह से कराटे का प्रमोशन करेगा तो कराटे को, जो हमारे इतना टैलेंटेड कराटे प्लेयर है, जो लोग देश के लिए ओलंपिक हासिल कर सकता है, इसलिए दोनों से मैं गुजारिश करता हूं। सभापति महोदय, खेल ये सरकार राष्ट्रवाद की बात करते हैं और मैं सोचता हूं राष्ट्र को मजबूत करने के लिए खेल एक उत्तम माध्यम हो सकता है, इसीलिए खेल को हम लोग प्रमोशन करना चाहिए। खेल राज्य मंत्री जहां से है कुछ बिहार और मेरा क्षेत्र ये ग्रामीण इलाका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ग्रामीण इलाका में पूर्वोत्तर भारत हो या उत्तर भारत हो, जो हमारे ग्रामीण इलाका के बच्चा नदी में भी स्विमिंग सीखते हैं, लेकिन इन लोगों का स्विमिंग के लिए जो एटमॉस्फेयर, जो परिवेश वातावरण हम लोग क्रिएट करना चाहे तो कर नहीं पाया। इसलिए मैं खेल मंत्री से और निवेदन रखेंगे कि ये वातावरण ग्रामीण इलाका में, शहर में, सिटी में, टाउन अर्बन एरिया में हो रहा है ठीक है, लेकिन गांव में भी होना चाहिए, ये निवेदन में खेल मंत्री से रखेंगे। मेरा जिला के बरपेटा रामराय स्टेडियम बोल के एक स्टेडियम है, उसका विकास के लिए सरकार के पास काफी निवेदन किया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं खेल मंत्री से निवेदन करता हूं रामराय स्टेडियम का विकास होना चाहिए। मेरा बोगाईगांव जिला के नॉर्थ सालमारा सब डिवीजन कीर्तनपाड़ा, इसमें एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, ग्रामीण इलाका है, वो निवेदन भी रखता हूं मैं। अभी सरकार में पॉलिटिकल बात नहीं रखूंगा, लेकिन एक सिग्रीवाल साहब भारत जोड़ो का आलोचना किया। भारत जोड़ो ये देश का ये कोने कोने का जो संस्कृति उसको आगे ले रहा है और ये कोने कोने का जितना ट्रेडिशनल खेल उसको भी आगे ले रहा है। राहुल जी अच्छा काम कर रहा है, सिग्रीवाल जी आलोचना करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन मैं गुजारिश रखेंगे सरकार का, केंद्र सरकार हो और बीजेपी का जहां जहां राज्य सरकार हो, कुछ सरकार को कभी कभी मद्रासा से भी एलर्जी है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा अगर राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है, अगर आप सोचते हैं मद्रासा मेन स्ट्रीम, हमारे विचार में मेन स्ट्रीम है, आपका विचार में नहीं है, ये मद्रासा को जितना स्टूडेंट है इसका लिए आप स्पेशल टूर्नामेंट आयोजित किए ताकि वो लोग भी खेल में आगे आइए और देश का जो मेन स्ट्रीम का वो भी लोग भी पार्ट हो। और जो हमारा जो ट्रेडिशनल खेल है, मेरा केंद्र में भी है, मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल में भी है हाडूडू, इसको भी प्रमोशन करना चाहिए और जितना ट्रेडिशनल खेल है सारे को प्रमोशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो फुटबॉल, ये हमारा केरल के एक साथी ने बोला था फुटबॉल, अभी कतार में फुटबॉल हो रहा है विश्व कप। हम लोग इतना बड़ा देश है, हमको तब गर्व होगा जब ये विश्व कप फुटबॉल हम सिर्फ दाखिला ही नहीं, जब हम लोग जीत सकेंगे। इसलिए सरकार से मैं निवेदन रखेंगे ऐसा हम लोग वातावरण करना चाहिए। क्रिकेट में हम लोग आगे हो ठीक हो, लेकिन फुटबॉल में भी आगे जाना होगा और हर पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में एक एक फुटबॉल एकेडमी होना चाहिए, वुमेन फुटबॉल एकेडमी भी होना, वुमेन का भी फुटबॉल। आधा मिनट अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट, तो वुमेन फुटबॉल भी होना चाहिए और आप स्वयं ये
सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का अध्यक्ष भी है। तो जो हमारे दिव्यांग है, दिव्यांग बच्चे के भी खेल के लिए भी प्रमोशन होना चाहिए, उनका भी वातावरण होना चाहिए। और वुमेन को मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ हम लोग वुमेन बोलने से नहीं होगा। हिमा दास वो पहले फुटबॉल में था, जो हिमा दास को सरकार ने भी बहुत मदद किया, एथलीट बन गया, लेकिन पहले फुटबॉल में था, लेकिन फुटबॉल के वातावरण नहीं था। इसलिए फुटबॉल के अच्छे वातावरण होना चाहिए, अच्छे परिवेश होना चाहिए। ये निवेदन रख के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Chairperson, for affording this opportunity to speak on the development and the promotion of sports in India. Madam Chairperson, this is the right time by which we are discussing about the sports in India, especially in the light of world football in Qatar. We have seen that countries which are having less than 40 lakhs of people are participating in the World Cup football, and they are in the quarterfinals even. But it is quite unfortunate to note that a country having more than 130 crores of population is not able to even qualify in the international ranking or international sports scenario or the games scenario. Means it is the pathetic situation of the sports scenario of our country. Why it is so? Sir, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independent, post-independent India. We are able to progress in almost all the fields in health, education, economy, and even infrastructure. In almost all fields, we are having the standard of international standard. But it is quite unfortunate and desperate to note that even after 75 years of independence, we are not even able to have the international standard in sports except in the case of cricket. And even, you know that 21 years throughout continuously, or 19 or 21 years, we were the world champions in hockey also. But we're now in the hockey also in international position. What is the position of India in respect of hockey, the game which was one of the prestigious game of India, except cricket? So why it is so? The government has to have an introspection about this point. According to me, if the government is having a political will, definitely this can happen. That has proved in Qatar now by the Qatar administration. And several countries, small countries, yes, they are having the money, they are having the funds, but we can also do it if we are having a political will, a deliberate and sincere attempt on the part of the government. Especially I would like to demand or urge upon the Honorable Prime Minister should take the initiative to have a deliberate attempt so as to build up the sports personnel in our country and to have an international standard for which money has to be spent. Honorable Ministers, our learned friend Anurag Singh Thakurji is there. See, the last 5 years, his reply in Rajya Sabha, his last 5 years total money which we have spent for the sports, development of sports is what? Just 11,482.77 crores of rupees. We are a 3.5 trillion economy. What is the money being spent for the sports? It is negligible, nothing, it is nothing. So that is the reason by which we are not able to go up to the international standard. No government after independence, if you take any government, none of the government is not sincere, not dedicated for the promotion of the sports because it is not taking any influence in the electorate. It is not giving any positive political point in the electoral politics. That is the reason by which we are not able to come forward. So my first point is the government of India should come with, at least in the Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we are celebrating it, the government, especially the Honorable Prime Minister, should come out with a clear program so as to develop the sports in our country. It should be a deliberate attempt on the part of the government. That is the first suggestion which I would like to make. Madam, this is, see, when we are talking about the funding of the sports infrastructure or the sports development of the sports, if we are having a better sports scenario in our country, suppose the school children, from the grassroots level, if we are training them, definitely we can minimize the medical expenditure also. We are spending huge amount of money for the medical care and treatment. So if we can build up the sports culture in our country, definitely that will be, we will be building a healthy nation, thereby minimize the expenditure in the medical field. Sir, Madam, what are the issues in the sports area? Because the number one is that is
identification of the talented sports person from the rural area as well as the urban area. Madam, I would like to cite one example of P.T. Usha. Now, she is the Indian Olympic Association president and member of the Rajya Sabha. I do appreciate the government for nominating her in Rajya Sabha. See, she has practiced in the coastal area. One coach, Mr. M.O. Nambiar, he has found out her character, her efficiency and sporting spirit, and that is the only reason by which she could come at the international level and can be a winner in the Asian Games also. So, identification of the talented sports person for which grassroots level this scrutiny has to be done, school level it has to be done, that should be on the basis of a specific scheme. And modern infrastructure I need not explain, because lack of the proper modern infrastructure is one of the reasons by which we are not able to have the international standard of sports. And Madam, one point which I would like to draw the attention of the Honorable Minister. 1982, the 11th Asiad we had, and Commonwealth Games, subsequently Commonwealth Games, and the last national games, it was held in my state in Kerala. You see the infrastructure we have built by spending crores of rupees. What is the state of affairs of those in the sports infrastructure? We are not maintaining those sports infrastructure for the games which we have already built up. So that is to be looked into. That is another point. And international coaching, expertise, coach have to be brought here and proper coaching should be given. Even all these things are done, it is not able to. The financial security and the safety of the sports person has to be kept intact. Otherwise, it is very difficult. And another point which I would like to make is undue and unwarranted political influence and interference in the sports scenario. And last, Madam, regarding the corporate social responsibility. So I'm only making the points, I'm not explaining anything. Madam, corporate social responsibility, there is a specific provision. 2% of the fund has to be given CSR. But there is a National Sports Development Fund is there. Why the corporates are not contributing for the development of the promotion of the sports? If you examine the statistics, I am having the statistics. If you examine it, Madam, this NSDF contribution from the corporate social responsibility is very less. I support the this is Kelo India project and targeted Olympic podium scheme. And also, when we support, I would like to see clarification from the Honorable Minister. What about the tops now? Madam, I am concluding. What about the tops? Targeted Olympic क्या-क्या खेल खेले वो तो बोले भी नहीं कि targeted Olympic podium stadium scheme, Madam. What is the result and what is the impact, and what also Kelo India ka impact? What is the result? I would like to know from the Honorable Minister. And with these words, Madam, with these words, and thank you very much for giving me this much of time. Once again, I urge upon the government, come with a political will to have a better sports scenario in our country. Okay. Madam. श्री एम सेल्वाराज जी. Yes, I am. बोल रहे हैं. I am here. तमिल में बोलना है. மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை இந்த அவையிலே இன்றைக்கு விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பல உறுப்பினர்கள் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களோடு எனது கருத்தையும் இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். குறிப்பாக திரு கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்களும் திருமதி கனிமொழி அவர்களும் மிகச்சிறந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த கருத்துக்களோடு இன்றைக்கு நம்ம தேசம் ஒரு பரந்துபட்ட தேசம், 130 கோடி மக்களை கொண்ட தேசம். இது ஒரு வலிமையான தேசமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு விளையாட்டுத் துறையிலே நாம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது மிகுந்த காலத்தின் கட்டாயம். என்று சொன்னால் ஒரு தேசம் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் நல்ல மனநிலையோடு ஆரோக்கியத்தோடு உள்ளத்தெளிவோடு இருக்க வேண்டும் என்பது மிக அவசியமானது. இதையெல்லாம் வழங்குவது என்பது விளையாட்டு தான். விளையாட்டுத்துறையின் மூலமாக தான் இந்த தெளிவை பெற முடியும். எனவே அந்த அடிப்படையிலே நம்ம தேசத்தில் விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு கேலோ இந்தியா திட்டம் ஒரு மிக சிறந்த திட்டம் என்பதை நான் முதலிலே வரவேற்கிறேன். அதற்கான விளையாட்டுத்துறைக்கு ஒதுக்கப்படுகிற
நிதியை அதிகப்படுத்த வேண்டும், கூடுதல் படுத்த வேண்டும் என்பது பொதுவாக அனைத்து உறுப்பினர்களும் இங்கே நமது மாண்புமிகு அமைச்சரிடம் இங்கே விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள். அதையும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அத்தோடு இந்த தேசத்தினுடைய விளையாட்டு என்று சொல்கிற போது நமது கபாடி என்பது நமது தேசத்தினுடைய விளையாட்டு. தேச விளையாட்டு என்று சொன்னால் கபாடி. ஆனால் கபாடி எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு நமது அரசு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது என்பது இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. நாம் கிராமம் என்பது மிக முக்கியமானது. மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கிராம ராஜ்யம் என்று அவர்கள் தங்களது கருத்தை வலியுறுத்தினார்கள். கிராமத்திலே புதைந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்களை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். அந்த அடையாளம் காணுகிற பணியை இந்த அரசு முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆயிரம் இளைஞர்கள் சீருடை இல்லாமல், காலணி இல்லாமல், நல்ல உணவு கிடைக்காமல் அங்கே பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கார் என்பது நாம் எந்த அளவுக்கு தெரிந்திருக்கிறோம் என்பது எனக்கு தெரியாது. இந்த அரசு அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். விளையாட்டு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கிற ஒரே ஒரு விளையாட்டு கிரிக்கெட் ஒன்றாக தான் இருக்கிறது. கிரிக்கெட் என்பது அது நல்ல விளையாட்டு தான். அதே சமயத்திலே மற்ற விளையாட்டுகளையும் நாம் மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு கனிமொழி அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். விளையாட்டிலே அரசியல் புகுத்தப்படுகிறது, மதம் புகுத்தப்படுகிறது, ஜாதி புகுத்தப்படுகிறது. அதைத்தான் இங்கே துரோணாச்சாரியருடைய அந்த கதையை சொன்னார்கள். ஏகலைவன் எப்படி அவனுடைய கட்டவிரல் வெட்டப்பட்டது என்பதை குறிப்பிட்டார்கள். இது தீண்டாமை, எந்த அளவுக்கு தீண்டாமை விளையாட்டிலே புகுந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும். அவர்கள் எழுப்பியது போல நான் மாண்புமிகு அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன், எத்தனை தலித் விளையாட்டுத்துறையில் இருக்கிறார்கள், கிரிக்கெட் விளையாட்டிலே எத்தனை தலித் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். சமத்துவம் என்று சொல்லுகிற இந்த தேசத்திலே, சமூக நீதியை பற்றி நாம் பேசுகிற இந்த தேசத்திலே, அனைத்து விளையாட்டுத் துறையிலும் அனைத்து சமூகமும் கலந்து கொள்கிற ஒரு பண்பாட்டை ஏற்படுத்துகிற போதுதான் இந்த நாடு நாம் முன்னேறுகிற நாடாக, மற்ற நாடுகளோடு போட்டி போடுகிற நாடாக இருக்க முடியும். கத்தாரை பற்றி சொன்னார்கள். ஒரு சிறு நாடு இன்றைக்கு உலகளவிலே சிறந்து விளங்குகிற ஒரு நாடாக இருக்கிறது விளையாட்டுத் துறையிலே. ஆனால் 133 கோடி மக்களை கொண்டிருக்கிற நமது தேசம் விளையாட்டுத் துறையிலே 50வது இடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற போது நாம் வேதனையோடு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே கூறியிருக்கிற உறுப்பினர் கூறியிருப்பது போல நாம் ஆரம்ப கல்வி முதல் கல்லூரியிலிருந்து இது ஒரு அவசிய பாடமாக, கட்டாய பாடமாக அது ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, கிராமத்திலே புதைந்து கிடக்கக்கூடிய வீரர்களை இனம் கண்டு அடையாளம் கண்டு அவர்களை மேலே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை எடுக்கிற போதுதான் நாம் அதிக வீரர்களை அதிக துறைகளில் कबड्डी, हॉकी। तो मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब क्वेश्चन आवर में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर सवालात उठे तो उन्होंने ये कहा कि इसको हम 193 में इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हमारे जो युवा इसमें मंत्री जी हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब से इन्होंने संभाला है कार्यभार तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की, वैसे तो आदरणीय किरण रिजिजू जी जब थे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था, लेकिन उनके आने के बाद से और ज़्यादा इसमें तरक्की हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ हमारी राज्यसभा जो सांसद हैं पिलविलो कंडी थके पराम्बिल उषा जी से, जो जिनको पीटी उषा हम बोलते हैं। जब मैं कॉलेज में थी सभापति महोदय तो उसमें मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी और लगातार अपने कॉलेज के 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही। और थोड़ा बहुत मंत्री जी मैं गुनगुना भी लेती थी। तो मुझे याद है कि जब मेरा फाइनल का जब मेरा जो फेयरवेल पार्टी होती है तो उसके अंदर मुझे जो एक वो जो टैग लाइन मुझे मिली थी कि बनना है तुझको क्या सबको दे बता, कभी तू पीटी उषा लगे कभी लगे लता। मुझे क्या पता था कि राजनीति के मैदान में यहाँ पर आकर हमें जो है यहाँ पर जो है वो खेल करना पड़ेगा इस राजनीति में आके। तो देखिए, जब से
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उनका खुद का बहुत ज्यादा रुझान खेलों की तरफ है। इसलिए आप ये देखिए कि कितनी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, चाहे हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जिसके अंदर जो 4 मेन बातें हैं उसके अंदर रखी गई सरकार की तरफ से। सबसे पहले साल में फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया गया, इसके बाद दूसरे साल में डाइटरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दिया गया कि आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए, और उसके बाद तीसरी जो है साल के अंदर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP27 के अंदर भी जो है LIFE लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको उन्होंने जो है फोकस किया है खासकर, और इसके साथ साथ जो 4th ईयर है उसमें डिजीज प्रिवेंशन जो है इसको खास तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगी कि खेलो इंडिया जो है इसके तहत अभी पिछले दिनों पंचकुला के अंदर जो है यूथ के जो गेम्स हुए उसके अंदर माननीय मंत्री जी भी गए थे और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो लोकल गेम्स हैं उसमें किस तरह से हमारी सरकार जो है उसको बढ़ावा दे रही है। आप देखेंगे कि जो मल्लखंब है जिसमें बात कर रहे थे महाराष्ट्र के हमारे एक आदरणीय सांसद महोदय, उसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने खुद देखा सभापति महोदय कि बच्चे कमाल करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, एक सबसे नन्हा सा बच्चा बिल्कुल 6-7 साल का, और जिस तरह से वो मल्लखंब का जो प्रैक्टिस करके दिखा रहा था वो अद्भुत था। इसके साथ साथ आप योगा की बात करें और गतका, कलेरीपट्टू, थंगटा, ये सब 5 जो ऐसे गेम्स हैं जिनको इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। और अभी पिछले दिनों गुजरात के अंदर संपन्न हुआ, आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा गुजरात जो है वो एकदम से खेलमय हो गया था। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है, कम एंड प्ले स्कीम है, और इसके साथ साथ जो है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट जो कॉन्टेस्ट स्कीम है, द स्पेशल एरिया गेम स्कीम है। तो मेरा थोड़ा सा आपके माध्यम से ये मैं कहना चाह रही थी कि जो हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, चाहे हम इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, चाहे हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा और अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको और ज़्यादा अगर हम बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे, खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूँ माननीय सभापति महोदय, तो हरियाणा में जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो करोड़ों में जो है रुपया वहां पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा सरकार ने ये किया है कि 2.5 एकड़ की जमीन अगर कोई भी पंचायत, कोई भी गांव है, अगर वो देता है तो वहां पर सरकार की तरफ से जो है वो खेल स्टेडियम बनाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वहां पर खेलों की तरफ उनका ध्यान जो है वो ज्यादा जा सके। और इसके साथ साथ मेरी जो है माननीय मंत्री जी हमारे दोनों यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि मेरे एरिया के अंदर जो है थोड़ा सा मैं अपने एरिया के लिए भी मैं बात करूं, तो क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पे है, मेरी जो लोकसभा है सिरसा लोकसभा वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है, और पंजाब की वजह से वहां पर नशे का बहुत ज्यादा हमारे युवा हैं उनके अंदर प्रचलन बढ़ रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय मंत्री जी से कि अगर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है हाई मास्ट लाइट्स के साथ सिरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर लगाया जाए, तो वहां पर हमारे युवा जो हैं वो खेलों की तरफ बहुत अच्छा उनका प्रोत्साहन हो सकता है। एक नवदीप स्टेडियम है नरवाना में, वहां पर भी अगर जो है ये सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है वहां बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वहां के बच्चों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक हाईटेक जिम और हाईटेक स्पोर्ट्स हॉस्टल, ये भी सिरसा और फतेहाबाद के अंदर बहुत बड़ी इसकी जरूरत है। आप देखिए मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि चाहे हम बात करें हमारी रानी रामपाल जो हमारे हॉकी की प्लेयर जो कैप्टन थी पिछली बार, और अब की बार जो सविता पुनिया गोलकीपर है और कैप्टन है, वो मेरे सिरसा लोकसभा से ही आती है। तो मेरी आपसे ये एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप मेरे सिरसा लोकसभा की तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो वहां पर बच्चे जो है वो जो नशे में जा रहे हैं धीरे धीरे, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम किस तरह से यूथ को जो है वो नशे से निकालकर खेलों की तरफ लेकर जाएं। तो मेरी इनसे नम्र निवेदन है कि वहां पर अगर ये स्पोर्ट्स का अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करेंगे तो बच्चों को वहां पर इस चीज का बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारे हरियाणा के अंदर बेटियों को ये कहा जाता था कि बेटियां यहाँ पर जो हैं उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पानीपत की धरती पर आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया था, तो उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा जो रेशो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया है। और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी फोगाट सिस्टर्स जो हैं उनके पिताजी को, उनके यहाँ पर सिर्फ 3 बेटियां ही बेटियां,
और उन्होंने उनको जिस तरह से बेटों से भी बढ़ के उनका जो पालन पोषण किया और उनको उस खेल के अंदर वो लेकर गए, तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक सारी फोगाट सिस्टर्स जो हैं वो इनामात लेकर आई हैं। और एक जो मन के अंदर जो भाव है कि बेटा जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है और बेटियां जो हैं वो तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है करके, तो ये सारी एक जो मन के अंदर जो भाव है वो लोगों का खत्म हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे खेलते हैं और अगर जीत नहीं पाते हैं तो देखिए एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, तो जो हार जाते हैं उन बच्चों को भी जो है वो मन में किसी तरह का मलाल नहीं रखना चाहिए। अपनी लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर एक दिन जीतेंगे, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्री के राम मोहन नायडू। Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak in an important discussion about the sports development in India. Honorable Chairperson, the year 2022 and over the past few years also, India has seen a splendid performance from our athletes at many events at the global level. And recently also in the Commonwealth 2022, we have seen a total medal worth of 61, 22 gold, 16 silver and 23 bronze, which is one of the best performances India has ever seen in this tournament, Madam. And also I'd like to congratulate all our sports persons who have displayed exemplary athleticism at this world-class level, Madam. And when we see at these glory moments, when we see at these athletes, it's not just that one moment or that one athlete performing at that one event. We have to remind ourselves that such events are a culmination of decades of investment in infrastructure and also sporting talent, Madam. And in our country, it is quite natural when the urgent priorities are like the welfare, health, education, social security, development of logistical infrastructure like roads and public transport. The sports infrastructure or the sports spending always doesn't meet the demand that it needs to be met, Madam. So the government has to look at alternative funding models or creative or innovative spending into the sporting system, Madam. And one suggestion that I would like to make in this is a national CSR portal figures that is run by the Ministry of Corporate Affairs. Approximately 24,864 crores has been spent on CSR in 2020-2021. Out of this, if you look at the sports spending, Madam, it is just 240 crores. So this can be improved if within the CSR portal, if the government, state government and the central government can list out the priority spending areas in sports so that the CSR activity in this area can also be improved, Madam. And also, other members who have spoken before me have also mentioned that it's not just about constructing these large stadiums worth hundreds and thousands of crores. We have to look at spending at the grassroots level, which is at the schools and also the colleges, Madam. There are excellent grounds, but in reality right now, if you look at these grounds at the village level, they are used for grazing cattle, Madam, which has to be the grounds. These are the first grounds that any kid is introduced to. And these should be the nurturing places for all these sporting talent. But that minimum infrastructure has to be provided, Madam. So instead of just looking at spending this high amount of budget on these big stadiums, we have to look at that rural expenditure also and in improving. I'll appreciate the Khelo India scheme, which is a very good scheme, Madam, which is penetrating very well at the district level. But why not we take it a step forward and why not we go to the schools also? Identify those schools with good grounds and why don't we improve the infrastructure there? That is one of the suggestions, Madam. And also alternative career paths. Many of the sporting talents, Madam, when they come to the college level, they see that this career or playing as an athlete, being a sports person might not be a career for us, so they kind of divert themselves into other academics, or they kind of stop playing sports completely, Madam. So, which is why there are alternative, some might be passionate about being in the sports area, but they might not play. Or some are injured players who still want to be associated with the sport. So the government should also encourage other sporting career paths, Madam, such as data analytics in sports, nutritionists, fitness experts, so sports by something which can improve. Madam, 1 minute and I'll conclude. And also one more important thing which others have also mentioned, why don't we
promote our traditional sports also. With the westernization of culture, we have imported a lot of sports from the other countries, and we are kind of concentrating on them itself. But there are a lot of sports like Kusti, Kabaddi, Mallakhambh, which is also referred in Ramayana also, madam. Kho-Kho, Gilli Danda, Lingocha, and Vallam Kali. So many sports. These are just a small example of the numerous amount of sports which are played at rural level or the village level. So the government has to concentrate on improving these sports, in publicizing these sports. Last point, and I'm concluding, madam. I would also like to request the central government to establish, and madam, one point that I wanted to mention, this Pitta Bhagya Chandra Yadav from my constituency, he went to Nepal in Karrasamu, madam, which is Silambam. This is a very local sport which is played in festive seasons, but it has got him international recognition, and we all feel proud for it. So there is a lot of scope in traditional sports also. And other than that, the National University in Manipal, Sports University. Madam, 1 minute, last minute, man, please. Last minute. आखिरी मिनट मैडम, एक मिनट में मैं बंद कर देता हूँ. इस पर तो प्रकाश डालना चाहिए. दुनिया खेल रहा है क्या? आखिरी मिनट. Last minute, I'm closing. Last minute. So this National Sports University, there can be a university specifically for water sports, and I would like to invite the central government to invest in Andhra Pradesh for this, madam. We have 1,000 kilometers of coastline, so it's a good destination for improving water sports. And also, madam, I come from a district where we have produced Karnam Malleshwari, madam. She is the first Indian woman who has won an Olympic medal at Sydney 2000 Olympics, madam. So I would like to request the central government to invest more in Khelo India in our district of Srikakulam also. अध्यक्ष महोदय जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर दोनों भी यंग है. यकीनन उम्मीदें हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है. मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. मोरक्को बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब ब्राज़ील को हराया तो शायद ब्राज़ील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे. मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके. लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके. हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे. खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके. उसमें हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया. उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है. वरना 135 करोड़ देश की आबादी, अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं. मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं? कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं. हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं. जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है. कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं करके. वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशंस और वहां की सरकार उठा रही है. हमें मंत्री जी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक सर्वे करवाइएगा पूरे देश के अंदर कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद है. पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है. एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है. एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है. एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के जरिए मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं. मंत्री जी, ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल
देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं। और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंत प्रधान जी की तस्वीर लगाइए, और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये दीजिएगा। हर राज्य के अंदर 4 कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मेरे शहर के अंदर थी, पूना वालों ने उठाकर उसे पूना लेकर चले गए। हम जमीन ढूंढते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूना लेकर चले जाएंगे। 4 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसका फोकस एरिया यही होना चाहिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, औरंगाबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का एक्सीलेंसी सेंटर है। आज तक करोड़ों रुपया आपने खर्च किए हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आप खेलो इंडिया के जरिए आप अंडर 17 के टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तर्ज के ऊपर अगर स्कूल गेम्स फेडरेशन, अध्यक्ष सिर्फ 1 मिनट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप अंडर 14 के जितने भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करिएगा। दूसरा, सबसे जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है बृजभूषण सिंह जी, वो खुद एक पहलवान है। अगर वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एस.टी. हासन जी। बहुत बहुत मैं जनरलाइज बोल रहा हूं, तो इंडियन टीम का कैप्टन, आप थोड़ा खेलों से दूर रहिएगा तो खेल आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी, बोलिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी बहुत कुछ डिस्कशन हुआ खेलों के ऊपर। यकीनी तौर पर खेलों की वजह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है, जिससे देश की एक्सीलेंट हेल्थ हो जाती है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शूटिंग के लिए। शूटिंग का बहुत पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर। मैं जिस शहर से आता हूं, मुरादाबाद शहर के अंदर तकरीबन 150 बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज कुछ नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शूटिंग रेंज हर जगह बननी चाहिए। मुरादाबाद में अब से 60 साल पहले एक शूटिंग रेंज हुआ करती थी, अब उस पर कॉलोनीज डेवलप हो गई। पैसे की कमी की वजह से बच्चों को एंकरेज नहीं कर पाते। बच्चे कहीं मेरठ जाते हैं तो कुछ दिल्ली आते हैं खेलने। मैं मंत्री जी आपके संज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डालना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राइफल क्लब या मौजूद है। उस राइफल क्लब में जो हमारे रिन्यूअल होते हैं लाइसेंसेस के, उस रिन्यूअल में फीस ली जाती है और राइफल क्लब की फीस अलग ली जाती है। लेकिन मंत्री जी वो फीस कहां जाती है, राइफल क्लब के ऊपर नहीं लगती। अगर आप उसका ऑडिट करा लें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राइफल क्लब रिन्यूअल के ऊपर जो पैसा लिया गया है वो पैसा इस पे खर्च हुआ या नहीं हुआ, तो राइफल क्लब को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वो फंड आपको देने की जरूरत नहीं, अपने आप डेवलप हो जाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी शूटिंग रेंज इंटरनेशनल लेवल की, क्योंकि मुरादाबाद में बहुत बच्चे, 150 बच्चे नेशनल प्लेयर हैं, वहां पे बनवाई जाए ताकि वो देश का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सौमित्रा खान जी। मेरे को मौका देने के लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा खेल मंत्री और हमारा सहयोगी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है निशित जी और अनुराग जी को। सर, एक कहावत है जो कुछ भी आगे बढ़े उसलिए एक स्लोगन चाहिए। जैसे हमारा नरेंद्र मोदी जी पब्लिक का सामने खेलो इंडिया, ये जो बात है, जो संकल्प है, ये संकल्प बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ प्लेयर्स को संयोग करने के लिए, प्लेयर्स को सहयोग करने के लिए असिस्टेंट्स टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का काम किया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दे रहा है, पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड दे रहा है
or running sports to central by through Sports Authority of India. इसके साथ साथ इतने सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ पहली बार इंडियन ओलंपिक्स का पीटी उषा को प्रदान किया है। उसके साथ साथ आप देखिए हमारा जितने आंकड़े आप देखेंगे, ओलंपिक गेम्स बोलिए, एशियन गेम्स बोलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स बोलिए, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये हम लोग मानती हूं जो एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात सही है, प्रधानमंत्री का जी का सोच जो है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी का जो सोच है, ये सोच है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे कुछ सुझाव है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जाती है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज युवा ऑफिस होते हैं, लेकिन युवा ऑफिस का क्या काम होते हैं हम लोग कुछ नहीं जानते। मैंने देखा हूं वेस्ट बंगाल में एक कोच बिहार हमारा निशित जी का जो स्टेडियम देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार किया, फंड भी दिया, लेकिन उसका जमीन नहीं मिला। 500 करोड़ रुपया फिर बैक आने के लिए कोशिश है, फिर रेलवे मंत्रक वो जमीन दिया। तो ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का हर पंचायत लेवल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लॉक लेवल पे या सब डिविजन लेवल पे एक क्रीड़ा संस्था रखेंगे, साई का ट्रेनिंग कैंप रखेंगे तो बहुत अच्छे होगा। देखिए हम लोग सब बोलते हैं SC ST का काम करेंगे, लेकिन कभी हम लोग हर जगह में चुनाव करती है, पॉपुलेशन कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कभी भी मैं अनुराग जी को बोलेंगे जे कम से कम प्लेयर्स कितना है, कितना एथलेटिक्स है, कम से कम काउंटिंग होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स है वो कम से कम नाम लिख के रखे जो ए माध्यमिक लेवल पे अच्छे किया है, ए कॉलेज लेवल पे अच्छे किया है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको चून नहीं करेंगे तो उसको अच्छे नहीं आगे होगा। तो मेरा सुझाव है जो जितने सारे, जैसे फुटबॉल का कल्याण चौबे जी को दिया है, बहुत अच्छे किया है, पीटी उषा को दिया है, बहुत अच्छे हुआ है, तो ऐसे कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और बहुत सारे जो खेला है इसको भी साथ साथ लेके जाना है। इसलिए गांव में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हम लोग स्टेडियम देखा है सिर्फ सौरांचल में देख रहा हूं। हमारा भी विनती है जब बड़ा विष्णुपुर सब डिविजनल स्पोर्ट्स जो हमारा एसोसिएशन है उसको कम से कम एक स्टेडियम है उसको मदद करना चाहिए। तो उसी टाइप सब डिविजन में जितना आप मदद करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं अनुराग जी को बधाई देंगे जो महिला क्रिकेट टीम को मैं सुन रहा था, कार्तिक चिदम्बरम जी ने बोल रहा था कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम बोल रहे महिलाओं को ये पहली बार जो क्रिकेट जो जेंट्स को मिलेगा वो महिलाओं भी उतना पैसा मिलेगा, वो इक्वल कर दिया। ये कोई भी डिसीजन नहीं लिया। मेरा 1 मिनट बात है, मेरा डिमांड है जो हमारा एक विष्णुपुर का अंदर एक एरोड्राम है जो ब्रिटिश का टाइम पे, मेरा मंत्री जी से मांग है जो वहां से कम से कम स्टेडियम बनाएंगे और अग्निवीर का जितने सारे लड़के आएंगे मेरा भी उधर से स्पोर्ट्स के साथ जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मिनते है, मेरा भी एक स्टेडियम भी बना दीजिए और आगे बढ़े, खेलो इंडिया, हम लोग सब खेलेंगे। श्री रंगवारेन जी, वारने जी धन्यवाद सभापति महोदय। 193 के तहत खेलों पर और खेल के सुविधा पर चर्चा हो रही। 135 करोड़ का देश, और अगर खेलों में मेडल की बात करें तो अन्य देशों से, अमेरिका हो, चाइना हो, अन्य देशों के तुलना में भारत में खेलों में मेडल जितनी लोग संख्या है उतनी नहीं मिलती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है देश में, माननीय मंत्री जी अनुराग जी, खेल के प्रति उनका भी लगाव है, तो निश्चित रूप से गए 5-6 सालों में खेलों के प्रति देश में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब भी
ग्रामीण इलाकों में मंत्री महोदय जी जितनी सुविधा शहरों में मिलती है, स्टेडियम की हो या अन्य सुविधा हो, इतनी सुविधा ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलती। ग्रामीण इलाकों में कई सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, स्कूल में खेल खेलने वाले या स्कूल से आगे तक जाने वाले अन्य अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको अगर सुविधा मिलती तो निश्चित रूप से वो भी इस देश का नाम रोशन करेंगे। कई बार ऐसा ही होता है कि मेडल लेके आते ओलंपिक में, वो अन्य स्पर्धा में, तो करोड़ों रुपए का बख्शिश उन खिलाड़ी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन वही अगर पैसा अच्छे खिलाड़ी पर लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं जिस राज्य से आता हूँ, जिसका जिक्र माननीय श्रीनिवास पाटिल जी ने किया, कुश्ती के क्षेत्र में पहला ओलंपिक का मेडल खाशाबा जाधव ने इस देश को दिलाया। उनका परिवार अभी पद्मश्री के लिए, उनके नाम से पद्मश्री के लिए कई बार केंद्र सरकार को आग्रह किया है। राज्य सरकार ने तो सिफारिश की थी, केंद्र सरकार ने आग्रह किया है। आज तक उनके परिवार को पद्मश्री के बारे में केंद्र सरकार द्वारा राहत नहीं मिली। मैं इस चर्चा के द्वारा ये भी विषय उठाता हूँ। दूसरी एक बात कि सीएसआर फंड के द्वारा कई कंपनियां, जैसे कि महाराष्ट्र में कई सारी कंपनियां सीएसआर फंड अन्य राज्यों को देती है। 14,000 से ज़्यादा सीएसआर फंड इस देश में यूज करते हैं। अगर ये सीएसआर फंड ज़्यादा से ज़्यादा खेल के इस मैदान के लिए, सुविधा के लिए, अन्य विभाग के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से होगा। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि कई सारे खेलों की सुविधा राज्य सरकार या स्थानिक नगर निगम देती है। केंद्र सरकार द्वारा हर राज्यों को अगर सूचित किया जाए और खेलों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा और खेलों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। जैसे कि रेल विभाग द्वारा कई सारे खिलाड़ी को नौकरियां दी जाती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ये नौकरियों का आश्वासन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। देश में अच्छी गुणवत्ता वाला खेल में बुनियादी ढांचे की कमी है, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि हर खेलों में अच्छे खिलाड़ी है और उनको सुविधा अगर केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए तो आने वाले दिनों में ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, अन्य गेम में इस देश का नाम खिलाड़ी निश्चित रूप से करेगा। इस चर्चा के द्वारा हर सदस्य जो मुद्दा उठाए केवल चर्चा न हो रह जाए, उसमें कार्रवाई हो जाए, इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। श्री एम आरिफ जी। Today morning, I happened to see a Facebook post by a former media reporter on sports development in India. The crux of the post is simple. While countries across the world are investing in building sports infrastructure for promoting young talents, in India we are spending money on building tall and wide statues. For the 2022 World Cup football, Qatar has spent 650 crores US dollars for building 8 stadiums and anticipation of hosting the 2030 World Cup. Morocco is building stadium with a capacity of 93,000 people in Casablanca. In this discussion, I have to reveal some bitter truths in this August House. And in India, we spent 2,930 crore for Unity statue, spending 2,500 crore for Ram statue in Ayodhya, and 1,000 crore for Equality statue in list goes on. This, sir, the Facebook post reflects the state of sports development in India. Every time a football World Cup or Olympics get concluded, our governments and sports administrators dream of getting a berth in the next World Cup for increase in the medal tally. But after a few days, we would be back to square one and will think of it only after 4 years. I still remember long back a former Union Sports Minister had claimed that in next Olympics, India will win 100 gold medals.
Luckily, we got at least one gold medal in athletics in Tokyo Olympics last year after waiting for 100 years. Madam, we know only make tall claims but lack political will to implement those claims. Madam, we will soon become the most populated country in the world, bypassing China. But in terms of sports development, where do we stand? Other than Khelo India, we are having a national program for promotion of sports. Answer is, are we having a national program for promotion of sports? Sir, definitely no, sir. Slogans like Beti Bachao, Beti Padhao is not enough for to promote the education of sports. The government has shown keen interest in encroaching on the right of states in matters like agriculture and cooperation through they are included in the state list 7th schedule of the constitution. ठीक है हो गया बैठिए. Madam, 1 minute. If the government has shown at least fraction of this interest in sports, which also subject to the state list, the fate of sports in the country would have been much better. Unfortunately, this government has left it entirely to the states and washed off the hands without providing sufficient funds for the states. Madam, youth are the major assets of the country and their energy could not be channelized properly. Naturally, they will be diverted to undesired paths. Anti-national elements are pouring their tons of drugs and other narcotic substances to trap our youth, seriously affecting their future. And this government is remaining mute spectator. Madam, I'm just concluding. Just one minute. In our discussion, would be fruitful only if the government shows political will to curb the menace of drugs and channelize the energies of our youth to sports. Sir, Madam, we need a good sports policy. What we need are playgrounds for our children in every village and small stadiums in every local bodies. And for that, we need is sufficient allocation of sufficient funds to state and local bodies. I request the government. अजमल जी बोलिए. मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर मुझे बोलने दिया. और हमारे दोनों मंत्री जी माशाल्लाह जवान हैं, एनर्जेटिक है. अनुराग भाई को तो हम कई साल से जानते हैं, तो इसलिए इनके आने के बाद मैं मुंह पे तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ. कल लोग हमारे ही लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई अच्छा आदमी करता है तो तारीफ करता है और नहीं करता है नहीं करता है. जैसे आप लोगों ने आज गुजरात में किया, एकदम ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, समझे कि नहीं, तो उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, रिकॉर्ड में है. तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे जवान हैं, टैलेंट जो है गांव में आप लोगों ने शुरू किया है, लेकिन सर अफसोस की बात मैं ये कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स हर जगह आ जाती है. जो आपके इलाकों में काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा आप मालूम कीजिए, वो टैलेंट ढूंढने भी देखते हैं कि ये हमारी पार्टी का बच्चा है कि नहीं. ये नहीं होना चाहिए. टैलेंट जो भी है उसको उभार के लाना चाहिए, उसकी आप हिम्मत अफजाई कीजिए. और कल जब ओलंपिक जीत के आते हैं, हमारे एक भाई ने अभी कहा, तो आप लोग गोल्ड मेडल देते हैं, उनको बड़े बड़े इनाम देते हैं, एयरपोर्ट पे जाके मिनिस्टर जो उनको वेलकम करते हैं. लेकिन अगर उसका एक आना भी, जो गांव के बच्चे उठ रहे हैं ऊपर, हर स्टेज के ऊपर उनको उत्साह किया जाए. उनके घरों की हालत ये है कि वो एक गिलास दूध रोजाना नहीं पी पाते, क्या खेलेंगे बच्चे हमारे जाके. उनका कोई गरीबी का इंतजाम किया जाए. उनके घर में लाइट नहीं है जलाने के लिए, वो पढ़ने का क्या इंतजाम करेंगे. सर ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये बच्चे वो नहीं ला पाते जो दूसरे जगहों को मिलता है. तो इसके आप शुरू से ख्याल करेंगे. दूसरे अफसोस की बात है कि हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाता है, सिलेक्शन में पॉलिटिक्स आता है, सिलेक्शन में अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं और पॉलिटिक्स का असर उसके ऊपर चला आता है. और पॉलिटिक्स से सपोर्ट जिसको है वो चला जाता है, चूंकि वो मैदान में नहीं होता है तो वहां जाके हार जाता है. इसी तरीके से मैडम प्लीज मैडम, इसी तरीके से बच्चे जब बच्चियां जाती है तो उनके साथ आप जानते हैं सेक्स एक्सप्लॉयटेशन का मसला हो गया एकदम पूरे वर्ल्ड में. इसको खास करके ख्याल रखे, इनके ऊपर पाबंदी रखे, बच्चों को हिम्मत दीजिए, इनको इन बुराइयों से बचाइए. श्री सुनील तटकरे जी. लोकसभा नियम 193 अंतर्गत आज या ठिकाणी क्रीडाविषयक मला बोलण्याची संधी मिळाली. सर्व सन्मान्य सदस्यांनी देशाची लोकसंख्या आणि देशाचं क्रीडा क्षेत्रातलं योगदान याच्याबद्दलच्या तीव्र शब्दातल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे
आप अपने मराठी का तो नहीं दिए, इसलिए नहीं हिंदी या इंग्लिश में बोलिए। नहीं, मैंने शुरू में दिया ना आपको। नहीं आया है। नहीं, मैंने जो when I have given my letter, इंग्लिश में बोलिए। when I had given my letter, it was mentioned in that I am going to speak in the Marathi. It is there. You can still see. No, बोल लीजिए ना। I cannot manipulate in this minimum time because it is 6 o'clock now. कल बोल लीजिएगा, कल बोल लीजिएगा, ठीक है? कल प्लीज, कल बोल लीजिएगा, ठीक। निशिकांत जी अभी 2 मिनट देने के लिए बोलो। अभी क्या आप आए, अनुराग जी हैं। कल बोल लीजिएगा, अच्छे से बोल लीजिएगा, कल अच्छे से बोल लीजिएगा। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 9 दिसंबर 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।